WTR लैब। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद #1 मुझे स्टार डू 1 में फेंक दिया गया था। 0.07% #1 मुझे स्टार डू 1 में फेंक दिया गया था। युएगुआन, इस बच्चे को वापस मेरे पास फेंक दो, वह इतनी छोटी उम्र में इतना सासी है। उस दिन तारों की रोशनी मंद थी और किन फैंग को जू डोलुओ ने उठा लिया। मैंने वास्तव में जुए को धमकाया नहीं था। उसने मुझे मेरी पीठ पीटने में मदद करने के लिए कहा और अचानक फिसल गई और फिर उसने बेवजह मेरे शरीर को दबाया और गलती से अपना मुंह छू लिया। ये वास्तव में एक दुर्घटना है। किन फैंग को समझाने में कठिनाई हुई। आप बहुत आश्चर्यचकित हैं। जू डोलुओ के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा और किन फैंग को देखा और फिर हवा के झोंके में बदल गया और किन फैंग को ऊंचे प्राचीन पेड़ों वाले जंगल में ले गया। चाचा क्रिसेंथेमम, ऐसा मत करो, मैं केवल 6 साल का हूं, इसलिए मैं कामुक हो सकता हूं। किन फैंग ने क्रिसेंथेमम डोलुओ को दयनीय दृष्टि से देखा। मुझे दोष मत दो, तुम्हें स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में अपना ख्याल खुद ही रखना चाहिए। गुलदाउदी डोलू की आवाज गिर गई और बादल लिए बिना गायब हो गई। वाह, तुम तो बहुत बदमाश हो। किन फैंग रोया और अपनी मां को अपनी जांघों को थपथपाने के लिए बुलाया। 6 साल पहले वह एक सख्त डिजाइन वाला कुत्ता था। मैंने अभी कैद खत्म किया है और एनीमे से आने वाले ज्ञानवर्धक उपन्यास डोलुओ कॉन्टिनेंट के बारे में सोच रहा हूं। मुझे इसे देखने का समय नहीं मिला है, इसलिए मैं इसे पढ़ने की योजना बना रहा हूं। उस दिन वह इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था और रात में बिजली चमकी। एक बार के साथ टेत्सु अचानक स्पष्ट रूप से स्टार डू 1 में चला गया और 1 साल का बच्चा बन गया। सौभाग्यवश वह इतना भाग्यशाली था कि उसे स्पिरिट हॉल के कियान दाओयू ने उठा लिया। किन फैंग, जो डोलुओ का प्रशंसक है, जानता है कि यह बूढ़ा आदमी 99वें स्तर के स्पिरिट हॉल में विराजमान है। मैंने सोचा था कि मैं डोलुओ महाद्वीप में अपने जीवन के शिखर पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मैं एक हथौड़ा लेकर जाऊंगा। ये सही है, यह हथौड़ा फोन का हथौड़ा है या पौराणिक शून्य आत्मा शक्ति है। वह इतना दुखी था कि उसे कियान दाओयू ने सीधे त्याग दिया था। आपको शून्य आत्मा शक्ति वाला हथौड़ा क्यों चाहिए? बोन हॉल को पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सौभाग्य से उसकी पोती का उसके साथ अच्छा रिश्ता है और वह बचपन से ही उसके पीछे लगी हुई है, इसलिए वह स्थायी रूप से सुरक्षित है। विशेषकर पिछले सप्ताह उन्हें अप्रत्याशित रूप से पता चला कि उन्होंने एक सिस्टम प्राप्त कर लिया है। जब उसने सोचा कि उसके जीवन में दूसरा वसंत आने वाला है, तो सिस्टम ने उसे जो काम दिया वह था अपनी पोती के साथ संबंध बनाना। चाहे वह मानव स्वभाव की विकृति हो या नैतिकता का पतन, ऐसी गंदी व्यवस्था क्यों है? उस समय उन्होंने दृढ़तापूर्वक असहमति जताते हुए कहा कि वह 6 साल की बच्ची पर हमला कैसे कर सकता है। बाद में अचानक उसे पता चला कि वह भी 6 साल का है। क्या ये संभव लगता है? लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे लगाया जाएगा। कूल। किन फैंग ने राहत की सांस ली। डिंग, मास्टर सिस्टम के सफल जागरण पर बधाई। मेजबान किन फैंग, लिंग पुरुष, उम्र 6 वर्ष, प्रथम मार्शल स्पिरिट हथौड़ा, दूसरा मार्शल स्पिरिट कोई नहीं, आत्मिक शक्ति 1/10,000। खेल की शुरुआत में आपको एक पहचान नाम टिका, भाई तानसान तारांकन 1 और एक उत्परिवर्तन कार्ड दिया जाएगा। किन फैंग के दिमाग में एक यांत्रिक महिला की आवाज गूंजी और एक पल में उसके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी छा गई। भगवान तानसान के भाई की पहचान है। किन फैंग ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, कोई नहीं जानता कि वह कहां है। भाई, इस समय कौन खर्राटे ले रहा है? किन फैंग ने खर्राटों की आवाज सुनी, अपना सिर घुमाया और अचानक पाया कि बैंगनी रंग की 2 आंखें उसे घूर रही हैं। ये वास्तव में एक भूतिया बिल्ली है। डोलुओ मुख्य भूमि की भूतिया बिल्ली जू जू किंग सेक्सी और सुंदर है, लेकिन ये बहुत मिलनसार नहीं है और दूसरा पक्ष उसे खाना भी चाहता है। दौड़ना। किन फैंग भाग गया, अपने दिल में भगवान को उसे मौत के लिए मजबूर करने के लिए डांट रहा था। आत्मा शक्ति जोड़ 100 जोड़ 100 जोड़ 100 जोड़ 1000 ... मास्टर को दूसरे स्तर के आत्मा योद्धा के रूप में पदोन्नत होने के लिए बधाई। आत्मिक शक्ति 0/20,000। नानी। किन फैंग प्रश्न चिन्हों से भरा था। यह सिस्टम श्वास उन्नयन गणना पद्धति का उपयोग करता है। यदि वह सामान्य रूप से सांस लेता है तो स्वामी अपनी आत्मा शक्ति को 1 से बढ़ा सकता है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो यह 100 से बढ़ जाएगी और यदि वह गहरी सांस लेता है तो यह 1000 हो जाएगी। एक यांत्रिक आवाज उससे बोली, क्या तुम कुछ उपयोगी बात बता सकती हो मेरी बहन? यहां तक कि 10वें स्तर पर भी वह इस भूतिया बिल्ली से बच नहीं सकता। अनुस्मारक, मालिक सूची में आइटम की कोशिश कर सकते हैं। सिस्टम की आवाज सुनाई दी, मेरी बहन, तुमने मुझे यह नहीं बताया कि इसका उपयोग कैसे करना है। वह इसका उपयोग करना चाहता था, लेकिन कैसे? मालिक चुपचाप उपयोग करने के लिए आइटम चुन सकता है। सिस्टम वापस लौटता है। किन फैंग के सामने अचानक एक स्टेटस बार प्रकट हुआ। बाईं ओर एक पहचान बैज है जो हल्के नीले रंग में चमकता है और दाईं ओर एक काले रंग का कार्ड है। तो फिर तानसान का भाई। किन फैंग ने चुपचाप कहा। तानसेन डोलुओ में सबसे लोकप्रिय है, उसका भाई अपनी छोटी उम्र के कारण मर नहीं सकता। पुकारें। एक तूफान आया और किन फैंग बेवजह एक आदमी की बाहों में प्रकट हुआ। वह मैला और ठूंठ से भरा हुआ है और शराब की तेज गंध है जिससे किन फैंग अपनी आंखें खोलने में असमर्थ है। बच्चा कहां से आया? वह स्टार डू महान 1 की गहराई में कैसे प्रकट हो सकता है? ये व्यक्ति तानघाव है। हर साल तानघाव एक निश्चित समय पर स्टार डू 1 की गहराई में जाएगा। जहां तक कारण का सवाल है, ये तो केवल वही जानता है। जल्द ही वे पवित्र आत्मा गांव के बाहर दिखाई दिए। रास्ते में तानघाव ने किन फैंग की स्थिति के बारे में पूछा और पता चला कि किन फैंग इस साल 6 साल का था और उसके माता-पिता को नहीं पता था कि वे कौन थे और उन्हें स्टार डू ग्रेट फॉरेस्ट में फेंक दिया गया था। तानघाव, आज वह दिन है जब आपका बेटा अपनी मार्शल आत्मा को जागृत करेगा। बाकी सभी लोग अपने माता-पिता के साथ हैं, लेकिन जब आप यहां हैं तो आपने एक आकृति भी नहीं देखी है। क्या आप अभी भी पिता हैं? जैसे ही मैं पवित्र आत्मा गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, मैंने सफेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति को तानघाव से सवाल करते देखा। वह होली सोल विलेज के गांव के बुजुर्ग जैक हैं। मुझे वास्तव में समझ में नहीं आता कि जियाओसान जैसे बच्चे का पिता इतना लापरवाह और गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। यदि जियाओसान न होता तो वह बहुत पहले ही इस लापरवाह लोहार को गांव से बाहर निकाल देना चाहता। तुमने कौन सी मार्शल आत्मा जागृत की? तानघाव ने जियाओसान से ऐसे कहा जैसे उसने सुना ही नहीं कि बूढ़े जैक ने क्या कहा। केवल तानसान की उंगलियों को थोड़ा हिलते हुए देखा और उसके हाथ की हथेली में एक नीली चांदी की घास दिखाई दी। नीली चांदी घास। तानघाव की धुंधली आंखों में एक अजीब रंग दिखाई दिया, लेकिन जल्द ही शांति लौट आई। अभी बाहर एक बच्चा खो गया है, वह तुमसे थोड़ा बड़ा है, उसे कपड़े बदलने ले जाओ। तानघाव ने सपाट आवाज में कहा और फिर सीधे किन फैंग को जियाओसान और ओल्ड जैक के सामने फेंक दिया। तानघाव, बूढ़े जैक के हाथ क्रोध से कांपने लगे और उसने बेंच से जमीन पर प्रहार किया। लेकिन तानघाव लोहे की दुकान की ओर वापस चला गया जैसे कि उसने कुछ सुना ही न हो। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े जैक ने किन फैंग से पूछा। वह जानना चाहता था कि उस लापरवाह लोहार ने दूसरे बच्चे का अपहरण कहां कर लिया है। मेरा नाम किन फैंग है, मैं इस साल 6.5 साल का हूं। किन फैंग ने उत्तर दिया। 6.5 साल का? क्या तुम्हारी लड़ाकू आत्मा जाग उठी है? बूढ़े जैक ने उत्साह से पूछा। लगभग 6 वर्ष की आयु में उसने अपनी मार्शल आत्मा को जागृत किया और महान आत्मा मास्टर सु युनताओ ज्यादा दूर नहीं गए थे, इसलिए वह दूसरे पक्ष को वापस बुला सकता था। जागो, किन फैंग ने उत्तर दिया। ओह, दादाजी को दिखाओ। बूढ़े जैक ने किन फैंग को देखा। किन फैंग ने अपना बायां हाथ उठाया और एक छोटा हथौड़ा प्रकट हुआ। द्वितीय स्तर का आत्मा योद्धा। बूढ़ा जैक अपनी खुशी रोक नहीं सका और उसने किन फैंग का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने मन ही मन सोचा कि यह लापरवाह लोहार कितना भाग्यशाली था और वास्तव में उसने एक दूसरे स्तर का आत्मा योद्धा उठा लिया और मार्शल आत्मा अभी भी एक आक्रामक हथियार आत्मा है। बूढ़े जैक ने विशेष रूप से किन फैंग की पृष्ठभूमि के बारे में भी पूछा। उन्हें संदेह था कि लोहार गुप्त रूप से बच्चों का अपहरण करने और उन्हें बेचने का काम कर रहा था। किन फैंग का नकारात्मक जवाब सुनने के बाद बूढ़ा जैक गहरी सोच में पड़ गया। चूंकि दूसरे पक्ष का कोई पिता या माता नहीं है और उसे लोहार द्वारा उठाया गया था, तो उसे उनके पवित्र आत्मा गांव के व्यक्ति के रूप में गिना जाता है। इस तरह उनका पवित्र आत्मा गांव 2 युवा लोगों के बराबर है जो इस वर्ष खेती कर सकते हैं। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें।
कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.7 डुलुओ सबसे मजबूत कलाकार और अंग्रेजी अनुवाद WTR LAB WTR लैब डोलुओ सबसे मजबूत दामाद # मुझे स्टार डू 1 में फेंक दिया गया था 0.07% #2 अध्याय 2 आई तान 3 उसका भाई यद्यपि जियोफैंग स्वाभाविक रूप से आत्मा शक्ति से भरा है लेकिन आखिरकार वह ब्लू सिल्वर ग्रास की एक बेकार मार्शल आर्ट आत्मा है और हालांकि जियोफैंग स्वाभाविक रूप से आत्मा शक्ति से भरा नहीं है लेकिन प्रतिद्वंदी एक आक्रामक हथियार आत्मा है भविष्य की उपलब्धियों के संदर्भ में जियोफैंग और भी बेहतर होगा जरूरी नहीं कि एक छोटी सैन दादाजी शियाओफेंग बाद में तुम्हारे पास आएंगे दादाजी देखेंगे कि क्या वह तुम्हारे लिए एक अतिरिक्त जगह के लिए आवेदन कर सकते हैं ताकि तुम दोनों पढ़ाई करने के लिए नोर्डिंग स्पिरिट मास्टर जूनियर कॉलेज जा सको बूढ़े जैक ने तानसान और किनफैंग से कहा उनके पवित्र आत्मा गांव में हर साल एक जगह होती है मूल रूप से उन्होंने तीसरे बच्चे को स्कूल भेजने की योजना बनाई थी लेकिन अब एक और है दोनों बच्चे एक जैसे नहीं हैं बूढ़ा जैक देखना चाहता था कि अगले गांव में कोई जगह बची है या नहीं दोनों बच्चों को एक साथ स्कूल भेजा गया धन्यवाद दादाजी जैक तानसान और किनफैंग ने एक ही समय में ओल्ड जैक से कहा दोनों समझदार बच्चों को देखकर बूढ़ा जैक आराम से मुस्कुराया मैंने मन ही मन सोचा क्या इस लोहार ने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था फिर भी ये दोनों बच्चे इतने समझदार कैसे हैं भाई फैंग मेरा नाम तानसान है तानसान ने किनफैंग से कहा समझदार किनफैंग ने उदारता से अपना हाथ बढ़ाया लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कार्ड वास्तव में उपयोगी था और वह वास्तव में भविष्य में दोनों महाद्वीप में सबसे अधिक धोखा देने वाला व्यक्ति बन गया उसका भाई इस तरह किनफैंग तानसान के पीछे लोहे की दुकान पर चला गया अपने कपड़े बदलने के बाद तानसान खाना बना रहा था और किनफैंग ने आग जलाने में मदद की छोटे सैन यहाँ आओ तानहाओ ने तानसान को बुलाया पिताजी भाई फैंग और मैं साथ मिलकर खाना बनाते हैं और थोड़ी देर में हम ठीक हो जाएंगे तानसान ने तानहाओ से कहा क्या तुम सचमुच अभ्यास करना चाहते हो तानहाओ ने धुंधली आंखों से तानसान को देखा मैं अपने पिता की बात सुनता हूँ लोहार बनना बुरा नहीं है तानसान ने समझदारी से जवाब दिया दूसरी ओर किनफैंग ने अपने सामने लगे स्टेटस बार को देखा और झिझक गया पहले पहचान प्लेट का उपयोग करने के बाद वह तानसान का भाई बन गया और अभी एक परिवर्तन कार्ड बचा हुआ है अगर उसने इसका इस्तेमाल किया तो क्या होगा किनफैंग ने सिस्टम से पूछा लेकिन सिस्टम इतना ठंडा था कि उसे अनदेखा करना उसके लिए संभव नहीं था और ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरा पक्ष केवल तभी प्रकट होता है जब कार्य जारी किया जाता है अंत में किनफैंग ने इसे आजमाने का फैसला किया वह हमेशा से ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो चीजों को अपने हाथ में लेने के प्रति उत्सुक और असहज रहते हैं मैंने देखा कि वह चुपचाप एक प्रयोग सुना रहा था एक क्षण में एक प्रकाश की किरण लॉटरी टर्नटेबल की तरह उसकी विशेषता पट्टी पर फिसल गई मेजबान किनफैंग लिंग पुरुष उम्र 6 वर्ष प्रथम मार्शल स्पिरिट हथौड़ा दूसरा मार्शल स्पिरिट कोई नहीं आत्मा शक्ति 18,200/20,000 ये देखकर कि प्रकाश की किरण कुछ बार फिसल गई और धीमी हो गई जैसे कि वह लिंक स्तंभ पर रुकने वाली थी किनफैंग का लगभग दम घुट गया उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया म्यूटेशन कार्ड जैसा कि नाम से पता चलता है मूल विशेषताओं को बदल देगा अब चूंकि मैं पुरुष हूं यदि मेरा लिंग बदल जाए तो क्या मैं महिला नहीं हो जाऊंगी वाह ये तो बहुत भयानक है किनफैंग ने अपने हाथ जोड़कर कहा देवताओं बुद्धों और ज़ैड सम्राटों ने जो प्रार्थना की है वह लिंक कॉलम पर मत रुको डिंग एक तीखी आवाज उसके कानों में पड़ी और किनफैंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली वह बहुत डरा हुआ है यह उत्परिवर्ती कार्ड बस बहुत रोमांचक है पुकारना किनफैंग ने एक ही सांस में गहरी सांस छोड़ी ये वास्तव में रोमांचकारी था इस समय स्टेटस बार में प्रकाश पहली मार्शल आत्मा की स्थिति पर रुक गया और एक संदेश ये दर्शाता है कि परिवर्तन सफल रहा था त्यानई त्यांगांग हथौड़ा किनफैंग ने अपनी मार्शल आर्ट दिखाई और पाया कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है सिवाय इसके कि जो हथौड़ा पहले किलो पर मारता था वह लोहे पर मारने वाला हथौड़ा बन गया है दूसरी ओर तानहाओ ने तानसान को ठंडे भाव से देखा यदि तुम लोहार बनना चाहते हो और मुझसे लोहारी सीखना चाहते हो तो पहले तुम हथौड़े से 10,000 बार लोहारी चलाओ पात्र होने के लिए उद्धरण चिन्ह वह लोहे का टुकड़ा साधारण लोहे का टुकड़ा है जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं बेशक आप अपना विचार बदल सकते हैं जब ये शब्द निकले तो तानहाओ ने जम्हाई ली वह बहुत नींद में लग रहा था पिताजी मैं कोशिश करने को तैयार हूं केवल तानसान को बड़े लोहे के हथौड़े की तरफ आते देखने के लिए शक्ति बढ़ जाती है किनफैंग भी उसके पास आया वह जानता था कि तानसान ने जुबान तियांगोंग की शक्ति जुटाई थी वह ये भी जानता था कि तानसान एक ट्रांसमिग्रेटर था और उसने छिपे हुए हथियारों को बेहतर बनाने के लिए जालसाजी करना सीखा था ओह जन्मजात दिव्य शक्ति तानहाओ पलट गया और यद्यपि उसने अपनी आंखें बंद कर ली उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था आपको तो पता ही होगा कि यह हथौड़ा करीब 100 किलो का है और इसकी ऊंचाई उससे भी ज्यादा है 6 साल के बच्चे के लिए इसे उठाना नामुमकिन है थोड़ी देर बाद तानसान पूरे 500 बार हथौड़ा मारने के बाद थोड़ा थक गया था भाई फैंग क्या आप आकर प्रयास करना चाहते हैं तानसान ने किनफैंग से पूछा जो उसके पास खड़ा था तो फिर मैं भी कोशिश करूंगा किनफैंग और तान के तीनों से लगभग एक जैसे हैं और दोनों सिर्फ हथौड़े का हैंडल पकड़ सकते हैं क्या किनफैंग चिल्लाया और फिर कड़ी मेहनत की उसके पास जुबान तियांगोंग नहीं है अपने पिछले जीवन में वह सिर्फ एक डिजाइन कुत्ता था जिसके पास कोई शक्ति नहीं थी और हर दिन कंप्यूटर द्वारा नष्ट कर दिया जाता था न केवल उसकी आंखें कमजोर थी बल्कि वह दो पुल भी नहीं कर सकता था इस बार मैं जिज्ञासावश इसे आजमाने आया हूं यह इतना हल्का क्यों है किनफैंग ने वास्तव में पाया कि वह इसे आसानी से उठा सकता है ये आजकल के बच्चे तो दैवीय शक्ति लेकर पैदा होते हैं तानहाओ ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से भरकर खुद से कहा भाई फैंग अद्भुत है यहां तक कि तानसान ने भी इस समय आश्चर्य से कहा इस समय जिस तरह से उसने किनफैंग को देखा वह बिल्कुल उस तरह से नहीं था जिस तरह से एक 5 या 6 साल का बच्चा दूसरों को देखता है वह जानता था कि वह जुबान तियांगोंग के साथ ऐसा करने में सक्षम था लेकिन किनफैंग वास्तव में अपनी ताकत से हथौड़ा उठा सकता था दूसरे पक्ष की सांसों को देखकर लगता है कि वह खुद से ज्यादा शांत है उन्नत करना जोड़ 100 जोड़ 1000 ... इस समय उन्हें तीसरे स्तर के आत्मा योद्धा के रूप में पदोन्नत किया गया है किनफैंग भारी सांस ले रहा था स्टेटस बार पर डेटा की पंक्तियों को देखकर वह अपनी गति को कुछ अंकों से बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका अप्रत्याशित रूप से लोहे पर प्रहार करने से होने वाली तेज सांसें पदोन्नति का शॉर्टकट बन गई हैं हालांकि उसका चेहरा पसीने से तर है फिर भी किनफैंग हथौड़ा लहरा रहा है चौथे स्तर का आत्मा योद्धा स्तर 5 आत्मा योद्धा ... सातवें स्तर का आत्मिक योद्धा किनफैंग का रॉकेट जैसा अपग्रेड तान परिवार के पिता और पुत्र को अचेत कर सकता है तानसान ने अपना मुंह खोला उसकी ठोड़ी लगभग जमीन पर नहीं गिरी उसने 500 बार हताश होकर हथौड़ा मारा किनफैंग ने सीधे 20,000 बार हथौड़ा मारा कच्चे लोहे का एक टुकड़ा जो पहले एक घूमने वाले सिर के बराबर बड़ा था अब अचानक एक अंगूठे के आकार का हो गया पापा ने कैसा विचित्र काम उठाया और तानहाओ भी खुद से पूछ रहा है उसने किस तरह की परी को उठाया लोहनैन क्या आपने कभी ऐसी अजीब चीज देखी है यदि आप एक स्तर को अपग्रेड करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपकी आत्मा शक्ति पहले से ही पूरी हो आप अपनी आत्मा शक्ति को उत्तेजित करने के लिए लोहे का उपयोग कर सकते हैं ताकि अर्चन को दूर किया जा सके और अगले स्तर पर पदोन्नत किया जा सके ऐसी संभावना है लेकिन ये दूसरे स्तर के आत्मा योद्धा से 7वें स्तर के आत्मा योद्धा तक पदोन्नत किया गया है यह क्या बकवास है तानहाओ ने एक बार डोलू महाद्वीप की यात्रा की थी और वह इस बारे में अच्छी तरह से जानता था उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था पुकारना किनफैंग ने हथौड़ा नीचे रख दिया और जो कपड़े उसने अभी बदले थे वे पसीने से भीगे हुए थे भाई फैंग आप बहुत मजबूत हैं तानसान ने किनफैंग को अंगूठा दिखाया उसकी आंखों में प्रशंसा की झलक थी ऐसा कैसे हो सकता है कि यह जियाओसान की तुलना में आपकी जन्मजात आत्मिक शक्ति से बहुत दूर है किनफैंग ने उसके सिर के पीछे से पकड़ लिया और मुस्कुराया किनफैंग ने तानसान की आंखों की गहराई में चमकती प्रशंसा देखी और जान गया कि तानसान अब अपने 30वें दशक में है 30 के दशक के आदमी की आंखों से उभरने वाली प्रशंसा वास्तविक थी प्रशंसा स्वाभाविक रूप से आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण ये वाक्य सुनकर तानहाओ बिस्तर से उठ गया कच्चा URL
हमारे बारे में हमसे संपर्क करें डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 1 WTR LAB WTR लैब डोलुओ सबसे मजबूत दामाद हैश एक मुझे स्टार 1 में फेंक दिया गया था 0.07% हैश 3 अध्याय 3 आई एक हथौड़ा भी छोटे सैन मुझे अपनी मार्शल भावना दिखाओ मैंने देखा कि एक मोटे कद और दाढ़ी वाला अधेड़ व्यक्ति पर्दे के पीछे से आ रहा था ठीक है पिताजी तानसान की कलाई के हिलने से हल्की रोशनी वाली नीली चांदी की घास दिखाई दी तानहाव ने तानसान के हाथों में एक छोटी सी घास को घूरते हुए देखा और लंबे समय तक खोए रहने के बाद होश में आया उसके बगल में बैठे किनफैंग को पता था कि तानहाव उसकी पत्नी के बारे में सोच रहा था डोलुओ महाद्वीप में आहिन ने तानहाव के लिए खुद को बलिदान कर दिया जो तानहाव के जीवन में एक दुखद बाधा बन गया दुनिया में ऐसा क्या है जो एक सबसे कठोर आदमी को पतित होने के लिए तैयार कर सकता है केवल तभी जब आप अपने प्रियजन को खो देते हैं भले ही चमकदार तारों वाला आकाश आपकी आंखों में अंधेरा हो चाहे भोजन कितना भी अच्छा क्यों न हो इसे खाना मुश्किल है ओह ब्लू सिल्वर ग्रास ये वास्तव में उसके जैसी ही ब्लू सिल्वर ग्रास है अचानक तानहाव उदास भाव से घुमा और उसके बलिष्ठ शरीर ने तानसान को लगभग गिरा दिया तानसान के हाथों में मौजूद नीली चांदी की घास भी इस समय अपने आप गायब हो गई पापा इस समय तानसान ने तानहाव को चिल्लाकर कहा मुझे परेशान मत करो मैंने केवल तानहाव को ठंडे स्वर में कहते सुना पिताजी लगता है मुझ में युद्धप्रिय आत्मा है तानसान ने तानहाव की ओर देखा जो पर्दे के दूसरी तरफ प्रवेश कर चुका था और कहा क्या एक क्षण में पर्दा अचानक खुल गया मैंने देखा कि तानसान ने अपना बायां हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और एक क्षण में एक काली रोशनी फूट पड़ी उसके बाद एक गहरे काले रंग की आत्मा निकली जो एक फोजिंग हथौड़े के लघु संस्करण की तरह दिखाई दी क्योंकि यह बहुत भारी था तानसान का हाथ हल्का सा लटक गया यह है तानहाव की आंखों में एक हल्की चमक उठी तानसान ने अपने पिता की अभिव्यक्ति को पहले कभी इतना जटिल नहीं देखा था जुड़वा मार्शल आत्माएं मेरा बेटा वास्तव में एक जुड़वा मार्शल आत्मा है तानहाव की अभिव्यक्ति जटिल और उत्साह से भरी थी इस दुनिया में जुड़वा मार्शल स्पिरिट्स अत्यंत दुर्लभ हैं हजारों वर्षों से दुर्लभ बच्चे याद रखना भविष्य में तुम्हें अपने बाएं हाथ के हथौड़े का उपयोग अपने दाहिने हाथ की घास की रक्षा के लिए हमेशा करना होगा तानहाव की धुंधली आंखों में एक दुर्लभ रोशनी दिखाई दी और फिर वह मुड़कर पीछे के कमरे में प्रवेश कर गया हालांकि वह अपने पिता के शब्दों का मतलब नहीं समझ पाया फिर भी उसने सिर हिला दिया भाई फैंग मेरे पिता को क्या हो गया है अचानक मुझे बहुत दुख हो रहा है तानसान और किनफैंग ने खाना पकाने में अपना समय लगाना जारी रखा तानसान जो चावल धो रहा था अचानक बोला और पूछा हालांकि जैसे ही उसने पूछना समाप्त किया उसकी आंखों में आत्महीनता का भाव आ गया किनफैंग केवल 6 साल का बच्चा है वह क्या जानता है मुझे लगता है कि यह जरूर कुछ होगा सब्जियां धो रहे किनफैंग ने कहा इस तथ्य के बावजूद कि ये दोनों 6 साल से अधिक उम्र के हैं अगर यहाँ अन्य लोग होंगे तो वे आश्चर्यचकित होंगे क्योंकि किनफैंग और तानसान सब कुछ व्यवस्थित तरीके से करते हैं उनमें बच्चों जैसी अनियमितता बिल्कुल नहीं है वे दो वयस्कों की तरह ही हैं वास्तव में वे दोनों वयस्क हैं तानसान एक पुनर्जन्म है और किनफैंग भी ओह तानसान ने आश्चर्य से किनफैंग को देखा जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि किनफैंग ऐसे अनुचित शब्द कहेंगे हालांकि वह किनफैंग की बातों से सहमत था हो सकता है कि उसके पिता ने वास्तव में उसके दिल में कुछ ऐसे दफन कर दिए हों दोनों ने बर्तन और चावल धोए तानसान को आग जलाने का काम सौंपा गया और किनफैंग को खाना पकाने का काम सौंपा गया क्योंकि तानसान ने किनफैंग पकाने से पहले थोड़ा सा खा लिया था इसलिए उसे अपने सीधे आदमी के खाना पकाने की तुलना में कम प्रशंसा महसूस हुई 21वीं सदी में एकल डिजाइन वाले कुत्ते के रूप में इंस्टेंट नूडल्स खाने के अलावा वह अभी भी जीवन का थोड़ा स्वाद लेता है कम से कम कुछ अच्छे व्यंजन तो पकाओ क्षितिज पर नारंगी लाल सूर्यास्त समाप्त हो गया होली सोल विलेज की एकमात्र लोहे की दुकान में 2 6 वर्षीय बच्चे अपने काम में व्यस्त थे और पीछे के कमरे में एक हटा कटा आदमी गहरी नींद में सो रहा था इसके तुरंत बाद घर में अच्छी खुशबू आने लगती है पिताजी उठिए और खाना खाए मेज पर मूली को सब्जियों के साथ तला जाता है आलू को सब्जियों के साथ तला जाता है और सरसों का सूप होता है अतीत की तुलना में ऐसा लगता है कि यह एक छुट्टी का इलाज है जम्हाई लेना तानहाव बिस्तर से उठ गया नींद भरी नजर से जम्हाई ली और मेज पर बैठ गया आज मैं इतने सारे व्यंजन कैसे बना सकता हूँ इस कौशल में थोड़ा सुधार हुआ है तानहाव ने खाना खाते और शराब पीते हुए कहा पिताजी भाई फैंग ने यही किया तानसान मेज पर बैठा था उसका केवल आधा से ही बाहर निकला हुआ था क्योंकि मेज बहुत ऊंची थी ओह आपका नाम किनफैंग है ना तानहाव ने उस समय किनफैंग को देखा हाँ किनफैंग जिसने अपना आधा सिर ही दिखाया था ने सिर हिलाया निश्चित रूप से बड़े लोग चीजें भूलने में माहिर होते हैं पिताजी भाई फैंग की शिल्पकला सचमुच बहुत अच्छी है तानसान ने खाते हुए कहा यह भोजन वास्तव में उससे कहीं बेहतर है जो उसने खाया था सच बताऊं तो तानसेन वास्तव में किनफैंग की प्रशंसा करता है ये 6 साल का बच्चा तो बहुत ही विद्रोही है ठीक है मैं भविष्य में आपके साथ सहयोग कर सकता हूं ताकि मैं तेजी से खा सकूं तानहाव ने हल्के से कहा वैसे पिताजी भाई फैंग की मार्शल भावना मेरे हथौड़े के समान लगती है आज शाम को जो 2 लोग निष्क्रिय थे उन्होंने भी अपनी युद्ध भावना का आदान प्रदान किया क्या आप भी हथौड़ा हैं तानहाव ने किनफैंग को देखा खैर मैं भी एक हथौड़ा हूं किनफैंग ने उत्तर दिया हालांकि जब आवाज गिरी तो उन्हें स्पष्ट रूप से लगा कि संवाद थोड़ा अजीब लग रहा है दिखाओ और मुझे दिखाओ तानहाव ने कहा तानहाव की इस बच्चे में रुचि उसके अपने बेटे से कम नहीं है आज मुझे लगातार 8 स्तरों पर पदोन्नति मिली है उसके भावशून्य चेहरे को मत देखो लेकिन उसका दिल शांत है मैंने केवल किनफैंग को सिर हिलाते हुए देखा फिर उसके हाथ में एक और हथौड़ा था हथौड़ा एक साधारण फोजिंग हथौड़े जैसा ही था सिवाय इसके कि उसका ऊपरी हिस्सा सफेद सोने का था और निचला हिस्सा काले सोने का तियांगांग हथौड़ा तानहाव जो हमेशा शांत रहता था अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सका इसलिए वह अपनी आवाज बंद होने से नहीं रोक सका लियांगाई तियांगांग हथौड़ा हथौड़ा हथियार आत्मा का शीर्ष रूप है और यह हथौड़ा का राजा है ऐसा कहा जाता है कि यदि स्पष्ट आकाश हथौड़ा मुकुटधारी हथौड़ों का राजा उत्परिवर्तित हो जाए तो एक निश्चित संभावना है कि ये 2 उपकरणों का स्वर्गीय गिरोह हथौड़ा बन सकता है अंकल टैंक क्या यह हथौड़ा बहुत शक्तिशाली है किनफैंग ने तानहाव की खाली आंखों को देखा और थोड़ा संदेह के साथ पूछा तानहाव एक शीर्ष डोलुओ है और दूसरा पक्ष बहुत आश्चर्यचकित है हो सकता है कि उसका काला और सफेद हथौड़ा बुरा न हो लेकिन उसे यह क्यों महसूस नहीं हुआ आप 2 उपकरणों के स्वर्गीय गैंग हैमर हैं ब्लैक हैमर आकाश को तोड़ता है और व्हाइट हैमर नरक के द्वार को तोड़ता है आप प्लेटिनम हैमर की शक्ति को बुलाते हैं मैं समझता हूं कि यह क्या है तानहाव ने किनफैंग को जटिल और गंभीर भाव से देखा इस छोटे से लड़के ने उसे वाकई बहुत सारे आश्चर्य दिए उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने वाकई कोई खजाना पा लिया है चाचा तांग आप क्षमताओं को कैसे बुलाते हैं किनफैंग हथौड़े से झटके खा रहा था पूरी तरह से अनभिज्ञ आप अपने शरीर में आत्मिक शक्ति को सक्रिय करने के लिए अपने मन का उपयोग करते हैं और फिर इसे 2 औपचारिक तियांगांग हथौड़ों पर स्थापित करते हैं और फिर पीठ पर रखते हैं तानहाव ने किनफैंग से कहा अप्रत्याशित रूप से किनफैंग को शीर्ष स्तरीय उत्परिवर्ती मार्शल आर्ट का उपयोग करना नहीं पता था जो वास्तव में अजीब है प्रोफेसर तानहाव के अनुसार किनफैंग ने एक पल में तियांगांग हैमर के सफेद सुनहरे किनारे पर रोशनी की एक हल्की किरण देखी लाल रोशनी बेहद अजीब थी और यह खिलते हुए रक्त फूल की तरह लग रही थी कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 2 WTR LAB WTR लैब डोलुओ सबसे मजबूत दामाद हैश एक मुझे स्टार 1 में फेंक दिया गया था 0.07% हैश 4 अध्याय 4 अमरता 9 सहज बेगोनिया सिस्कार यहां तक कि तानहाव जो हमेशा शांत रहता था इस पर गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका अप्रत्याशित रूप से किनफैंग की 2 स्थितियों में से एक वास्तव में जीवशिनिक सुहेतांग है
नौ हृदय और रक्त बेगोनिया तीन संप्रदायों में से एक अमर नौ हृदय बेगोनिया से कमजोर नहीं है और उनकी उपचार शक्तियां उनके समकक्षों की तुलना में अधिक मजबूत हैं। यदि पृथ्वी के तीन संप्रदायों के नौ दिल वाले बेगोनिया को अमरता कहा जाता है तो किनफैंग के नौ दिल वाले बेगोनिया को अमरता कहा जा सकता है। ज़ियाओफेंग, आपने 2 मीटर के हथौड़े को उत्परिवर्तन से पहले की स्थिति में वापस बदल दिया है। जब तक आपकी ताकत पूरी तरह से खुद की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो जाती तब तक इसका प्रदर्शन न करें। तानहाओ ने किनफैंग से गंभीरता से कहा, उत्परिवर्तन से पहले का स्वरूप। किनफैंग ने तानहाओ को संदेह से देखा, यह एक शीर्षक वाले डोलुओ से एक चेतावनी है, निश्चित रूप से किनफैंग इसे बहरे कान के रूप में नहीं लेंगे। लेकिन तानहाओ ने भी यही कहा, वह कितना बड़ा हथौड़ा है। तुम्हें पता है, यह आदमी ऐसा व्यक्ति है जो स्पिरिट हॉल को नष्ट करने की हिम्मत करता है और डोलुओ में सबसे अधिक चरवाहे का पिता है। नियंत्रण करने के लिए बस अपने दिमाग का उपयोग करें और फिर सील करने के लिए आत्मा की शक्ति को जुटाएं। तानहाओ ने सोचा कि किनफैंग को समझ नहीं आया, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक कहा। यह पहली बार था जब तानसान ने अपने पिता को देखा था और उसने अपने पिता को आज की तरह कभी इतना कुछ कहते नहीं सुना था। भाई फैंग, ये कैसा अस्तित्व है? तानसान ने किनफैंग की आंखों में गहराई के भाव से देखा जो उसकी उम्र से संबंधित नहीं था। अंकल टैंग, क्या ऐसा है? किनफैंग ने अपनी कलाई हिलाई और तुरंत पिछले हथौड़े में बदल गया। घुमावदार सींग और मोटा हथौड़ा तल बहुत बदसूरत लग रहा है। आपने इस हथौड़े के माध्यम से उत्परिवर्तित किया। तानहाओ को लगा कि उसके तीनों विचार ध्वस्त हो गए हैं। क्या आजकल सभी बच्चे इतने अद्भुत हैं? यहाँ तक कि हाउटियन हैमर के भी 2 मीटर के तियांगन हैमर में बदलने की संभावना 10,000 में से केवल एक है। किनफैंग वास्तव में एक साधारण पंजे वाले हथौड़े से उत्परिवर्तन करने में सफल रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि 6 वर्षों के एकांतवास के दौरान बाहरी स्थिति बदल गई हो? तानहाओ ये सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या वह समय के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ हो गया है। अन्यथा एक बच्चा जिसे अभी उठाया गया हो इतना विकृत कैसे हो सकता है? हाँ, किनफैंग ने सिर हिलाया और कहा, पिताजी, क्या भाई फैंग अद्भुत नहीं है? तानसान ने तानहाओ को चौड़ी आंखों से देखा, उसके पिता ने अपने मन में कभी इतनी जटिल और अद्भुत अभिव्यक्ति नहीं दिखाई थी। तानहाओ, तानहाओ, इसी समय बाहर से एक बुरी आवाज आई। ये दादाजी जैक हैं। यह आवाज सुनकर ज़ियाओ सांग जल्दी से उसका अभिवादन करने के लिए बाहर गया। दादाजी जैक गांव के उन चंद लोगों में से एक हैं जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जब परिवार गरीब था तब भी दादाजी ने उन्हें लंबे समय तक चावल दिया। सचमुच, मैंने एक बुरे आदमी को छड़ी के सहारे चलते हुए देखा और उस युवक को चेहरे पर मुस्कान लिए बुरे जैक का अभिवादन करते देखा। निश्चित रूप से इससे बच्चे को व्यर्थ में चोट नहीं पहुंची, ये सचमुच समझदारी भरा कदम है। क्या चल रहा है? तानहाओ ने जैक को देखा और हल्के से पूछा। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से उससे कुछ साल बड़ा है लेकिन वह सिर्फ बुरा दिखता है, लेकिन तानहाओ हमेशा एक बुरे व्यक्ति होने का दिखावा करता है जिससे तानहाओ बहुत असहज हो जाता है। क्या आलसी और लापरवाह आदमी है? अगर ज़ियाओ सांग और ज़ियाओफेंग न होते तो मैं आपकी लोहे की दुकान में कदम नहीं रखना चाहता। तानहाओ की तिरस्कार भरी निगाहों को देखते हुए बुरे जैक ने गुस्से से कहा। तो फिर मत आना। तानहाओ ने कटोरे में रखे सारे चावल खा लिए और पीते हुए बिना पीछे देखे पीछे वाले कमरे की ओर चल दिया। तू बुरे जैक ने तानहाओ की ओर इशारा किया और क्रोध से उसके फेफड़े फट गए। अगर यह इन 2 बच्चों की खातिर न होता तो क्या मैं आना चाहता? बुरे जैक ने गुस्से से तानहाओ पर चिल्लाया जो पहले से ही पीछे के कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। न्यूरिंग एलिमेंट्री स्पिरिट मास्टर एकेडमी अगले सप्ताह शुरू होगी। हमारे गांव में एक जगह है और अगले गांव में किसी भी उपयुक्त व्यक्ति के लिए सिर्फ एक जगह बची है। मैं ज़ियाओफेंग और ज़ियाओ सांग को एक साथ स्कूल भेजना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। बुरे जैक ने तानहाओ से कहा, जो भी तुम चाहते हो, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। तानहाओ की पतित आवाज पीछे के कमरे से आई। तुम आलसी लोहार हो, तुम्हारे पैसे के बिना गांव वाले इन दोनों बच्चों को सरकारी खर्च पर भेज देंगे। बुरे जैक की सफेद दाढ़ी गुस्से से कांप रही थी और उसका पहले से दयालु चेहरा भी थोड़ा घिनौना लग रहा था। उसे लग रहा था कि इस लोहार के साथ उसे कम से कम 10 साल कम जीना पड़ेगा। अनौपचारिक। तानहाओ ने पलटकर हल्के से कहा, बच्चे, तुम भविष्य में उसके साथ इतनी बेवफाई नहीं कर सकते। दादाजी तुम्हें कल सुबह लेने आएंगे और पढ़ने के लिए नॉर्डिंग जूनियर कॉलेज भेज देंगे। जैसा कि कहावत है, जो जू के करीब है वे लाल हैं और जो स्याही के करीब है वे काले हैं। मैं सालसी आदमी के साथ लंबे समय से हूं, मुझे डर है कि तुम्हें भी बुरी आदतें लग जाएंगी, इसलिए जल्दी से चले जाना बेहतर है। बुरे जैक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और फिर बैसाखी के सहारे लोहे की दुकान से बाहर चला गया। रात बहुत शांत थी और लोहे की दुकान में अभी भी वही खर्राटों की आवाज आ रही थी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तानसान के बिस्तर के पास एक और व्यक्ति है। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों के बीच मौन सहमति थी और वे रात को शांति से सोए। अगली सुबह भोर होने से पहले लोहे की दुकान से लोहे पर हथौड़े चलाने की आवाज आई। कितना सुंदर हथौड़ा है। तानसान और किनफैंग दोनों उठ खड़े हुए पर्दे के पीछे झुक गए और बड़ी-बड़ी आंखों से देखने लगे। क्लोक हैमर। किनफैंग ने खुद से कहा, यह अव्यवस्थित क्लोक हथौड़ा स्पष्ट आकाश संप्रदाय की प्रत्यक्ष रेखा से एक अद्वितीय हथौड़ा तकनीक है। बोहन हॉल को इस हथौड़ा तकनीक के सेट के साथ तानहाओ द्वारा जबरन हथौड़ा दिया गया था। भाई फैंग इस हथौड़ा तकनीक को जानता है? तानसान ने आश्चर्य से पूछा। हालांकि किनफैंग ने अभी धीमी आवाज में बात की थी, लेकिन उसके बगल में बैठी तानसान ने फिर भी उसे सुन लिया। अब आ जाओ, क्योंकि तुम दोनों छोटे बच्चे जाग गए हो। इससे पहले कि किनफैंग जवाब दे पाता, तानहाओ ने अपनी नजरें घुमाई और कहा, पापा, चाचा तांग। दोनों ने तानहाओ का अभिवादन किया। छोटी सैन, क्या तुम हमेशा से ही फोर्जिंग की कला सीखना नहीं चाहती थी? मैं आज तुम्हें सिखाऊंगी और ज़ियाओफेंग भी साथ देगा। तानहाओ ने अपनी आवाज कम कर दी और फिर से हथौड़ा उठा लिया। किसी कारण से तानसान को स्पष्ट रूप से लगा कि उसके पिता की अभिव्यक्ति थोड़ी असामान्य थी। पहले मेरे पिता लगभग हमेशा सुबह सोते थे, दोपहर में काम करते थे और शाम को शराब पीते थे। उनके दिमाग में वे लगभग कभी इतनी जल्दी नहीं उठते थे। लेकिन आज मेरे पिता ने इतनी जल्दी उठने की पहल की, जो सचमुच अविश्वसनीय है। हालांकि तानसान को समझ नहीं आया, किनफैंग को यह पता था। तानहाओ की पतनशील उपस्थिति को मत देखो, हर चीज के प्रति उदासीन। वास्तव में दूसरी पार्टी अभी भी तानसेन की बहुत परवाह करती है। इसके अलावा उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तानसान को अराजक लबादा हथौड़ा मारने की विधि अप्रत्यक्ष रूप से सिखाई। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में वह अपने दिल में एक दर्पण की तरह महसूस करता था। पिता का प्यार खामोश होता है, मां के प्यार जितना अभिव्यक्त नहीं होता, नहीं मां के प्यार जितना गर्म और स्पष्ट होता है। हो सकता है कि कभी-कभी आप इसे बिल्कुल भी महसूस न कर पाएं। वास्तव में पिता का प्यार चुपचाप आपके साथ रहा है। हालांकि तानहाओ ने खुद से रैंडम क्लोक हैमर तकनीक सीखने के लिए कहा और वह वास्तव में थोड़ा आश्चर्यचकित था। अपने शरीर को एक पूरे में जोड़ने के लिए अपने पिंडली का उपयोग करना पूर्ण शक्ति के लिए है। तानहाओ के हाथ में फोर्जिंग हथौड़ा घूम गया और धीमी आवाज में ये बात की तरह तेजी से पिघले आयरन के टुकड़े पर जा लगा। एक कठोर प्रहार से लोहे का लाल गर्म टुकड़ा पूरी तरह से विकृत हो गया। एक और खटपट के साथ हथौड़ा कच्चे लोहे से टकराया और चमकदार चिंगारियां निकली। ईंट जैसा कच्चा लोहा इस पर एक पल में ढह गया। किनफैंग उसके बगल में था और तानहाओ की मांसपेशियों में आई ताकत को महसूस कर रहा था, जैसे समुद्र के पानी की लहरें उसकी ओर बढ़ रही हों। इस तरह का वास्तविक सदमा, यदि आपने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया होता तो आपको पता नहीं चलता कि यह कितना चौंकाने वाला था। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह लैब.com 1.5.7। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 3 WTR LAB WTR लैब। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद # मुझे स्टार 1 में फेंक दिया गया था। 0.07% #5 अध्याय 5 तानहाओ संदेह जीवन। अपने शरीर की ताकत को एक पूरे में जोड़ने के लिए अपने बछड़े का उपयोग करें। तानहाओ ने तानसेन के हाथों में फोर्जिंग हथौड़ा थमा दिया। तुम एक बार आओ। अच्छा है। तानसान ने दोनों हाथों से हथौड़े के हैंडल को पकड़ रखा था। उसका शरीर जुबान त्यांग चला रहा था। पिछले जन्म में वह परिष्कृत छिपे हुए हथियार बना सकता था, लेकिन सबसे सरल फोर्जिंग नहीं। अगर उसने सबसे बुनियादी फोर्जिंग सीख ली तो वह खुद ही सटीक छिपे हुए हथियार बना सकता है। बाहर जाने के बाद यदि आपके पास कोई छुपा हुआ हथियार है तो आप अधिक सुरक्षित रह सकते हैं।
कब? केवल एक कठोर प्रभाव सुना। हालांकि पहले तानघाव की तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर था, लेकिन यह मूल रूप से आकार ले चुका था और तानसेन ने पाया कि उनके पिता की विधि के अनुसार बल वास्तव में पहले की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत था। तानघाव ने उसके बगल में कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखना मुश्किल नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तानसान इतने कम समय में शक्ति हासिल कर लेगा। उसने सोचा कि तानसान ने तान संप्रदाय की मार्शल आर्ट में कड़ी मेहनत की है और उसका आधार मजबूत है। अपने साथियों की तुलना में उसकी समझ बहुत अच्छी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे तेजी से समझ लेता था। ज़ियाओ फेंग, अब तुम्हारी बारी है। तानसान के कुछ बार प्रयास करने के बाद तानघाव ने किन फैंग को बुलाया। भाई फेंग, ये यहाँ है। तानसान ने विनम्रता से हथौड़ा किन फैंग को सौंप दिया। लेकिन इस समय तानसान ने किन फैंग को अपनी आंखों में कुछ अलग सा भाव लिए देखा, मानो वह थोड़ा अडिग था। कल किन फैंग ने आसानी से फोर्जिंग हथौड़ा उठा लिया और उसे 20,000 बार पटक दिया, जिससे तानसान बहुत उत्तेजित हो गया। आखिरकार वह भी एक ट्रांसमिग्रेटर था और उसके पास तान संप्रदाय के रहस्य थे। ऐसे 6 साल के देशी बच्चे द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने से ईमानदारी से कहें तो तानसेन वास्तव में असंतुलित था। इस समय इसमें शीघ्रता से महारत हासिल करने की क्षमता केवल जुबान तियांगोंग और अन्य तान संप्रदाय कौशल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन वह देखना चाहता है कि इस समय किन फैंग को इसमें महारत हासिल करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी। ठीक है, मुझे कोशिश करनी होगी। किन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि तानघाव खुद ही यह सब सीख लेगा और उसने तुरंत ही फोर्जिंग हथौड़ा संभाल लिया। एक समय यात्रा करने वाले कुत्ते के रूप में जिसने चारों डोलुओ उपन्यास और मंगा और एनीमे पढ़े हैं, उसे कुछ समझ में तानसान से थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है। किन फैंग ने ध्यान केंद्रित किया और फिर पूरे शरीर को एक पूरे में जोड़ दिया। क्लैंग, एक कानफोड़ू आवाज के साथ पूरी लोहार की दुकान हिल गई, मानो भूकंप आ गया हो। उस क्षण कच्चे लोहे का टुकड़ा एक पतली प्लेट की तरह चकनाचूर हो गया था। इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? किन फैंग खुद थोड़े अविश्वसनीय थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अगर उन्होंने तानघाव की रैंडम क्लॉक हैमर विधि का इस्तेमाल किया तो उनकी ताकत पिछले वाले से 20 गुना से भी ज्यादा हो गई। उन्होंने ये भी महसूस किया कि न केवल उनके हथौड़े में बदलाव आया है, बल्कि उनका शरीर भी प्रभावित हुआ है, मजबूत होने के लिए। खांसी खांसी, ज़ियाओ फेंग यहीं रुकेगा। जब किन फैंग दूसरी बार ढेर होने वाला था तो तानघाव की आवाज अचानक गूंजी। क्या बात है अंकल तांग? किन फैंग ने हथौड़ा एक तरफ रख दिया और कुछ संदेह के साथ पूछा। हालांकि वह नहीं जानता था कि तानघाव इस समय जीवन पर संदेह कर रहा था। उसने अपने आप से कितनी बार पूछा है कि यह कैसा विचित्र आदमी है जिसने इसे वापस पा लिया। मूल रूप से वह चाहता था कि किन फैंग 2 बार फोर्जिंग हथौड़ा आजमाए और फिर अराजक क्लॉक हथौड़ा विधि का प्रदर्शन करने के लिए 2 मीटर तियांगन हथौड़ा निकाल ले, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि किन फैंग इतना भयंकर होगा। उसकी लोहार की दुकान पहले ही हिट के बाद ढह गई थी। अगर वह फिर से आता है दूसरी बार, क्या उसकी लोहार की दुकान अभी भी वहां है? वहां भूत हैं। जहां तक दूसरे पक्ष को अराजक लबादा हथौड़ा विधि का उपयोग करने के लिए तियांगान हथौड़ा का उपयोग करने देने की बात है, तो उसे जाने दें। वह वास्तव में डरता है कि अगर हथौड़ा अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया गया तो वह सीधे पवित्र आत्मा गांव को नष्ट कर देगा। यह कोई मजाक नहीं है। क्लियर स्काई हैमर 18,000 जिनका है और इसे हथौड़ों का राजा कहा जाता है और लियांग तियांगान हैमर हथौड़ों का राजा है। आप दोनों मिलकर सफाई कर लें। बूढ़ा जैक थोड़ी देर में यहां आ जाएगा। तानघाव ने ठंडे रवैये से कहा। ठीक है पिताजी। ठीक है अंकल तांग। ये सुनकर तानसान और किन फैंग दोनों पीछे के कमरे में लौट आए। किन फैंग और तानसान ने कल रात ही अपना सामान पैक कर लिया था और उनके पास मूलतः कुछ भी नहीं था, इसलिए वे जल्दी फिर से बाहर आ गए। छोटे सेन, भविष्य में तुम दोनों भाई बनकर बाहर जाओगे। तुम्हें एक दूसरे की मदद करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और याद रखना कि जब तक बहुत जरूरी न हो तुम्हें अपने हाथ में हथौड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तानघाव ने तानसान को गंभीरता से देखा। पिताजी मैं करूंगा। तानसान ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि उसके पिता को उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर वह अकेला और कमजोर था तो उसे आसानी से धमकाया जाएगा और अगर उसने भाई फैंग को जोड़ा तो कुछ लोग एक समूह में होने पर एक साथ लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सच है कि किन फैंग पहले से ही एक ही उम्र में एक शीर्ष स्तर का अस्तित्व है, लेकिन वह तान सैनिक की उम्र का व्यक्ति नहीं है। वह तान परिवार का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह स्वीकार करता है कि वह पहले किन फैंग से हार गया था, लेकिन वह अभी भी छिपे हुए हथियार बनाता है। ज़ियाओ फेंग, मैंने अभी जो कहा उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? तानघाव किन फैंग के सामने चला गया, नीचे बैठ गया और पूछा। खैर हम भविष्य में निश्चित रूप से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। किन फैंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। किन फैंग को हमेशा तानसेन की भूमिका पसंद रही है और स्वाभाविक रूप से उन्हें किन फैंग के अपने भाई होने से कोई समस्या नहीं है। आखिरकार दूसरी पार्टी कभी डोलुओ महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि अब से किन फैंग तानसेन के सबसे बड़े भाई हैं। ये सोचते ही किन फैंग का दिल खुशी से कांप उठा। वह लगभग 7 साल से यहाँ है और आखिरकार वह नमकीन मछली को पलटने वाला है। फिर आपको भविष्य में ये भी याद रखना चाहिए 2 मीटर के तियांगान हथौड़े का रूप आसानी से न दिखाएं जब तक कि इसे जान का खतरा न हो। तानघाव ने एक हाथ से किन फैंग के कंधे को सहलाया और उसकी धुंधली आंखें बहुत चमकदार हो गईं। अच्छा है। किन फैंग ने शांति से सिर हिलाया और कहा। जमा लो, मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकता, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। तुम दोनों छोटे बच्चे और जैक का इंतजार करो। तानघाव ऐसे खड़ा हुआ मानो उसने अपना मन बदल लिया हो। उसने अपना मुंह थपथपाया और जम्हाई ली। वह बहुत नींद में लग रहा था। पिताजी क्या मैं इस लोहे के टुकड़े का उपयोग कर सकता हूँ? ये देखकर कि उसके पिता पीछे के कमरे में प्रवेश करने वाले थे, तानसान ने उस लोहे के टुकड़े की ओर इशारा करते हुए पूछा जिसे उसने पहले पीटा था। इस लोहे के टुकड़े से शायद मैं एक सरल छुपा हुआ हथियार बना सकूं जो दादाजी जैक के आने से पहले खुद की रक्षा कर सके। जो भी हो, बस मुझे परेशान मत करो। तानघाव ने अपना हाथ हिलाया और कहा और फिर बिस्तर पर नींद से लेट गया। केवल आधे मिनट बाद उसने खर्राटों की आवाज सुनी। भाई फैंग, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज बनाऊंगा। अपने पिता को घर में प्रवेश करते देख तानसान ने किन फैंग से कहा। किन फैंग को पता था कि तानसेन एक छिपा हुआ हथियार होने जा रहा है। आखिरकार तान संप्रदाय जहां प्रतिद्वंदी पिछले जीवन में रहता था उसे छिपे हुए हथियारों का द्वार कहा जाता था। वह वास्तव में छिपे हुए हथियार को नहीं समझ पाया था, इसलिए वह केवल चुपचाप अपने पास खड़ा होकर देख सकता था। हालांकि किन फैंग को पता नहीं था उनकी उपस्थिति ने आखिरकार तानसेन को राहत दी। अगर किन फैंग अभी भी एक छिपे हुए हथियार हो सकते हैं तो तानसेन वास्तव में उनके जीवन पर संदेह करेंगे। फिर एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में तानसेन की अंतिम गरिमा शायद सच है। वही 6 साल के बच्चे द्वारा पूरी तरह से कुचल दिया गया था। ऐसा लगता है जैसे इसे किसने अनुभव किया है, कौन जानता है। समय बीत गया और पलक झपकते ही चुयांग धीरे-धीरे आसमान में ऊपर उड़ गया। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 4 WTR LAB WTR लैब। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद है। मुझे स्टार डू 1 में फेंक दिया गया था। 0.07% 6 अध्याय 6 लोग मृत लोगों की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। तानसान छुपे हुए हथियार बनाने में इतना मशगूल था कि उसने नाश्ता भी नहीं किया। अजीब बात यह थी कि बूढ़ा जैक नहीं आया। इस तरह जब 5 घंटे से अधिक समय तक फोर्जिंग और कास्टिंग के बाद सूरज चमक रहा था तो लोहे की दुकान से एक खुश आवाज आई। तानसेन के हाथों में एक छिपा हुआ हथियार था, जैसे कि एक छिपा हुआ तीर। हालांकि केवल 3 छिपे हुए तीर थे, लेकिन उन्हें बहुत ही नाजुक ढंग से बनाया गया था। प्रत्येक छिपे हुए तीर में 3 रक्त खांचे थे और तीर की नोक पतली और धागेदार थी। ये भेदने वाला दिखता है। भाई फैंग, मैंने 2 बनाए हैं, एक आपके लिए। पसीने से तर तानसान ने किन फैंग को अपने हाथ में मौजूद दूसरा आस्तीन वाला तीर थमा दिया। ये कहना होगा कि तानसेन की भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत अधिक है। उसने किन फैंग के सामने सीधे तौर पर ज़ियुजियांग की प्रशंसा नहीं की, बल्कि किन फैंग को ज़ियुजियांग दे दिया। इस तरह न केवल उसने अनुग्रह प्राप्त किया, बल्कि वह प्रत्यक्ष रूप से किन फैंग को दिखा सकता था कि वह कितना शक्तिशाली है। वह वास्तव में तानघाव से भी कमतर है, यहाँ तक कि किन फैंग से भी नहीं। लेकिन इस दुनिया में कौन 5 या 6 घंटों में 2 छिपे हुए तीर बना सकता है? 5-6 घंटे तो दूर, कोई भी व्यक्ति 1-2 दिन में भी इतने अच्छे छिपे हुए तीर नहीं बना सकता। वह नहीं जानता था कि उसकी क्षमता कहां से आई, लेकिन उसने वास्तव में इस विशाल परियोजना को केवल 5 या 6 घंटों में पूरा कर लिया। धन्यवाद छोटे तीनों। किन फैंग ने तीर लिया और अपने दिल में आह भरी। क्या ये हो सकता है कि उसने तानसान को उत्तेजित किया हो?
उसे याद आया कि पहले तानसान को पहला छुपा हुआ हथियार बनाने में 3 महीने लगते थे और अब इसमें केवल 5 या 6 घंटे लगते हैं। इस पर कौन विश्वास कर सकता है? यहाँ तक कि किन फैंग, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों से अनुभव किया था, मदद नहीं कर सके, लेकिन आश्चर्यचकित थे ये जानने के लिए कि लोहे के टुकड़े को एक छिपे हुए हथियार में ढालने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। पहले पिग आयरन को फोर्ज करना, इसे ढालना, ध्यान से पीसना, तापानुशीतन करना या आग को कम करना। हालांकि तानसेन अब विकल्प है कि तापानुशीतन की गर्मी को स्वचालित रूप से समाप्त करने के लिए छोड़ने के बजाय पानी के साथ आग को गिरा दिया जाए, लेकिन ये 5 या 6 घंटे बहुत अतिरंजित हैं। किन फैंग इस समय सावधानी से यू बेन की आस्तीन से तीर को छू रहा है। वह सोच रहा है कि क्या ये कोनों को काटना है। भाई फैंग, मैं पहले स्नान कर लूंगा, फिर दादाजी जैक के आने का समय हो जाएगा। किन फैंग को अपने बनाए छिपे हुए हथियार में तल्लीन देखकर पसीने से लथपथ तानसान के दिल में खुशी महसूस हुई। हाँ, किन फैंग ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह इतना तेज और इतना नाजुक कैसे हो सकता है? तानसान के पीछे के कमरे में प्रवेश करने के बाद किन फैंग ने मन ही मन सोचा। तभी उसने देखा कि वह थोड़ा उठा रहा है और हल्के से टैप कर रहा है। पता नहीं क्यों, वह जितना अधिक दस्तक देता उतना ही अधिक उत्तेजित हो जाता, मानो उसे खून से लथपथ कर दिया गया हो। और तानसान द्वारा छुपा हुआ हथियार बनाने का दृश्य उसके दिमाग में बार-बार उभर रहा था। वाह, किन फैंग को पसीना आ रहा था और लोहार की दुकान ढह रही थी। जोड़ 1000, जोड़ 1000, डॉट 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 डॉट। किन फैंग की आत्मशक्ति का मूल्य लगातार बढ़ रहा था, लेकिन किन फैंग ने इसे अनदेखा कर दिया। इस समय वह बहुत ही केंद्रित था। उन्होंने तानसेन के बचे हुए लोहे के टुकड़ों का इस्तेमाल किया, जिसे तानसेन ने पहले ही कर लिया था, और वह आगे के प्रशिक्षण के बाद गढ़ने के चरण में प्रवेश कर चुका था। इस समय उसका हाथ नियंत्रण से बाहर लग रहा था और वह तानसान द्वारा उसके मन में बनाई गई छवि को दोहरा रहा था। समय बीत गया, आधा घंटा बीत गया। मैंने उसके बगल में रखी बाल्टी से केवल एक बुरी आवाज सुनी और एक ज्वलंत लाल मूर्ति एक पल में चांदी के भूरे रंग में बदल गई। छोटे सैन, दादाजी तुम्हें लेने आए हैं। पलक झपकते ही 10 मिनट और बीत गए और बाहर से ओल्ड जैक की आवाज आई। तानसान ने एक सुंदर स्नान किया और उसे बहुत आराम महसूस हुआ। वह किन फैंग के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था, वह सिर्फ एक तान संप्रदाय यात्री के रूप में अपनी गरिमा को बहाल करना चाहता था और आखिरकार उसने अभी ऐसा किया। भाई फैंग, तुम्हें क्या हुआ है? किन फैंग को पसीने से लथपथ देखकर तानसान, जो अभी स्नान करके बाहर आया था, ने असमंजस में पूछा। दादाजी जैक यहाँ हैं, 2 मिनट मेरा इंतजार करो, मैं नहाकर बाहर आता हूँ। किन फैंग ने अपने कपड़े पहने और जल्दी से स्नान कर लिया। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह प्रणाली वास्तव में ऐसा कार्य करेगी। भाई फैंग, क्या हुआ? तानसान की आंखें संदेह से भरी थी, ये देखकर कि वह उसी स्थान पर आ गया था जहां उसने अभी लोहा मारा था। अचानक उसने पाया कि पहले जो प्लेट लोहा छोड़ा गया था वह गायब हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई फैंग सिर्फ लोहे पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा था? क्योंकि जब वह पहले नहा रहा था तो उसे अंदर से फोजिंग की आवाज सुनाई दी थी। यह अचानक तानसान वहीं जम गया, उसकी गोल आंखों में एक अविश्वसनीय दिव्य प्रकाश उमड़ रहा था, उसका पूरा शरीर मानो उसका खून सूख गया हो, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये गिरे हुए ईगल हुक तीर है, टिप घुमावदार हुक के साथ एक शंकु की तरह है और पूंछ एक पत्ती जितनी छोटी है, जो न केवल गति बढ़ा सकती है बल्कि संतुलन भी बनाए रख सकती है। भाई फैंग, क्या तुमने यही किया है? इस समय किन फैंग, जो नहा चुका था, पीछे के कमरे से बाहर आया। क्योंकि बूढ़ा जैक घर में प्रवेश करने के लिए तैयार था, किन फैंग स्वाभाविक रूप से तेजी से आगे बढ़ा। मैंने तो बस आपकी नकल की और जब मैं बोर हो रहा था तो एक बना लिया और उसमें थोड़ा सुधार कर दिया। किन फैंग ने कपड़े पहनते हुए छोटे शरीर से उत्तर दिया। अद्भुत। किन फैंग का सकारात्मक जवाब सुनने के बाद तानसान का मुंह खुला का खुला रह गया। तान संप्रदाय के साधारण छिपे हुए हथियारों में से एक फॉलेन ईगल हुक एरो, हालांकि यह साधारण था, फिर भी यह उसे दोगुना कठिन था जो उसने अभी किया था। किन फैंग ने वास्तव में आधे घंटे से अधिक समय में एक बनाया। चौंकना मना है, आपको पता होना चाहिए कि दूसरे पक्ष ने कभी कुछ नहीं सीखा है। माँ, अगर तान संप्रदाय के बुरे लोग उससे मिले तो मुझे लगता है कि उन्हें उसकी पूजा करने के लिए उसे वापस ले जाना होगा, है ना? ये वास्तव में मृतकों की तुलना में अधिक लोकप्रिय है। वैसे भी मैं एक यात्री हूँ, क्या आप दयालु हो सकते हैं? तानसेन को स्वीकार करना होगा, भले ही वह इस बारे से स्वीकार करने से इनकार कर दे। छोटी सैन, ज़ियाओफेंग, दादाजी तुम्हें लेने के लिए यहाँ आए हैं। तभी बूढ़ा जैक अंदर आया। शुभ दोपहर दादाजी जैक। किन फैंग और तानसान दोनों ने बहुत अच्छा स्वागत किया। तुम दोनों छोटे बच्चे बहुत समझदार हो, क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया है? बूढ़े जैक को बहुत राहत मिली और उसने तानसान का सिर सहलाते हुए पूछा। ऐसे दो समझदार बच्चों के साथ भले ही मैं थकी हुई थी, यह इसके लायक होगा। हमने सामान पैक कर लिया है। तानघाव ने उन दोनों को सुबह ही अपना सामान पैक करने के लिए कहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस समय इस मामले में कोई देरी नहीं होगी। तानघाव, तो मैं इन दोनों बच्चों को ले जाऊंगा। बूढ़े जैक ने अंदर से तानघाव को चिल्लाकर कहा। लेकिन खर्राटों के अलावा कोई जवाब नहीं आया। बूढ़े जैक ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया, मानो उसकी आंखें निराशा से भरी हों। पिताजी ने इस स्तर को हासिल किया है, मैं वास्तव में नहीं जानता कि ज़ियाओसान इन वर्षों में कैसे आया है। इस तरह किन फैंग और तानसान अपना सामान लेकर गांव के प्रवेश द्वार पर आ गए। अगर यह भारी है तो दादाजी से इसे लाने में मदद लें। ये देखकर कि दोनों बच्चे बहुत सारी चीजें उठा रहे थे, बूढ़े जैक ने चिंता से पूछा। धन्यवाद दादाजी जैक, लेकिन हम दोनों ये कर सकते हैं। किन फैंग भी आगे की ओर दौड़े और कहा कि यह सामान रास्ते में नहीं है। जोड़ 1 0, जोड़ 1 0 0, जोड़ 1 0 0, डॉट 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 डॉट। डिंग, 9वें स्तर के स्पिरिट योद्धा के रूप में पदोन्नत होने पर बधाई। अचानक जैसे ही किन फैंग की सांसें तेज हुई, उसके दिमाग में लंबे समय से खोई हुई यांत्रिक लड़की फिर से गूंज उठी क्योंकि आत्मा की शक्ति बढ़ गई थी। कच्चा यूआरएल। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.7। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 5 WTR LAB WTR लैब। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद है, मुझे स्टार डू 1 में फेंक दिया गया था। 0.07% #7 अध्याय 7 बूढ़ा जैक लगभग मर गया। किन फैंग वहीं अचंभित रह गया और उसके सामने एक डेटा कॉलम प्रकट हुआ। मेजबान किन फैंग, लिंग पुरुष, उम्र 6 वर्ष, स्तर 9वां स्तर का आत्मा योद्धा। प्रथम मार्शल स्पिरिट लियांग त्यांगांग हथौड़ा। दूसरा मार्शल स्पिरिट कोई नहीं। आत्मिक शक्ति 100/90,000। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? बूढ़े जैक ने किन फैंग को देखा जो अभी कूद रहा था और अचानक रुक गया और वही पल में घबरा गया। यह उनके पवित्र आत्मा गांव का खजाना है और यहाँ किसी भी समस्या के लिए कोई जगह नहीं है। इतने वर्षों के बाद ऐसा बहुत समय हो गया है जब कोई आत्मा गुरु आया है जो साधना कर सकता है, विशेष रूप से ज़ियाओफेंग जैसी युवा पीढ़ी जिसने दूसरे स्तर के आत्मा गुरु के रूप में शुरुआत की थी और अभी भी आक्रामक हथौड़ा है। बूढ़ा जैक किन फैंग के पास आया जो एक मूर्ति की तरह स्थिर था और अचानक एक प्रकाश ने बूढ़े जैक को इतना चुभा कि वह अपनी आंखें नहीं खोल सका और मजबूत आत्मा बल ने उसे लगभग गिरा दिया। गहरी पीली रोशनी 9वें स्तर का आत्मा योद्धा। बूढ़े जैक की पुतलियां सिकुड़ी हुई थी, उसकी सांस फूल रही थी और उसके हाथ लगातार कांप रहे थे, मानो उसे मिली हो गई हो। मार्शल स्पिरिट को जागृत करने के बाद स्पिरिट वॉरियर स्टेज में आगे बढ़ने पर प्रकाश की अलग-अलग किरणें निकलेंगी और गहरा पीला रंग 9वें स्तर का प्रतीक है। जी दादाजी जैक, आपको क्या हुआ है? तानसान मदद के लिए जल्दी से आगे आया। बूढ़ा जैक, जिसकी गर्दन सूज गई थी, शांत हो गया, लेकिन उसका हाथ अभी भी उसकी छाती को कसकर पकड़े हुए था। दादाजी जैक को क्या हुआ? किन फैंग को होश आ गया और अचानक हुए उन्होंने उसे स्पष्ट रूप से शून्यता की स्थिति में डाल दिया। बच्चे, नहीं, कोई बात नहीं, दादाजी बहुत खुश हैं। बूढ़े जैक ने किन फैंग का हाथ कसकर पकड़ लिया। सूखी शाखाओं जैसी तीखी हथेलियों ने किन फैंग को कसकर पकड़ रखा था और हड्डियां उसे चोट पहुंचा रही थी। बच्चे, क्या तुम 9वें स्तर के आत्मिक योद्धा बन गए हो? बूढ़े जैक की धुंधली आंखों में चमक थी। हाँ, किन फैंग ने सिर हिलाया। हिस, जब बूढ़े जैक ने ये वाक्य सुना तो उसका सिर भारी हो गया और उसका दिल धड़कने लगा। कल ही तो दूसरी पार्टी दूसरे स्तर की आत्मा योद्धा नहीं थी। इस एक रात के प्रयास से दूसरी पार्टी 9वें स्तर की आत्मा योद्धा बन गई है।
पौराणिक आत्मा ऋषि वरिष्ठ तब इतना अतिरंजित नहीं था। इसमैला लोहार ने किस तरह का संकेत उठाया? बूढ़े जैक को लगभग दिल का दौरा पड़ने वाला था और वह मुस्कुराते हुए वहीं मर गया। अगर किन फैंग वास्तव में उसके सामने नहीं आता तो वह निश्चित रूप से सोचता कि वह सपना देख रहा है। ज़ियाओफेंग, क्या तुम एक दिन में 9वें स्तर के आध्यात्मिक योद्धा बन गए? बूढ़े जैक ने फिर पूछा। हाँ दादाजी जैक, किन फैंग ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया और छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पवित्र पवित्र आत्मा गांव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। बूढ़े जैक ने अपने कांपते हाथों को कसकर जकड़ लिया और उसके चेहरे की झुर्रियां हिल रही थीं। हालांकि वह तैयार था, लेकिन वह इस समय अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाया। बूढ़ा जैक बचपन से ही पवित्र आत्मा गांव में रहता है। उसने कभी किसी को इतने कम समय में पहले स्तर पर पदोन्नत होते नहीं देखा और 2 स्तरीय आत्मा योद्धा से 9वें स्तर के आत्मा योद्धा तक की पदोन्नति अभूतपूर्व है। अब जबकि एक जन्मजात आत्मा शक्ति से भरपूर एक उन्नत छोटा राक्षस सोया हुआ पवित्र आत्मा गांव अंततः जागने वाला है। धन्यवाद भगवान आत्मा संत, हमारे पवित्र आत्मा गांव को आशीर्वाद देने के लिए भगवान आत्मा संत आपका धन्यवाद। बूढ़ा जैक बहुत उत्साहित था और गांव के प्रवेश द्वार पर घुटनों के बल बैठ गया तथा पवित्र आत्मा गांव की पट्टिका को धन्यवाद दिया। तांग सान और किन फैंग की आंखें इस समय आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी हैं। ऐसा लगता है कि उनका पौराणिक आत्मा संत से कोई लेना देना नहीं है ना? लेकिन इस समय उन दोनों ने कोई अंतर नहीं दिखाया, बल्कि बूढ़े जैक के बगल में बहुत अच्छे व्यवहार के साथ खड़े रहे। यदि ओल्ड जैक न होता तो वे वहां प्राथमिक सोल मास्टर स्कूल में जा सकते थे और वे दोनों तब भी ओल्ड जैक को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते। जल्द ही तीनों गाड़ी में चढ़ गए। तुम दोनों की तुलना मेरे अक्षम पोतों से करना लगभग एक दुनिया की तरह है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तांग हाओ ने अपने पिछले जीवन में किस तरह का आशीर्वाद अर्जित किया है। कार में बूढ़े जैक ने किन फैंग और तांग सान को देखा। उसे उम्मीद थी कि ये दोनों बच्चे उसके पोते होंगे। ज़ियाओ सान थोड़ा उदास क्यों है? क्या तुम्हें अपने शराबी पिता की याद आती है? कार कुछ देर तक चलती रही और अभी का चंचल आनंद मौन में बदल गया। ठीक है, थोड़ा सा, तांग सान ने अपना छोटा सा सिर थोड़ा हिलाकर जवाब दिया। हालांकि वह एक ट्रांसमिग्रेटर है, तांग हाओ उसका जैविक पिता है। इतने सालों से उनके पिता और बेटे गांव में एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये कहना झूठ होगा कि कोई रिश्ता नहीं है। ज्यादा मत सोचो, अकादमी में तुम अधिक दोस्त बनाओगे और अधिक ज्ञान सीखोगे। ये गांव की तुलना में बहुत अधिक मजेदार होगा। बूढ़े जैक ने तांग सान को सांत्वना दी। इसके बाद बूढ़े जैक ने धैर्यपूर्वक तांग सान को बाहरी दुनिया के बारे में अपनी सारी जानकारी बताई। किन फैंग धीरे से उसके बगल में लेट गया और फिर सो गया। उसकी पलकें और भी भारी होती गईं। यदि वह वास्तव में डोलुओ डालू से परिचित है, यदि ओल्ड जैक एक किताब है तो किन फैंग एक पुस्तकालय है। आखिरकार वह उस समय डोलुओ का प्रशंसक था, नॉटिंग सिटी के लिए। होली स्पिरिट विलेज नॉटिंग सिटी से ज्यादा दूर नहीं है। अगर पैदल जाने में आधा दिन लगता है तो पैदल जाने की तुलना में गाड़ी लेना ज्यादा तेज होगा और पहुंचने में 2 या 3 घंटे लगेंगे। आज सुबह ओल्ड जैक को कुछ काम था और उसके पास दोपहर तक काम टालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वे पैदल वहां जाते तो शायद वे स्पिरिट मास्टर अकादमी में पंजीकरण नहीं करा पाते, इसलिए ओल्ड जैक ने गाड़ी का किराया चुकाया। तीनों कार से बाहर निकले। नॉटिंग सिटी कोई बड़ा शहर नहीं था, लेकिन क्योंकि यह हेवन डू साम्राज्य की सीमा के बहुत करीब था, इसलिए इसकी सुरक्षा कड़ी थी। शहर में प्रवेश करने से पहले तीनों ने कुछ जांच की। छोटी सैन, ज़ियाओफेंग, दादाजी तुम्हें अकादमी भेजने के बाद सबसे पहले वापस चले जाएंगे। तुम्हें आज्ञाकारी होना चाहिए। इस सेमेस्टर के खत्म होने के बाद दादाजी तुम्हें ले जाएंगे। बूढ़े जैक ने अपनी आंखों में स्पष्ट अनिच्छा के साथ तांग सान और किन फैंग से कहा। दादाजी जैक इतनी जल्दी में चले गए, लेकिन गाड़ी तो पहले ही निकल चुकी है। क्या जाने से पहले होटल में 1-2 दिन रुकना बहुत देर नहीं हो जाएगी? किन फैंग ने ओल्ड जैक को देखा और गाड़ी ओल्ड जैक ने पहले ही बुला ली थी। यदि दूसरे पक्ष ने उन्हें जाने से पहले अकादमी में भेज दिया तो यह अनुमान लगाया जाता है कि उन्हें अंधेरे में गांव वापस जाना होगा। बेटा, इस शहर में होटल हम गरीब लोगों के लिए किफायती है। गाड़ी चली गई तो कोई बात नहीं, दादाजी धीरे धीरे वापस चल सकते हैं। नोर्डिंग जूनियर स्पिरिट मास्टर अकादमी में कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना याद रखना। जब समय आएगा तो होली सोल विलेज को तुम पर गर्व होगा और अब दादाजी इसके लायक होंगे, चाहे वे कितने भी थके या कठिन क्यों न हो। एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के बाद बूढ़े जैक ने किन फैंग के सिर को छुआ। वह बहुत खुश था कि किन फैंग इतना समझदार था। 3 लोगों का एक समूह शहर में घूम रहा था और न्यूडिंग एलिमेंट्री स्पिरिट मास्टर अकादमी नॉटिंग सिटी के पश्चिम में थी। कुछ कठिनाइयों के बाद उन तीनों को कॉलेज का विशिष्ट पता ढूंढने में काफी समय लगा। दूर से उन्हें एक ऊंचा मेहराब दिखाई दिया जो पूरी तरह से सख्त और उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेनाइट से बना था। दरवाजे के नीचे 2 गहरे रंग की लोहे की जाली थी जो भी बढ़िया लोहे से बनी थी। नॉटिंग कॉलेज उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेनाइट मेहराब के मध्य में 4 बड़े गिल्ड वर्ण विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। ये ज्ञात होना चाहिए कि यह केवल एक जूनियर अकादमी है और इस तरह की शानदार शैली भी अप्रत्यक्ष रूप से डोलुओ महाद्वीप में आत्मा मास्टर के पेशे के महत्व को दर्शाती है। बहुत से पहाड़ी लोग यहाँ बीच में मत आओ। वे तीनों पूछने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक दरवाजे पर पहरा दे रहा एक युवक उन तीनों के पास आया और उन पर गुस्से से चिल्लाने लगा। डिंग, कार्य को उत्तेजित करें। और किन फैंग के दिमाग में लगभग उसी समय बिना किसी चेतावनी के एक यांत्रिक महिला की आवाज गूंजी। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 6 WTR LAB WTR लैब। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद है। मुझे स्टार डू 1 में फेंक दिया गया था। 0.07% है। 8 अध्याय 8 गुरु आपको नहीं बचा सकते। ये छोटा भाई, हम पवित्र आत्मा गांव से हैं। ये दोनों बच्चे इस साल हमारे गांव द्वारा भेजे गए कामकाजी छात्र हैं। बूढ़े जैक ने स्वाभाविक रूप से युवक द्वारा व्यक्त की गई उपेक्षा को महसूस किया, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या घास के मुर्गी के घोंसले से अभी भी सुनहरे फीनिक्स हो सकते हैं? क्या किसी छोटे से गांव में किसी के पास आत्मा की शक्ति होती है? हमारे कॉलेज में लंबे समय से काम करने वाले छात्र नहीं हैं। आप तीनों साहसी देशवासी नकली नहीं है ना? युवक ने ठंडी हंसी उड़ाई और उसकी इन और यांग आवाज में व्यंग्य था। जब ओल्ड जैक ने ये शब्द सुने तो उसकी आंखों में गुस्से की एक चमक उठी, लेकिन उसने फिर भी अत्यधिक संयम के साथ खुद को नियंत्रित किया और सुयुताओ बोहनियन द्वारा दिए गए प्रमाण को सामने लाया। हाँ, जनजात रूप से आत्मा शक्ति से भरा हुआ नीली चांदी की घास, ये वास्तव में एक बड़ा मजाक है। मैंने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो जनजात रूप से आत्मा शक्ति से भरा हुआ, जिसने इतने सालों तक मार्शल आर्ट ब्लू सिल्वर ग्रास को समाप्त कर दिया हो। आत्मा महल का सबूत आपके द्वारा जाली है। अगर आप इसे नकली बनाना चाहते हैं तो आपको पेशेवर होने की जरूरत है। जब युवक ने ये सूची देखी तो वह जोर से हंसने लगा। ये वाक्य सुनकर बूढ़े जैक ने अपने होंठ काट लिए और उसकी बूढ़ी बांकी नीली नसें उभर आईं। ओह, यहाँ एक और पत्र है। क्या आप अभी भी इस किन फैंग को न्यूडिंग कॉलेज में आत्मा शक्ति का परीक्षण करने में मदद करना चाहते हैं? क्या यह अभी भी पवित्र आत्मा गांव की ग्राम समिति है? युवक ने बैग में रखे पीले लिफाफे को बहुत ही सहजता से खोला, मानो उसने बूढ़े जैक को देखा ही न हो, जो पहले से ही क्रोध से कांप रहा था। इस बच्चे में भी आत्मिक शक्ति है। उस समय मास्टर सु युनताओ का लंबे समय से परीक्षण नहीं हुआ था, इसलिए वह नॉटिंग कॉलेज में मौके पर ही इसका परीक्षण करना चाहते थे। बूढ़े जैक ने अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश की, ये सोचकर कि बूढ़े आदमी का गुस्सा होना ठीक ही है, वह भी इन 2 समझदार बच्चों के लिए। हे पवित्र आत्मा गांव और क्या है? मुझे लगता है कि यह एक भिखारी का गांव है और तुम बदमाशों को अभी भी हमारे नॉटिंग कॉलेज में एक निजी परीक्षा देने का भ्रम है। याद रखो, गाय का गोबर आखिरकार गोबर ही है और अगर तुम इसे बर्तन में भाप दोगे तो ये काम नहीं करेगा। एक मीठी पेस्ट्री बन जाओ। युवक की आंखें सिकुड़ गईं, उसने तिरस्कारपूर्वक हंसी उड़ाई और फिर लिफाफे को फाड़कर टुकड़े-टुकड़े कर दिया। आप, बूढ़ा जैक क्रोध से कांप रहा था और उसका पूरा शरीर एक बॉयलर की तरह था जो फटने वाला था। यहाँ के रास्ते में मत आओ, यहाँ से चले जाओ। युवक आगे बढ़ा और बूढ़े जैक को धक्का देने की कोशिश की। तांग सान ने उस आदमी को घूर कर देखा, उसकी आस्तीन में काला तीर चलने के लिए तैयार था। इसी समय एक तेज हवा का झोंका ओल्ड जैक के पास से गुजरा और एक बड़ा काला हथौड़ा ऊपर की ओर गिरा। इस छोटे आदमी को हथौड़े से खाओ। ये किन फैंग निकला और मैंने देखा कि उसका छोटा सा रूप उछलकर आया और उसने हथौड़े से उस युवक को कुचल दिया। मृत्यु का न्यायालय। किन फैंग को हमला करते देख युवक का चेहरा बदसूरत हो गया। वह पहले से ही 11वें स्तर के आत्मा गुरु में प्रवेश कर चुका था और ऐसा छोटा लड़का जिसके पास आत्मा की अंगूठी नहीं थी, उसे अपनी उंगलियों के एक झटके से मार सकता था।
हवा ये देखकर कि जियो फैंग बाहर भाग गया, बूढ़े जैक ने जल्दी से किन फैंग को वापस खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। भले ही किन फैंग को 9वें स्तर के आत्मा मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया हो, लेकिन विपरीत आत्मा मास्टर है और दोनों पक्ष एक दिन में एक हैं। हालांकि ये कदम बहुत देर से उठाया गया था। धमाका हिल रहा है। टूटी हड्डियों की आवाज विशेष रूप से तीव्र थी तथा अगले ही क्षण दूर से किसी टक्कर की आवाज सुनाई दी। ज़ियाओफेंग, तुम्हारा बच्चा इतना आवेगशील क्यों है? बूढ़ा जैक जमीन पर गिर पड़ा और अपनी जान थपथपाने लगा, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। उसने अभी ध्वनि के स्थान को देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि टूटी हड्डियों की आवाज और जैक के दिल में गूंज रही थी और वह किन फैंग की दुखद स्थिति को देखने से डर गया था। इन आत्मा स्वामियों की नजर में उनके गरीब लोगों का जीवन घास के समान कम है, विशेष रूप से ज़ियाओफेंग जिसने सिर्फ दूसरे पक्ष पर हमला करने की पहल की और बहुन शाखा हॉल पर मुकदमा करना बेकार होगा। अभी तो केवल दोपहर का काम ही हुआ है, मैं तांग हाओ और गांव के लोगों को कैसे समझाऊं? बूढ़ा जैक आंसुओं में था और इस समय कोई भी बूढ़े जैक के दिल में अतुलनीय रूप से टूटे और टूटे हुए एहसास का अनुभव नहीं कर सकता था। क्योंकि ओल्ड जैक की नजर में किन फैंग न केवल एक समझदार बच्चा है, बल्कि उनके पवित्र आत्मा गांव की आशा भी है और अब उम्मीद पूरी तरह से टूट गई है। दादाजी जैक, भाई फैंग ठीक हैं? तांग सान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने ओल्ड जैक को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। वह एक बच्चे की तरह रो रहा था। टूटी हड्डियों की आवाज मेरे कान के पीछे से भी साफ सुनी जा सकती है। ये सब कैसे ठीक हो सकता है? छोटी सैन, मैं जानता हूं कि तुम दादाजी को सांत्वना देना चाहती हो। दादाजी ने अपना आपा खो दिया है, लेकिन दादाजी वाकई बहुत दुखी हैं। बूढ़ा जैक जमीन पर बैठ गया, आहें भरता और रोता रहा। दादाजी जैक, मैं सचमुच ठीक हूं। इस समय किन फैंग भी ओल्ड जैक के पक्ष में आ गया। किन फैंग की आवाज सुनकर बूढ़े जैक ने अविश्वास में अपना सिर उठाया। किन फैंग को यह देखकर आश्चर्य और खुशी दोनों हुई, उनके चेहरे पर अत्यंत जटिल भावनाएं थीं। बदबूदार लड़के, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसी समय पीछे से एक ठंडी दहाड़ सुनाई दी। जो युवक अभी दरवाजे पर पहरा दे रहा था, वह गंभीर चेहरे के साथ अपनी उखड़ी हुई टोड़ी को घसीटता हुआ आया। छोटे सैन, यह आप पर निर्भर है। किन फैंग ने तांग सान की ओर देखा। चिंता मत करो भाई फैंग, तांग सानजोंग ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में भले ही किन फैंग ने अभी कोई कदम नहीं उठाया, फिर भी वह कोई कदम उठाएगा। पहले से बनाए गए गुप्त तीर पहले से ही जहर से सने हुए थे और अगर उन्हें चलाया जाता तो उसे विश्वास था कि वह प्रतिद्वंदी को एक पल में मार सकेगा। अभी भी 49 बज रहे हैं। किन फैंग ने हथौड़ा एक तरफ रख दिया और युवक को उदासीनता से देखा। जब तक वह सिस्टम द्वारा दिए गए 50 स्ट्रोक कार्य को पूरा कर लेगा, उसे एक रहस्यमय खजाना मिल जाएगा। अभी चल रहे आंदोलन के कारण इस समय यहाँ अधिक से अधिक लोग मौजूद हैं। बहुत समय हो गया जब किसी ने मुझे इस तरह मारने की हिम्मत नहीं की, तुम पहले हो। युवक की हथेली में आत्मिक शक्ति उभरी, वही बड़ी तलवार निकली और उसके शरीर पर एक के बाद एक सफेद रोशनी उभरने लगी। 99 साल की सफेद आत्मा की अंगूठी। जब ओल्ड जैक ने इस आत्मा की अंगूठी को देखा तो वह घबरा गया और जल्दी से किन फैंग को जल्दी से वहां से चले जाने को कहा। जब एक आत्मा गुरु से मिलता है जो आत्मा अंगूठी डालता है, तो यह पत्थर पर अंडे के प्रहार से भिन्न नहीं होता है। हो सकता है कि किन फैंग ने अचानक हमला किया हो और इस युवक ने दुश्मन को कमा का हो, लेकिन इस बार मामला अलग है। ये तो एक बेकार आत्मा की अंगूठी है जो 100 साल से भी कम पुरानी है। किन फैंग ने व्यंग्य करते हुए हथौड़ा उठाया और उसे बेतहाशा तोड़ दिया। मैदान पर सभी ने केवल एक बच्चे को देखा जो हथौड़े के हैंडल जितना भी लंबा नहीं था, एक हथौड़ा लेकर एक लगभग वयस्क युवक का पीछा करते हुए उसे तोड़ रहा था। और यद्यपि युवक के पास सहायता करने के लिए स्पिरिट रिंग की शक्ति है, लेकिन किसी कारण से स्पिरिट रिंग की शक्ति ऐसी है मानो वह कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है। क्या हुआ? इसी समय काले कपड़े पहने एक आदमी नॉटिंग कॉलेज के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। ग्रैंड मास्टर, जब नॉटिंग कॉलेज के अन्य लोगों ने इस आदमी को देखा तो सभी ने उसे सलाम किया। मास्टर, ये देहाती लोग कामकाजी छात्र होने का नाटक कर रहे थे और नॉटिंग कॉलेज में घुसपैठ करना चाहते थे। जब उन्हें पता चला तो वे इतने शर्मिंदा हुए कि उन्होंने दरबान की पिटाई कर दी। इस समय एक युवक आगे आया और बोला, तुम बकवास कर रहे हो। ये स्पष्ट रूप से वही है जो हमारे गांव से घृणा करता था, गांव के पत्रों को फाड़ दिया था और हमें भगाने के लिए दादाजी जैक तक की बात पहुंचाना चाहता था। तांग सान ने गुस्से से घूरते हुए जवाब दिया, वह ये नहीं मानता कि इतने बड़े नॉटिंग कॉलेज में कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं है। पहले रुको। आदमी ने उस पर नजर डालने के बाद किन फैंग को ठंडे स्वर में आवाज दी, जो दूरी और दरबान की तेज आवाज में उलझा हुआ था। मालिक, ऐसा नहीं है कि मैं रुकना नहीं चाहता, ये तो वह बच्चा है जो मुझे परेशान कर रहा है। इस समय युवक की नाक नीली हो गई थी, उसका चेहरा सूजा हुआ था, उसका जबड़ा उखड़ गया था और उसकी वाणी अभी भी स्पष्ट थी। अब तो मालिक भी तुम्हें नहीं बचा सकता, यह 48वां ओल्ड जैक के लिए है। किन फैंग के कोमल हाथों की नीली नसें फूट पड़ी और उस समय हवा गूंज रही थी। कच्चा URL, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.7। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 7 WTR लैब। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद है, मुझे स्टार 1 में फेंक दिया गया था। 0.07% #9 अध्याय 9 किसी को मारने का एहसास वाकई अच्छा होता है। टकराना, दरबान को बढ़िया लोहे से बने लोहे के गेट पर जोर से पटक दिया गया और पूरा व्यक्ति शर्मिंदगी की स्थिति में आ गया। विशेषकर वह चेहरा जो सुअर के सिर से कुचला हुआ था, जिसे मां भी नहीं पहचान पाई, जिससे बगल में खड़ी छोटी लड़कियां अचानक डर गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मत लड़ो, तुम मेरे चाचा हो, क्या मैं गलत नहीं हो सकता? दरबान ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पिता और माता के लिए रो रहा था। तुम ऐसे पागल को क्यों नाराज करना चाहते हो, जबकि तुम इसमें इतने अच्छे हो? लड़ना तो मुश्किल है और तुम्हारी ताकत कमाल की है। मारना बंद करो, सपना देख रहे हो, यह 49वां वार मेरे लिए है। तुमने मेरा परीक्षा पत्र फाड़ने की हिम्मत कैसे की, युवा मास्टर? बताओ कि क्या तुम्हारे पास आत्मा की शक्ति है? किन फैंग ने दोनों हाथों से हथौड़े के हैंडल को जकड़ लिया, उसके माथे पर नीली नसें उभर आईं और काले हथौड़े ने मुंह में एक अजीब सी मुस्कान के साथ गोफर की तरह दरबान का अभिवादन किया। इस समय दूसरों की नजर में किन फैंग पूरी तरह से पागल जैसा है। हालांकि वे नहीं जानते थे कि किन फैंग इस समय अभूतपूर्व आनंद का अनुभव कर रहा था। मैं जिस धरती पर रहता था, वहां कानून का शासन था और 2 महाद्वीप की यात्रा करने के बाद मुझे 6 साल से ज्यादा समय तक स्पिरिट हॉल में कई तरह के लोगों द्वारा धमकाया गया। मैंने कभी भी इतनी सीधी पिटाई का अनुभव नहीं किया जितना अब हुआ है। बस 2 शब्द, बढ़िया। अगर आप इसे दोष देना चाहते हैं तो इस बच्चे को अहंकारी होने के लिए दोष दें। अगर आप उन्हें अंदर आने देंगे तो ये खत्म हो जाएगा और आपको उन्हें रोकना होगा। रुकना। इस समय एक कर्कश आवाज सुनाई दी और काले वस्त्र पहने आदमी ने किन फैंग की ओर देखा। किसी कारण से, हालांकि वह नजर एक सामान्य दिव्य प्रकाश की तरह थी, इस समय किन फैंग को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके कार्यों को एक अकथनीय शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। आत्मसंतुष्ट मत होइए, नॉटिंग कॉलेज में हमारे मास्टर देख रहे हैं कि आप कैसे उत्पात मचाते हैं। ये देखकर कि किन फैंग की हरकतें संयमित लग रही थी, दरबान, जिसे पीट कर मार डाला गया था, अचानक से निश्चिंत हो गया। बूम! जिस समय प्रतिद्वंदी की आवाज गिरी, बड़ा हथौड़ा सीधे प्रतिद्वंदी के पेट पर जा लगा। यद्यपि हथौड़ा बहुत हल्का लग रहा था, फिर भी द्वारपाल को पहले से कई गुना अधिक बल महसूस हुआ। सभी ने देखा कि गेट हाउस सीधे नॉटिंग कॉलेज के ग्रेनाइट आर्च के शीर्ष पर टूट गया था और सोने का पानी चढ़ा हुआ टी-शर्ट की पट्टी का ऊपर लटका हुआ था। पहली नजर में यह एक लटकी हुई लाश की तरह था, खून से लथपथ। जमीन पर वहां मौजूद छात्राएं डर के मारे चीखने लगीं। क्लोक हैमरिंग। दूरी पर काले कपड़े पहने आदमी ने यह दृश्य देखा और उसकी पहले से सुस्त आंखों में रोशनी की एक किरण चमक उठी। नॉटिंग कॉलेज की स्कूल नर्सिंग टीम भी उसी समय यहां आ गई और उन्होंने एक पल में किन फैंग को घेर लिया। मास्टर जी, आप वापस आ गए। काले कपड़े पहने आदमी को अपनी ओर आते देख मूल रूप से क्रोधित स्कूल नर्सिंग टीम ने एक स्वर में उस आदमी को सलाम किया और उनकी आंखें अधिक चापलूसी भरी थीं। बड़े मास्टर, दरबान की अभी की असभ्य टिप्पणी ने न केवल हमारे पवित्र आत्मा गांव को कलंकित किया, बल्कि यह भी कहा कि बहुन मंदिर का प्रमाण झूठा है। किन फैंग एक गुस्सैल बच्चा है। बूढ़े जैक ने तांग सान को खींचा और जल्दी से काले कपड़े वाले आदमी के पास आया। गांव के मुखिया के तौर पर ओल्ड जैक को अभी भी अपनी बात पर कायम रहने का सबसे आसान तरीका पता है। वह जानता है कि उसके सामने वाले व्यक्ति को बोलने का अधिकार होना चाहिए।
अगर जियाओफेंग ने सचमुच स्कूल नर्सिंग टीम को उसे ले जाने दिया तो उसकी मौत हो सकती है। सच कहें तो ओल्ड जैक ने कभी नहीं सोचा था कि जियाओफेंग इतना शक्तिशाली होगा कि वह वास्तव में 11वें स्तर के आत्मा गुरु को हरा सकेगा। लेकिन ये भी अप्रत्यक्ष रूप से साबित करता है कि उनका पवित्र आत्मा गांव एक ड्रैगन लॉन्च करने वाला है। इसलिए इस समय ओल्ड जैक के दिमाग में एकमात्र विचार किनफैंग की रक्षा करना है, चाहे वह कितना भी महंगा क्यों न हो। तुमने हमारे नॉटिंग कॉलेज के लोगों को चोट पहुंचाई, तुम बुरे आदमी अभी भी उन्हें जाने देना चाहते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारा नॉटिंग कॉलेज एक नर्म खुरमा है और एक बिल्ली और एक कुत्ता बस से चुटकी लेंगे? स्कूल नर्सिंग टीम के अग्रणी युवा ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। चुप रहो, काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने हल्की आवाज निकाली और सभी लोग तुरंत चुप हो गए। क्या आपने अभी रैंडम क्लोक हैमर तकनीक का प्रयोग किया है? काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने किनफैंग को हल्के से देखा, लेकिन किसी कारण से किनफैंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी असलियत जान गया हो। हाँ, किनफैंग ने जवाब दिया कि मास्टर मुख्य भूमि के सिद्धांत में पहला मास्टर आसानी से दूसरे पक्ष के झूठ बता सकता है। इसीलिए आप नामांकन करना चाहते हैं? काले लबादे वाले आदमी ने किनफैंग की ओर देखा। ये जूनियर है जो स्कूल में प्रवेश करना चाहता है। मैं परीक्षा के माध्यम से प्रवेश योग्यता प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन द्वारपाल जोर देकर कहते हैं कि हमारे भवन मंदिर का प्रमाण पत्र जाली है और वह अभी भी विश्वास नहीं करता है कि मेरे पास आत्मा शक्ति है, इसलिए उसके पास इसे मौके पर साबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। किनफैंग ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, तुम बदमाश हो, तुम ही हो जिसने किसी को मारा है, फिर भी तुम चोर को पकड़ने के लिए चोर को बुलाने की हिम्मत करते हो। दूसरी तरफ दरबान के साथ ड्यूटी पर मौजूद युवक ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और ठंडे स्वर में कहा, सर क्या आप मुझे अपने स्पिरिट हॉल का प्रमाण दिखा सकते हैं? स्वामी ने युवक को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बूढ़े जैक की ओर देखने लगा। ये देखकर बूढ़े जैक ने जल्दी से सबूत वाला पिछला बैग निकाला। वह जानता था कि जियाओफेंग को बचाया जा सकता है या नहीं, यह इस मास्टर के शब्दों पर निर्भर करता है। ये बात सच साबित हुई और मैं नॉटिंग कॉलेज की ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं। ग्रैंड मास्टर ने स्पिरिट हॉल के सबूत पर ध्यान से नजर डाली और फिर ओल्ड जैक से माफी मांगी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हमने वास्तव में यहां अच्छा काम नहीं किया है। इस व्यक्ति का सामना करते हुए जो कम से कम एक आत्मा गुरु के स्तर का था और उसे माफी मांगता था, बूढ़े जैक का अहंकार बेहद संतुष्ट हो गया था। मास्टर क्या यह मामला है? स्कूल नर्सिंग टीम के कप्तान ने मास्टर से पूछा। 6 या 7 साल के बच्चे द्वारा इस तरह पीटे जाने के बाद बेहतर होगा कि मैं किसी को उसे तुरंत नीचे उतार दूं, अन्यथा उसे इस गेट पर लटकाना शर्म की बात होगी। ये नॉटिंग कॉलेज के लिए शर्म की बात है। यद्यपि गुरु का स्वर बहुत शांत था, लेकिन उसे सुनकर युवक कांप उठा। ये सुनकर और इस समय ओल्ड जैक के मूल लटकते दिल को राहत मिल सकती है। जियाओफेंग में इस गुरु के साथ उसे ठीक होना चाहिए। जियाओफेंग, जियाओसान, तुम दोनों यहाँ अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे, तुम्हें पता है देर हो रही है, दादाजी पहले वापस चले जाएंगे। बूढ़े जैक ने किनफैंग और तानसान से कहा, लेकिन दोनों शब्द थे। वास्तव में यदि यह स्वामी प्रकट न हुआ होता तो अभी अभी आया दरबान एक ठंडी लाश में बदल गया होता। इतना मतलबी व्यक्ति और ओल्ड जैक को अपमानित करने की हिम्मत, भले ही किनफैंग तानसेन को जाने दे, वह उसे सीधे मार देगा। ये देखकर कि वे दोनों इस समय बात नहीं कर रहे थे, बूढ़े जैक ने सोचा कि दोनों बच्चों को अकेले रहने की आदत नहीं है, इसलिए उसने जाने से पहले उन्हें कुछ और शब्द कहकर चेतावनी दी। चलो अंदर चलें। गुरु ने तानसान और किनफैंग को देखा और कहा, धन्यवाद शिक्षक। तानसान और किनफैंग ने बहुत विनम्रता से गुरु को धन्यवाद दिया। यदि यह मास्टर न होता तो उन्हें शर्मिंदगी के साथ गांव वापस लौटना पड़ता और शायद उनका पीछा भी किया जाता, और ये तो दूर की बात है कि वे नॉटिंग कॉलेज में इतनी सुरक्षित तरीके से प्रवेश कर पाते। हे मैं स्कूल में शिक्षक नहीं हूं, मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर आप अकादमी के नेता होंगे, है ना? जियाओसान ने अपना सिर उठाया और पूछा। मैं अकादमी का नेता भी नहीं हूं, गुरु ने बहुत धैर्यपूर्वक उत्तर देना जारी रखा। रास्ते में जियाओसान बहुत अधिक सक्रिय दिखाई दिया, जबकि किनफैंग एक अंतर्मुखी बच्चे की तरह चुपचाप पीछे पीछे चल रहा था। किनफैंग तानसान से अलग है, एक पृथ्वी यात्री के रूप में वह गुरु की पहचान बहुत अच्छी तरह से जानता है। इस समय उसका ध्यान अपने सामने दिखाई देने वाले स्टेटस बार पर अधिक था। कच्चा URL, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय WTR LAB WTR लैब। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद है, मुझे स्टार डू 1 में फेंक दिया गया था। 0.07% # 10 अध्याय 10 10 आत्मा योद्धा के लिए पदोन्नति। ये पहली बार है जब उसने कोई सिस्टम कार्य पूरा किया है और ऐसा कहा जाता है कि वहां एक रहस्यमय खजाना होगा, और इस खजाने को भी सिस्टम द्वारा बेतुका बताया गया। केवल 10वें स्तर से नीचे के लोग ही इस खजाने को पाने के पात्र हैं और यह जीवनकाल में केवल एक बार ही दिखाई देगा। इस समय स्टेटस बार में बैंगनी सुनहरे प्रकाश वाला एक बॉक्स धीरे-धीरे उत्पन्न हो रहा है और किनफैंग इंतजार नहीं कर सकता। यहाँ बच्चा क्या है? डिंग। इस समय उसके मन से एक कांपती हुई आवाज आई। उसे लगभग चक्कर आ गया। क्या बात है, यहाँ इतने सारे लोग हैं कि आप गाड़ी नहीं चला सकते। किनफैंग ने अपनी आंखें घुमाई और उसके सामने स्टेटस बार में एक छोटी चेतावनी दिखाई दी। इसका अर्थ संभवतः यह है कि यह खजाना असाधारण है, इसलिए इसे खोलने से पहले ऐसी जगह का चयन करें जहां कम लोग हों ताकि किसी की मृत्यु न हो। किनफैंग एक बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति है और जितना अधिक वह इस तरह का है, उतना ही वह पहले इस रहस्यमय खजाने को खोलना चाहता है। इस समय वह ग्रैंड मास्टर और तानसान के पीछे पीछे चल रहा था और पहले ही शिक्षण भवन में पहुंच चुका था। रास्ते में तानसान का ग्रैंड मास्टर के साथ अच्छा रिश्ता लग रहा था और दोनों पूरे रास्ते गर्मजोशी से बातें करते रहे, मानो तानसान ग्रैंड मास्टर को अपना शिक्षक बनाने की योजना बना रहा हो। किनफैंग को इसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं हुआ। यद्यपि मास्टर डोलुओ सिद्धांत में पहला व्यक्ति है, वह किनफैंग के पास अब एक प्रणाली है और मास्टर को मार्गदर्शन करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत वह अभी भी घटिया विकास के लिए सिस्टम पर निर्भर रहना पसंद करते हैं। सामने की ओर नॉटिंग कॉलेज का शैक्षणिक मामलों का कार्यालय है। मैंने गुरु को केवल किनफैंग और तानसान से बात करते देखा, बल्कि पीछे किनफैंग से अधिक बात करते देखा। नॉटिंग कॉलेज में नए छात्रों का प्रवेश शैक्षणिक मामलों के कार्यालय के एकीकृत प्रबंधन के अंतर्गत होता है, जो मुख्य शिक्षण भवन की पहली मंजिल पर स्थित है। अंदर एक अध्यापक जो लगभग 60 वर्ष के थे, नए विद्यार्थियों के स्वागत का प्रभार संभाल रहे थे तथा उनके बगल में 20 और 30 वर्ष की आयु के 2 युवा अध्यापक बैठे थे। निदेशक सु, ये दोनों बच्चे पवित्र आत्मा गांव द्वारा भेजे गए कामकाजी छात्र हैं, कृपया पंजीकरण में मदद करें। स्वामी ने स्वयं उन दोनों के लिए एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए और फिर उसे बूढ़े व्यक्ति को सौंप दिया। दुर्लभ अतिथि, आप यहाँ क्यों हैं गुरुजी? बूढ़े व्यक्ति ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा। हालांकि यह मास्टर उनके स्कूल में रहता है, लेकिन वो शिक्षण भवन में शायद ही कभी दिखाई देता है। शैक्षणिक मामलों के कार्यालय की तो बात ही छोड़िए। नहीं, मुझे अभी भी कुछ काम करना है। जियाओसान और जियाओफेंग, आप दोनों यहाँ पंजीकृत हैं, वे आपको सब कुछ बता देंगे, मैं आपको बाद में ढूंढ लूंगा। स्वामी ने अपना सिर हल्का सा हिलाया और फिर अकेले चले गए। ठीक है, अलविदा गुरुजी, तानसान ने आदरपूर्वक गुरु से कहा। किनफैंग ने भी बहुत विनम्रता से गुरु को हाथ हिलाया। युवक, तुम उसे शिक्षक कहते हो, लेकिन वह हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं है। शिक्षक सु को तानसान द्वारा उन्हें ग्रैंड मास्टर कहे जाने में बहुत रुचि थी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। दूसरी ओर किनफैंग ने पहले पंजीकरण कराया। वह ऐसी जगह ढूंढना चाहता था जहां कोई न हो ताकि खजाने को खत्म करने के बाद उसे खोला जा सके। वास्तव में किनफैंग समझ सकता है कि वे मास्टर को नीची नजर से देखते हैं। आखिरकार डोलुओ महाद्वीप की ताकत का सम्मान किया जाता है और मास्टर इतने सालों तक 29वें स्तर को तोड़ने और 30वें स्तर में प्रवेश करने में सक्षम नहीं है। यदि यह एक साधारण व्यक्ति है तो वह उसका बहुत सम्मान कर सकता है। ये सिर्फ एक प्रतिभा है जो नहीं की जा सकती। वे ऐसे व्यक्ति का सम्मान कैसे कर सकते हैं? हालांकि ये लोग हमेशा से ही दूरदर्शी रहे हैं। मास्टर ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स परिवार से है, जो डोलुओ महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक है। ऐसे परिवार के प्रत्यक्ष वंशज जितने बुरे कैसे हो सकते हैं? प्रतिद्वंदी सिर्फ इसलिए है क्योंकि मार्शल स्पिरिट के मजबूत होने की प्रक्रिया में कोई समस्या है। जब तक शरीर में शक्ति उत्तेजित होती है, तब तक यह एक वास्तविक परिवर्तन प्राप्त करेगा और ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस रेक्स की सर्वोच्च दिव्य नस्ल सुनहरा पवित्र ड्रैगन बन जाएगा।
हालांकि दुनिया हमेशा इतनी यथार्थवादी रही है कि अगर आप असफल हो जाते हैं तो हर कोई आपको मजाक के रूप में देखेगा। छोटे सैन, मैं पहले शौचालय जाऊंगा, तुम पहले शयन कक्ष में जाओ। उद्धरण चिन्ह। किन फैंग ने तानसान से एक कदम पहले पंजीकरण पूरा किया और फिर जल्दी से बाहर निकल गया। भाई फैंग, क्या आप जानते हैं कि मैं उस शयन कक्ष में हूं? किन फैंग को बाहर भागते देख तानसान उसे रोकना चाहता था, लेकिन किन फैंग गायब हो गया। वह बच्चा सचमुच बहुत घुंघराले बालों वाला है, चिंता मत करो, तुम सब मिलकर काम करने वाले छात्र हो। 30 वर्ष के युवा शिक्षक ने हल्के से कहा। यह शब्द सुनकर तानसान ने राहत की सांस ली। धन्यवाद शिक्षक। इस समय तानसान ने छात्रावास काट लिया और फिर शिक्षक को धन्यवाद दिया। जाओ लड़के, डायरेक्टर सु हल्के से मुस्कुराए, ये बच्चा वाकई काफी समझदार है। डॉट 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 डॉट। स्कूल के पीछे पहाड़, यहाँ कम लोग हैं, किन फैंग ने टूटी हुई आवाज में कहा। वह अपनी मां को डांटने वाला था। आधे घंटे से अधिक समय तक किन फैंग शौचालय में छिपा रहा और जब वह छत पर भाग गया तो उसे चेतावनी दी गई कि इसे खोलना सुरक्षित नहीं है, जिससे वह क्रोधित हो गया। अंत में उन्होंने हार मान ली और अकेले ही सीधे स्कूल के पीछे वाले पहाड़ पर चले गए। उसने अप्रत्याशित रूप से पाया कि वास्तव में यहाँ एक अच्छा लॉन था और पहली नजर में वह खाली था। ये पुष्टि करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उसने फिर से बैंगनी खजाने की पेटी खोलने की कोशिश की। अगर यह जगह नहीं खुल पाती तो उसे गंभीरता से संदेह होता कि सिस्टम चाले चल रहा है। डिंग। अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी और बैंगनी खजाने की पेटी में एक छोटा सा खजाना फिर से दिखाई दिया, जिसने किन फैंग को याद दिलाया कि उसे इसे खोलने के लिए 10वें स्तर तक पहुंचने की जरूरत थी। पीट। किन फैंग ने छोटा सा बक्सा निकाला, उसे जमीन पर पटक दिया और कोसने लगा। उसे लगता है कि उसकी आईक्यू का बहुत अपमान किया गया है। ये सूट का एक स्पष्ट सेट है, केवल एक मूर्ख ही दूसरों की दया पर निर्भर होगा। कौन जानता है कि अगर उसे 10वें स्तर पर पदोन्नत किया जाता है तो क्या यह एक और छोटा बॉक्स होगा। जमीन पर बैठे हुए किन फैंग 10 मिनट तक शांत रहा, उसके माथे पर जलता हुआ गुस्सा शांत हो गया। मेजबान किन फैंग, लिंग पुरुष, उम्र 6 वर्ष, स्तर 9वां स्तर का आत्मा योद्धा। प्रथम मार्शल स्पिरिट लिया गई त्यांगांग हथौड़ा। दूसरा मार्शल स्पिरिट कोई नहीं। आत्मिक शक्ति 44,030/90,000। मैं तुम पर फिर से भरोसा करूंगा। किन फैंग ने विशेषता बार खोला और पाया कि 10वें स्तर के आत्मा योद्धा के रूप में पदोन्नत होने के लिए अभी भी उसे 46,000 से अधिक की कमी थी। उसने सोचा कि पहले पदोन्नत होना बेहतर होगा और देखना होगा कि यह कमीना बॉक्स क्या चाले चल सकता है। किन फैंग भारी सांस लेते हुए बेतहाशा भागा। डिंग। आप एक गहरी सांस लें, आत्मा मूल्य जोड़ 1000, जोड़ 1000, जोड़ 1000, डॉट 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 डॉट। 10 मिनट बाद जोड़ 100, जोड़ 100, डॉट 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 डॉट। किन फैंग को लगा कि उसके फेफड़े फट जाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रथम स्तर तक आगे बढ़ना इतना कठिन है? शेष बचे 10,000 आत्मा शक्ति बिंदुओं के साथ किन फैंग अब सांस नहीं ले सकता। अब वह सचमुच शांति और स्थिरता के साथ नमकीन मछली बनना चाहता है और किसी खजाने में जाना चाहता है। बेशक ऐसा कहने के बावजूद भी किन फैंग फिर भी नहीं रुका। इस समय व्यवस्था को कोसते हुए वह अपनी जान पर खेल गया और यहाँ तक कि उसने 2 औपचारिक त्यांगांग हथौड़ों को भी बलिदान कर दिया। ऐसा करने का केवल एक ही उद्देश्य है और वह है उसे कुछ और गहरी सांसें लेने के लिए प्रेरित करना। डिंग। 10वें स्तर के आत्मा योद्धा के रूप में पदोन्नत होने पर बधाई। किन फैंग के मन में लंबे समय से खोई हुई आवाज अंततः याद आ गई। मेजबान किन फैंग, लिंग पुरुष, उम्र 6 वर्ष, स्तर 10वां स्तर का आत्मा योद्धा। प्रथम मार्शल स्पिरिट लिया गई त्यांगांग हथौड़ा। दूसरा मार्शल स्पिरिट कोई नहीं। आत्मिक शक्ति 10/10 लाख। इस समय किन फैंग थका हुआ घास पर लेटा हुआ था। स्टेटस बार उसके सामने प्रकट हुआ और खजाने का बक्सा धीरे धीरे खुलने लगा। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 9 WTR LAB WTR लैब। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद है। मुझे स्टार 1 में फेंक दिया गया था। 0.07% #11 अध्याय 11। मुझे लगता है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। किन फैंग के दिल में उत्साह। तुरंत एक आपने जोर से मारा। देखना चाहते हैं कि इस नरक स्तर की कठिनाई के बाद किस तरह का खजाना खोला जा सकता है। विविधता कार्ड, सुदृढ़ीकरण कार्ड या एक आत्मा अंगूठी। किन फैंग ने अपनी मुट्ठियां रगड़ी और छोटे खजाने की पेटी को गौर से देखा। हो खजाने का बक्सा धीरे धीरे ऊपर उठाया गया और एक चमकदार सुनहरी रोशनी पड़ने के बाद केंचुए जैसा एक छोटा कीड़ा धीरे धीरे अपने शरीर को फेंकते हुए बक्से से बाहर निकला। क्या। किन फैंग की अभिव्यक्ति कैटन की तस्वीर की तरह है, पहले हैरान फिर आश्चर्यचकित और अंत में गुस्सा। तुम्हारी मामिया, इतनी मेहनत करने के बाद भी यह एक कीड़ा निकला। क्या तुम मजाक कर रही हो। किन फैंग के दाहिने हाथ में काला हथौड़ा और अधिक फूल गया, मानो वह भागने वाला हो। सिस्कार। छोटा कीड़ा किन फैंग के हाथ पर रेंगता हुआ आया, लेकिन उसने एक या दो नुकीले दांत भी दिखाए और बिना किसी चेतावनी के उसके बाएं हाथ पर एक बड़ा सा काट लिया। एक पल में खून की धार बह निकली और किन फैंग के पूरे शरीर में बिजली का झटका लगा। डंक। अंत में किन फैंग, जो चरम तक दबा हुआ था, पूरी तरह से फट गया। मैंने देखा कि उसने गुस्से से अपना हाथ पटक दिया और केंचुए जैसा कीड़ा एक पल में दूर फेंक दिया गया। हथौड़े एक एक करके गिरे और एक भयानक गुरुत्वाकर्षण के साथ 2 मीटर का त्यांगांग हथौड़ा पूरी तरह से प्रकट हुआ। लिया गई त्यांगांग हथौड़ा पकड़े हुए उसने धीरे धीरे जमीन पर रेंगते हुए छोटे कीड़ों को ठंडी निगाह से देखा और उसके दिल में गुस्सा एक उफनती नदी की तरह बह निकला। मुझसे झूठ बोलना ठीक है और तुमने मुझे काटने की हिम्मत की। चाचा इसे सहन नहीं कर सकते, चाची इसे सहन नहीं कर सकती, तुम मुझे मौत दो। किन फैंग की भुजाओं में नीली नसें फट गईं और लिया गई त्यांगांग हथौड़ा उन्मत्तता से नीचे गिर पड़ा। एक धमाके के साथ कीड़े पर केंद्रित आधा मीटर का दायरा अचानक टूट गया। इस बार किन फैंग वास्तव में गुस्से में था। हालांकि सिस्टम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, फिर भी किन फैंग ने दूसरे पक्ष को सैकड़ों बार बधाई दी। सब कुछ शांत हो गया। किन फैंग ने हथौड़ा उठाया। क्या बाघ वास्तव में सोचता है कि वह एक बीमार बिल्ली है अगर वह अपनी शक्ति नहीं दिखाता है। हो। किन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा और अचानक पाया कि इस समय हथौड़े पर कुछ हिल रहा था। मैं पूछता हूं, तुम अभी भी क्यों प्रेतवादित हो। किन फैंग ने हथौड़ा उठाया और उसे फिर से पटक दिया। उसे अब इस बात पर यकीन नहीं होता, आज भी वह अपने शरीर पर रेंगने वाले एक निम्न स्तर के कीड़े को संभाल नहीं पाता। इस तरह केवल 1 मिनट में मूल रूप से समतल लॉन क्षेत्र को किन फैंग ने अचानक ज्वालामुखी के तल पर गड्ढों से भरे गर्म पानी के झरने वाले क्षेत्र में बदल दिया। डिंग। दूसरी मार्शल आत्मा का सम्मेलन पूरा हो गया है। तोड़फोड़ के समय किन फैंग के दिमाग में अचानक एक संकेत आया। इसके तुरंत बाद विशेषता स्थिति पट्टी स्वतः ही उसके सामने प्रकट हो गई। मेजबान किन फैंग, लिंग पुरुष, उम्र 6 वर्ष, स्तर 10वां स्तर का आत्मा योद्धा। प्रथम मार्शल स्पिरिट लिया गई त्यांगांग हथौड़ा। दूसरा मार्शल स्पिरिट देव स्तरीय जानवर मार्शल स्पिरिट। आत्मिक शक्ति 1280/10 लाख। डॉट 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 डॉट। वॉर्फा। किन फैंग एक मूर्ति की तरह उसी जगह पर स्तब्ध था। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा जिस बग का उसने अभी पीछा किया था और उसे मार दिया था, वह तुरंत उसके बाएं हाथ में दिखाई दिया और किन फैंग इसे हिला नहीं सका क्योंकि बग वास्तव में उसके साथ एकीकृत था। किन फैंग का पूरा शरीर तुरंत ही भयभीत हो गया और उसके पीछे एक हताश करने वाली गड़गड़ाहट चमक उठी। नहीं, यह एक सपना होगा। दूसरा मार्शल आत्मा कौन सा बग है। किन फैंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपने माथे को जोर से थपथपाया। फिर उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह काला और बदसूरत छोटा कीड़ा उसकी हथेली में खुशी से रेंग रहा था। किन फैंग गुस्से में रोने वाला था। उसने जबरन आत्मा शक्ति को प्रेरित किया और इस मार्शल आत्मा की क्षमता का परीक्षण करना चाहता था। अगर यह वास्तव में एक देव स्तर का जानवर मार्शल आत्मा है तो ये कम से कम 2 मीटर के त्यांगांग हथौड़े की तरह जाग सकता है ना। हालांकि वह जो भी करता है, ये काला और बदसूरत कीड़ा बस उसकी हथेली पर रेंग रहा था। क्या यह एक बग है या एक देव स्तर का जानवर मार्शल आत्मा है। मुझे डर है कि यह एक न्यूरोबीस मार्शल आत्मा नहीं है। किन फैंग ने अपने माथे पर जोर से थप्पड़ मारा और लगभग सांस फूलने लगी। उसका बायां हाथ वाकई बेकार था।
वह निराश होकर वापस चल रहा था। अचानक दूर से एक तेज आवाज सुनाई दी। कुछ सांस लेने के बाद मैंने देखा कि एक युवा लड़का जो एक कुलीन बेटे और भाई की तरह लग रहा था, अपने दो छोटे भाइयों के साथ यहाँ आया था और किन फैंग के पास से गुजरा। बॉस, हमारा घर तबाह हो गया। हालांकि इस समय एक बहुत ही हैरान करने वाली आवाज आई। क्या? बीच में वर्दी पहने एक थोड़ा मोटा लड़का अविश्वास से खड़ा उठा। कल तो उन्होंने इसका ठीक से उपयोग किया, फिर अचानक यह ऐसा क्यों हो गया? सभी जानते हैं कि यह क्षेत्र उनके कुलीन बच्चों का निजी क्षेत्र है और किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। इस समय किन फैंग, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, को लोग घूर रहे थे। छोटे लड़के, क्या तुमने ये किया? एक पतला किशोर किन फैंग के पीछे दौड़ा और सीधे किन फैंग को लात मार दी। वास्तव में कुलीन पुरुष छात्र भी जानता था कि एक 6-7 साल का बिगड़ल बच्चा निश्चित रूप से इसे इस तरह नष्ट नहीं कर पाएगा। इस छोटे से बच्चे का तो जिक्र ही न करें, भले ही वे 3 लोगों का समूह हो, इस जगह को तहस-नहस करने में 1 या 2 दिन लग जाएंगे। लेकिन चूंकि यह छोटा बच्चा यहाँ है, इसलिए उन्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी को ढूंढना होगा। दूसरे पक्ष की गरीब और कटी सूरत देखकर लगता है कि वह वैसे भी एक गरीब परिवार का बच्चा है। अगर आप कुछ सोने के सिक्के खो देते हैं तो दूसरे पक्ष के परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। इस समय किन फैंग उदास चेहरे के साथ अपना सिर नीचे करके जमीन पर चल रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई दौड़कर आएगा और सीधे उसके पीछे से उसे लात मारेगा और एक कुत्ते द्वारा उसे लगभग कीचड़ में फेंक दिया जाएगा। पीट, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? किन फैंग ने पलट कर देखा, पूरा व्यक्ति गुस्से से भरा हुआ था। वह इतना बड़ा है कि कोई भी उसे पीछे से लात मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। ओहो बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? किन फैंग की बर्फीली निगाहों को अपनी ओर देखकर इस पुरुष छात्र के दिल में किसी तरह डर की भावना पैदा हो गई। लेकिन वह तुरंत निश्चिंत हो गया। ये बच्चा अधिक से अधिक 7 साल का है। 7 साल के बच्चे में इतना डरावना क्या है? जियोलिंग, क्या बात है? दूर से वह हट्टा-कट्टा युवक इस ओर चला आ रहा था और दूसरे की आंखों में हल्की सी हत्यारी निगाह थी। बॉस, मुझे संदेह है कि इस बच्चे ने हमारा लॉन बनाया है। पुरुष छात्र ने कहा। ओह, बॉस के नाम से जाने जाने वाले युवक ने किन फैंग को ठंडी नजर से देखा। मास्टर ने ऐसा किया तो क्या हुआ? किन फैंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। बेटे, तुमने सचमुच एक भालू का दिल और एक तेंदुए की आंखें खाली हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने ये कौन है? जियाओलिंग नाम के पुरुष छात्र ने अपने बगल में बैठे हट्टे-कट्टे युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी आंखें अभी भी प्रशंसा से भरी हुई थी। वह कौन है जो मेरी बकवास कर रहा है? मेरे स्वामी, मेरे मन में हमेशा से एक स्पष्ट शिकायत रही है। आपने अभी-अभी मुझे लात मारी है, लेकिन अब यहाँ आइए स्वामी, मैं आपको थोड़ा और दे सकता हूँ। किन फैंग ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी मध्यमा उंगलियों को थोड़ा सा हिलाया, जैसे कि किसी कुत्ते को बुला रहे हों। इतनी तुच्छ और उत्तेजक कार्रवाई देखकर वह पुरुष छात्र अभी भी खुद को रोक सकता है। उसने अपने बगल में खड़े हट्टे-कट्टे लड़के की ओर देखा। लड़के ने थोड़ा सा हिलाया तो छात्र ने तुरंत अपनी लड़ाकू भावना दिखाई और गुस्से में आगे बढ़ गया। कच्चा यूआरएल, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 10 WTR LAB WTR लैब। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद है। मुझे स्टार डू 1 में फेंक दिया गया था। 0.07% #12 अध्याय 12 2 यितियान गैंग हथौड़े से लोगों को कुचलना। निश्चय ही वह एक अच्छा कुत्ता है। वह सचमुच आज्ञाकारी है। पास आए पुरुष छात्र को देखकर किन फैंग अजीब तरह से मुस्कुराया। पृथ्वी पर 5 विषयों वाले एक युवा के रूप में ये बच्चे जिनके होठों पर बाल नहीं उगे हैं, वास्तव में उनके विरोधी नहीं हैं। चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मुझे दोष मत दो। पुरुष छात्र की आंखें उदास थीं और पूरा शरीर एक पल में उछल पड़ा। यो हो, एक फुर्तीली उड़ान आत्मा। किन फैंग हंसने से नहीं डरता था। ठीक उसी समय जब छात्र को आश्चर्य हुआ, मूलतः उज्ज्वल आकाश ने तुरंत उसके सिर को अंधकार से ढक दिया। यह एक बड़ी काली गदा है। आत्मिक शक्ति के प्रवेश के बाद हथौड़ा जोर से छात्र की ओर गिरा। भले ही आप एक उड़ने वाले जानवर मार्शल आत्मा हैं, फिर भी आपको उड़ने में सक्षम होना चाहिए। किन फैंग ने हथौड़ा उठाया और उसे जोर से पटक दिया। ऐसा लगा जैसे चावल के केक को पीट रहे हों। एक जंगली पिटाई के बाद किन फैंग को अंततः बेहतर महसूस हुआ। यकीनन व्यवस्था द्वारा तंग किए जाने के बाद दिल को संतुलित करने के लिए लोगों को पीटना बेहतर है। किन फैंग ने पुरुष छात्र पर एक मरे हुए कुत्ते की तरह कदम रखा और फिर एक गोली चला दी। दुबले पतले छात्र को मोटे ताजे लड़के के सामने अचानक लात मारी गई और उसके पेट पर इतनी तेज लात मारी गई कि वह दर्द से लगभग बेहोश हो गया। मैंने तुम्हें इसलिए पीटा क्योंकि तुम अभी असभ्य थे। आखिरी लात तब मारी थी जब तुमने युवा मास्टर को लात मारी थी। युवा मास्टर ने तुम्हें लात वापस कर दी थी। मैं किन फैंग हमेशा से स्पष्ट शिकायतें रखता रहा हूं। किन फैंग ने आधे मरे हुए पुरुष छात्र को देखा, उसके सिर के पीछे से उसे गले लगाया, एक छोटी सी सीटी बजाई और धीरे-धीरे जाने के लिए तैयार हो गया। रुको, क्या तुम लोगों को पीटने के बाद भी चले जाना चाहते हो? हटे-कट्टे नौजवान ने ठंडी सांस ली। तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? अभी तक काफी कुछ नहीं पीटा गया। किन फैंग ने पलट कर देखा और उसके मुंह के कोने पर एक अर्धचंद्राकार आकृति उभर आई। कितना घमंडी बच्चा है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस परिवार से हो? वह मोटा लड़का कुछ मूर्ख आदमी जैसा दिख रहा था, लेकिन दूसरा पक्ष बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था। जियाओलिंग, जो पूरे समय उसका पीछा कर रहा था, एक 10वें स्तर का आत्मा योद्धा था और एक आत्मा की अंगूठी की तलाश करने वाला था। यह कहना उचित था कि उसे आत्मा योद्धाओं में सबसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन उसे इस बच्चे ने पीट-पीट कर मार डाला। नॉटिंग सिटी हेवन डू साम्राज्य का सीमावर्ती शहर था। हेवन डू साम्राज्य में शक्तिशाली लोगों की भरमार थी और कई जटिल और डरावने परिवार थे। उसके पिता ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे उन्हें भड़काएं नहीं। क्या तुम बहरे हो? क्या युवा मास्टर ने अभी नहीं कहा कि उसका नाम किन फैंग है? तुम उसे फैंगे कह सकते हो। किन फैंग ने अपना अंगूठा उठाया और खुद की ओर इशारा किया। ओह, अगर मैं तुम्हें कुछ धूप दूं तो तुम शानदार हो जाओगे। अगर तुम आज खड़े होकर बाहर निकल सकते हो तो मैं तुम्हें पूर्वज कहूंगा। किन फैंग के अभिमानी और तिरस्कारपूर्ण रवैये ने मोटे युवक को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। दूसरा पक्ष उदास दिख रहा था और उसने तुरंत अपनी मार्शल आर्ट को बुलाया। एक चमकदार सफेद रोशनी धीरे-धीरे उस मोटे लड़के के बगल से उठी। नॉटिंग सिटी में कोई भी उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता था, वह भी पैच लगे कपड़ों में 7 साल का बच्चा। दूसरे पक्ष के जर्जर वस्त्र को देखकर ऐसा लगता है कि वह किसी बड़े परिवार का बच्चा कैसे हो सकता है। वह तो एक फूस की झोपड़ी में रहने वाला कुछ सुंदर पंखों वाला तीतर ही हो सकता है। बॉस ने वास्तव में एक आत्मा की अंगूठी दिखाई। एक अन्य लड़के ने उस पुरुष चिकित्सक को एक और खींच लिया, जिसकी अभी-अभी पीट कर हत्या की गई थी। पूरे नॉटिंग अकादमी में उनका बॉस एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। आमतौर पर वह बिना आत्मा शक्ति के एक पेड़ को तोड़ सकता है। अब जब उसने एक आत्मा की अंगूठी दिखाई है तो उसे डर है कि एक चट्टान भी तोड़ी जा सकती है। वे फिर भी जल्दी से एक सुरक्षित जगह में छिप जाते हैं। बढ़िया, ये बच्चा भी इसी लायक है। जो अपमान करता है वह अपने बॉस को अपमानित करने के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं है। पूर्वज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, बस मुझे दादाजी कहो। किन फैंग ने थोड़ा सा कंधे उचकाए, फिर अपना हाथ लहराया और हथौड़ा बिना किसी चेतावनी के मोटे लड़के के चेहरे पर जा लगा। हिंसक शक्ति ने युवक को अचानक कुछ मीटर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। उस हटे-कट्टे लड़के को उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का इतना बदमाश होगा। जब वह ध्यान नहीं दे रहा था तब उन्होंने उसका अभिवादन किया। सौभाग्यवश उसने मार्शल आत्मा को बुला लिया, अन्यथा वह अपनी युद्ध शक्ति तुरंत खो देता। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ गड्ढे कैसे बनते हैं? किन फैंग बहुत ही भयावह तरीके से हंसा, जिससे लोग डर गए। और यह किसी 6 या 7 साल के बच्चे जैसा नहीं दिखता, बल्कि किसी बड़े शहर में रहने वाले उच्च पदस्थ व्यक्ति जैसा दिखता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये गड्ढे और गड्ढे कहां से आए, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके हथौड़े से नहीं टकराएगा। जब मैं 3 साल का बच्चा हूं तो मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान है। मोटे लड़के ने ठंडी आवाज में कहा, तभी उसके हाथों में लाल रंग दिखाई देने लगा। ये वास्तव में एक रक्त भेड़िया है। भयानक गति और मारक क्षमता के कारण किन फैंग बार-बार चकमा दे रहा था। हमले के इस स्तर के तहत किन फैंग क्लोक हथौड़ा तकनीक का उपयोग भी नहीं कर सकता था।
मालिक, इसे मारो, इस बच्चे को मार डालो। उसके बगल में एक युवा लड़का जो अभी भी गुस्से में था चिल्लाया और खुशी मनाई। बेटा, अगर तुम्हें क्षमता है तो मत छिपो। प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के बाद किन फैंग के शरीर की ताकत न केवल दोगुनी हो गई बल्कि गति भी कई गुना बढ़ गई। लगभग हर बार वह उस मोटे आदमी के हमले से पूरी तरह बच निकलने में सफल हो जाता है, जिससे दूसरा पक्ष बहुत क्रोधित हो जाता है। छिपना मत, अगर तुम नहीं छिपोगे तो मुझे डर है कि तुम जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाओगे और मेरी जांघों को पकड़कर रोगे और दादाजी से कहोगे कि मुझे मत मारो। किन फैंग लड़के से कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर खड़ा था और उसने मजाकिया अंदाज में कहा। उसके मुंह के कोने पर हमेशा एक शैतानी मुस्कान रहती थी, मानो वह आत्मविश्वास से भरा और चंचल हो। हे छोटे बदमाश, तुमने बॉस को जमीन पर घुटने टेकने के लिए अपने मुंह से क्या इस्तेमाल किया? दूर से मोटा लड़का घृणा से हंस रहा था। इसका इस्तेमाल करें। इस समय किन फैंग का असली काला हथौड़ा टुकड़ों में गिर गया और शीर्ष पर काले सोने और नीचे प्लेटिनम के साथ एक हथौड़ा उसके हाथ में दिखाई दिया। एक पल में उसने केवल महसूस किया कि पूरा व्यक्ति शक्ति से भरा था। त्यानई त्यांगांग हथौड़ा। हर बार जब लियांगई त्यांगांग हथौड़ा बुलाया जाता है तो किन फैंग को खून खौलने जैसा महसूस होता है। ठीक है, फिर मैं आकर तुम्हें यह हथौड़ा सिखाऊंगा। वह मोटा ताजा लड़का जाने ही वाला था कि अचानक उसने पाया कि वहां एक असाधारण रूप से भयावह शक्ति थी जिसने उसे मृत कर दिया था। चाहे उन्होंने कितना भी संघर्ष किया, वे आधा अंक भी आगे नहीं बढ़ सके। तभी उसे बड़ा पागलपन महसूस हुआ। हट्टा कट्टा लड़का बहुत संघर्ष कर रहा था, उसके शरीर की नसें फूल गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस समय उसका हृदय राख हो गया था। यदि यह हथौड़ा गिर पड़ा तो वह अवश्य मर जाएगा। बूम! एक भारी आवाज आई और हिंसक परिणाम तूफान में बदल गया। उस मोटे लड़के के कपड़े एक पल में फट गए और यहां तक कि उसके बाल भी सीधे हो गए। गोलुम, उस बलिष्ठ युवा योद्धा की भावना धीरे-धीरे लुप्त हो गई। उसने मुंह में लार निगली, लगभग पेशाब करने लगा। हथौड़ा अभी भी उसके पास था और उसके पास पहले से ही ऐसी भयानक शक्ति थी। अगर वह उसका अभिवादन करता तो वह मांस के दो टुकड़े बन जाता, है ना? किशोर ने अनुमान लगाया कि उसके सामने किन फैंग अपनी पहचान छुपा रहा होगा या दूसरे पक्ष की पहचान रहस्यमय है, जिसे कहना बहुत भयानक है। आखिर एक देहाती आदमी एक पैच वाली शीर्ष लग्जरी कार चला सकता है और वह भी बहुत सारा पैसा खर्च करके। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? या तो पहाड़ी व्यक्ति की पहचान नकली है या फिर दूसरे पक्ष के पीछे कोई भयानक शक्ति है। स्तब्ध बॉस को देखते हुए दूरी में दो छोटे भाई भी इस समय किन फैंग को एक भूत की तरह देख रहे हैं और खुद से पूछने में मदद नहीं कर सकते हैं, क्या ये लड़का वास्तव में केवल 6 साल का है? चुपचाप मैंने देखा कि किन फैंग भारी कदमों से उस मोटे लड़के की ओर बढ़ रहा था। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA को की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह लैब.com 1.5.7। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 11 WTR LAB WTR लैब। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद है। मुझे स्टार डू 1 में फेंक दिया गया था। 0.07% #13 अध्याय 13 ज़ियाओबू से लड़ाई। क्या तुम्हें पता चला कि जमीन पर इतने सारे गड्ढे कैसे हैं? किन फैंग ने हथौड़ा वापस ले लिया और डरपोक लड़के को चंचल नजर से देखा। मैं जानता हूं, मुझे पता है। उस हटे कट्टे युवक की आवाज कांप रही थी और चेहरे पर कायरता का भाव था। वास्तव में इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हथौड़े से सिर्फ आधा मीटर की दूरी पर था। उसने अपने चारों ओर धंसी हुई जमीन को स्पष्ट रूप से महसूस किया। यदि यह हथौड़ा उस पर लग जाता है तो अनुमान है कि अगले वर्ष उसके पिता को उसके लिए पीला कागज जलाना पड़ेगा। तो अब आप मुझे क्या कहकर बुलाएं? किन फैंग ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए उस मोटे लड़के को देखा। मास्टर फैंग, किशोर ने लगभग अपनी आदत के अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त कर ही दी। इस समय किन फैंग की नजर दूरी पर मौजूद दो छोटे भाइयों पर पड़ी। छोटा भाई जो अभी भी स्वस्थ था तुरंत किन फैंग पर चिल्लाया। हाँ, तुम काफी होशियार हो, इस बार मैं तुम्हें पहले जाने दूंगा। किन फैंग का मुंह थोड़ा ऊपर उठा, फिर उसने बहुत आराम से अपने हाथ सिर के पीछे रखे एक खुशनुमा छोटा सा गाना गुनगुनाया और चला गया। उसके जाने के बाद तीनों ने राहत की सांस ली, खासकर हटे कट्टे किशोर की पूरी पीठ भीग गई है। जब किन फैंग अभी उसके पास पहुंचा तो वहां एक अजीब सा दबाव था जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। इस बार तबाही के बाद उसके जीवन का बाकी हिस्सा इस समय उसके दिल में गुप्त रूप से घटित हुआ। अगर भविष्य में उसका सामना इस शैतान से होता है तो उसे इससे दूर रहना चाहिए। ... किशे, वह कहाँ है? किन फैंग को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वे लोग क्या सोचते हैं। इस समय वह अकादमी में आया था और छात्रावास की इमारत में आगे पीछे किशे को खोज रहा था। कुछ पूछताछ के बाद किन फैंग को अंततः स्थान मिल गया। ये पूरे शिक्षण भवन की सबसे ऊंची मंजिल पर सबसे दूरस्थ स्थान पर स्थित एक बड़ा शयनकक्ष निकला। निश्चित रूप से कामकाजी छात्रों के पास कोई मानवाधिकार नहीं है और वे सबसे दूरदराज के स्थानों पर रहते हैं। मैंने केवल किन फैंग को सीधे बेडरूम में चलते देखा और इस समय ज़ियाओसान बिस्तर को धक्का दे रहा था और एक बहुत ही नाजुक छोटी लोली पर्यवेक्षक की तरह देख रही थी। यदि आपने सही अनुमान लगाया है तो छात्रावास प्रमुख की लड़ाई खत्म हो गई है। ये सिर्फ इतना हुआ कि किन फैंग बॉस के लिए इस लड़ाई में भाग लेना भी नहीं चाहता था। जब दूसरे लोग दूसरे लोगों के प्यार के बारे में बात करते हैं तो वह सिस्टम के माध्यम से विकसित होता है और दोनों अप्रासंगिक हैं। आप कौन हैं? किन फैंग को सीटी बजाते और धीरे-धीरे चलते देख एक 11-12 साल के लड़के ने किन फैंग को रोक लिया। दूसरा पक्ष वांग शिंग है जो इस समय क्यूशे का तीसरा बच्चा है। बहन शियाओबू और तानसान व्यस्त थे, इसलिए जब कोई आता तो वह स्वाभाविक रूप से उसे संभाल लेता। भाई फैंग, इस समय तानसान जो पीछे थी ने किन फैंग को अंदर आते देखा और खुशी के भाव से किन फैंग को आवाज लगाई। किन फैंग 2 घंटे से अधिक समय से गायब था जिससे तानसान चिंतित हो गया। वह वास्तव में डर गया था कि किन फैंग को कोई जगह नहीं मिलेगी और अगर वह अपना रास्ता खो देगा तो ये परेशानी होगी। भाई फैंग, वांग शिंग थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और फिर हर कोई एक ही जगह पर सीधे खड़ा हो गया, एक सैन्य परेड की तरह किन फैंग को नमस्ते चिल्लाया। दूसरी पार्टी वह है जिसे तानसान भाई कहता है, क्या इससे बुरा कुछ हो सकता है? आप लोग पूरी तरह तैयार हैं? किन फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भाई फैंग, मूलतः शिक्षक ने हम दोनों को ढकने के लिए इस बड़ी रजाई को मांगा था, लेकिन तानसान ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर पकड़ लिया। अभी जब किन फैंग दूर था तो ज़ियाओबू पर जबरन कब्जा कर लिया गया था। मैं खुद को रोक नहीं सकता, कोई बात नहीं, मैं किसी को ढूंढ लूंगा जो इससे निपट सके। किन फैंग ने कंधे उठाकर कहा। इससे पहले उपन्यास पढ़ते समय किन फैंग को लगा कि दोनों वाकई एक दूसरे के लिए अच्छे जोड़े हैं। हालांकि वह इस समय एक ट्रांसमिग्रेटर था, फिर भी वह दोनों के बीच के रिश्ते का सम्मान करता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे दोनों को अलग करने के लिए कुछ नहीं करेंगे। क्या आप वही भाई फैंग हैं जिसका जिक्र ज़ियाओसान ने किया था जिसने मुझसे रजाई छीन ली थी? हालांकि यद्यपि किन फैंग का उकसाने का इरादा नहीं था, फिर भी ज़ियाओबू उदास नजर से चला गया। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसमें बारूद की गंध आ रही है। पकड़ो, मेरा यह मतलब नहीं है, मैं सोने के लिए जगह ढूंढ सकता हूं। किन फैंग ने अपने हाथ फैलाए और कहा, नहीं, मेरा छोटा सा डांस कोई बदमाशी नहीं है, चलो द्वंद्व युद्ध करते हैं, जो जीतेगा वह मालकिन को उसके साथ सोने देगा। ज़ियाओबू ने बाइनेन की छोटी मुट्ठी उठाई और किन फैंग से ठंडे स्वर में कहा, इसमें रुचि नहीं है। किन फैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसके बगल में बिस्तर पर लेट गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की? तुम्हें क्या लगता है कि किशे के क्या नियम हैं? ये देखकर कि किन फैंग इतना उदासीन था, ज़ियाओबू इतना क्रोधित था कि उसके खरगोश के कान इतने गुस्से में थे। वांग शिंग, जिसे ज़ियाओबू घूर रहा था, असहाय होकर खड़ा हो गया। जनरल, किशे के नियमों के अनुसार जो भी आता है उसे अपनी ताकत दिखानी चाहिए और किशे में अपनी ताकत का सम्मान करना चाहिए। वांग शिंग ने किन फैंग को देखा और कहा जैसे वह फंस गया था। तुम सचमुच मुझसे लड़ना चाहते हो? किन फैंग ने ज़ियाओबू को देखा, वह वास्तव में तीसरे भाई की पत्नी को नष्ट नहीं करना चाहता था। किशे में ताकत के साथ बोलो। ज़ियाओबू ने किन फैंग को उकसाने के लिए अपनी छोटी मुट्ठी उठाई। किन फैंग ने तानसान की दिशा में देखा, तानसान इस समय असहाय था। ठीक है, चूंकि तुम मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करने जा रहे हो तो चलो। किन फैंग बिस्तर से उठे और फिर ज़ियाओबू के सामने खड़े हो गए।
इस समय वांग शिंग और अन्य सभी पीछे हट गए। इससे पहले कि जियोबू और तान सेन इतनी जोर से लड़ रहे थे, अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तान सेन भाई फैंग कहेगा। अब वे बस प्रार्थना करते हैं कि बिस्तर का फ्रेम टूट न जाए। जो है सामने रखो। जियोबू आगे बढ़ा और तुरंत किन फैंग से उलझ गया। किन फैंग ने सीधे जियाओबू को मुक्का मारा। इस मुक्के में आत्मिक शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जियोबू को कई मीटर पीछे धकेल दिया गया। जियो, तीसरे भाई, ये भाई फैंग और जियोबू, क्या आपको लगता है कि इनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है? वांग शिंग और अन्य लोग तानसान के पास आए और धीमी आवाज में तानसान से पूछा। उन्हें डर था कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए जियाओबू उन्हें पीट देगा। अभी उन्हें जियाओबू के स्वभाव के बारे में सब कुछ पता चल गया था। भाई फैंग मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जियाओबू को गति में बढ़त है, इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन जीतेगा। तानसान ने उससे बात की। दोनों में से कौन बेहतर था, इस बारे में तानसान को वास्तव में अपने दिल में कोई विचार नहीं था। किन फैंग इतना रहस्यमय है, एक अथाह ब्लैक होल की तरह, यहाँ तक कि उसके जैसा यात्री भी इसके आर पार नहीं देख सकता। अरे, क्या भाई फैंग इतना ताकतवर है? वांग शिंग और कई अन्य लोगों ने गहरी सांस ली। यहाँ तक कि तानसान ने भी इस शब्द का इस्तेमाल बहुत आगे तक किया, ये देखने के लिए पर्याप्त था कि भाई फैंग नामक के आदमी कितना भयानक था। हे, तुम मुझे नहीं मार सकते। दोनों पक्षों के बीच लगभग 2 मिनट तक लड़ाई हुई और जियाओबू ने चिढ़ाने के लिए किन फैंग की ओर मुंह बनाया। लड़ाई के कुछ मिनटों में किन फैंग की चालें जबरदस्त थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी जियोबू के बालों को नहीं छुआ। जियोबू को देखते हुए जिसने चेहरा बनाया, किन फैंग के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया और पूरे व्यक्ति का रवैया एक पल में नाटकीय रूप से बदल गया। एक पल के लिए बिजली चमकी और पूरा व्यक्ति अपनी जगह से गायब हो गया और फिर एक भूत की तरह जियोबू के पीछे प्रकट हुआ। ध्यान से, तानसेन की जिजी दानव आंखें चरम पर थीं और तभी वह मुश्किल से किन फैंग का रास्ता देख पाया। क्या अचानक जियाओबू के पीछे हवा का एक झोंका आया और एक भयानक आभा उसकी ओर फैल गई। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 12 WTR लैब। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद है, मुझे स्टार 1 में फेंक दिया गया था। 0.07% #14 अध्याय 14 भाई फैंग को पुरुष पसंद है। मानो मत आ रही हो। जियाओबू सहज रूप से बचना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर नियंत्रण से बाहर लग रहा था। झगड़ा करना। जियोबू का दिल भर गया और उसने किन फैंग की कमर को सीधे जकड़ने के लिए नर्म हड्डियों की एक चाल का इस्तेमाल किया और 1000 पर हमला करने के लिए 10,000 को नष्ट करने के विचार से किन फैंग पर हमला किया। हालांकि जब जियोबू ने किन फैंग को जकड़ लिया और उसे जोर से फेंका, तो किन फैंग को सीधे बाहर फेंक दिया गया और पूरा व्यक्ति सीधे दीवार पर छप गया। वांग शिंग और अन्य लोगों ने गहरी सांस ली। बहन बू बहुत डरावनी थी। मैं हार गया। किन फैंग ने अपने शरीर पर धूल को थपथपाया और जियाओबू से कहा जो अचंभित था। फिर उसने तानसान की ओर चंचल भाव से देखा। किन फैंग को देखते हुए तानसान के मुंह के कोने फड़क उठे। भाई फैंग, ये तो बहुत स्पष्ट है ना? अभी बिजली गिरने और भाई फैंग के धमाकेदार हथौड़े से जियोबू कम से कम गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि किन फैंग पूरी तरह से खाली था और जानबूझकर जियोबू को उसे हराने दिया। हो सकता है कि वांग शिंग और अन्य लोग अंदर की कहानी नहीं जानते हों, लेकिन वह बैंगनी दानव आंख से इसे स्पष्ट रूप से देख सकता है। भाई फैंग इतना भयभीत है कि वह वास्तव में उसे और जियाओबू को मिलाने का इरादा रखता है। क्या 6 साल का बच्चा ऐसा कर सकता है? तानसान ने किन फैंग को देखा और उसकी आंखें और भी गहरी हो गईं। क्या ये हो सकता है कि भाई फैंग महान लॉन्ग में सर्वश्रेष्ठ हैं? यदि ऐसा नहीं है, तो आप जानबूझकर जियाओबू को अपने अंदर क्यों भर रहे हैं? ये स्पष्ट था कि भाई फैंग को महिलाएं पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने जियोबू को अपने पास ही रख लिया। लेकिन अगर भाई फैंग को महिलाएं पसंद नहीं थी और वह वास्तव में ब्रोकबैक माउंटेन से नीचे आया था, तो क्या भाई फैंग को जियोबू को हराना नहीं चाहिए था और खुद को उसके साथ सोने नहीं देना चाहिए था? तानसान का दिमाग इस समय उलझन भरी पंक्तियों से भरा हुआ था, चाहे उन्हें कोई भी अर्थ क्यों न निकालना पड़े। आपका क्या मतलब है? किसी ने तानसेन की अजीबता पर ध्यान नहीं दिया। इस समय जियाओबू ने गुस्से से किन फैंग को देखा। उसकी छोटी आंखें लगभग आग की लपटों में फटने लगी। किन फैंग ने उसे जानबूझकर जाने दिया। अगर वह मूर्ख नहीं थी तो जियाओबू को ये कैसे महसूस नहीं हो सकता था? ये कुछ भी नहीं है, मैं बस लापरवाही से हार गया। किन फैंग ने बहुत दयापूर्ण भाव से कंधे उठाते हुए उत्तर दिया। फिर जैसे कि उसने जियोबू का क्रोधित चेहरा नहीं देखा, वह छात्रावास में बिस्तर के पास इत्मीनान से चली गई और इस बारे में बड़बड़ाती रही कि उसे किस बिस्तर पर सोना चाहिए। इसी समय वांग शिंग वहां आया। भाई फैंग, यह मेरी रजाई है। यह एकदम नई है, मैं इसे तुम्हें क्यों नहीं दे देता? मैं बस इसे अपने साथ समेट लूंगा। आखिरकार वांग शिंग इतने सालों से नॉटिंग कॉलेज में रेंग रहा है और वह भी कुछ चीजें जानता है। अभी की लड़ाई में हालांकि किन फैंग हार गया, फिर भी उसे प्रतिद्वंदी के हमले की विनाशकारी शक्ति याद है। अगर मुक्का उसे वांग शिंग को लगा, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि किन फैंग गुड ने टेक देगा और उसे न मरने की भीख मांगेगा। बेशक उसे ऐसे बॉस स्तर के चरित्र की चापलूसी करनी चाहिए। सच कहें तो कॉलेज में कई वर्षों से कोई भी विद्यार्थी काम नहीं कर रहा है। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वे अंदर आए, 3 आ गए और तीनों ही शीर्ष स्तर के राक्षस थे। लेकिन ये ठीक है, अतीत में उनके कामकाजी छात्रों को रईसों के बच्चों द्वारा धमकाया गया था और ये तीनों शायद स्थिति को कुछ हद तक संभालने में सक्षम हो सकते हैं। ठीक है, चूंकि तुम इतने समझदार हो, इसलिए मैं इसे तुम्हारे लिए स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसे बिना कुछ लिए स्वीकार नहीं कर सकता। यह ऐसा है जैसे मैं पहले तुम्हें क्रेडिट दूंगा और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें वापस चुका दूंगा। किन फैंग ने दरवाजे के सबसे नजदीक वाले कोने को चुना, जिसके बीच में एक बड़ा खंभा था, जो उसके दृष्टिकोण से तानसान और जियोबू के डबल बैक को अवरुद्ध कर सकता था। उनके शब्दों में, जो नजर से दूर है, वह हृदय से शुद्ध है। भाई फैंग, ये वही यूनिफॉर्म है जो कॉलेज ने अभी जारी की है। मैं इसे आपके लिए लाया हूं। तानसान नॉटिंग कॉलेज के 2 सेट कपड़े लेकर किन फैंग के बिस्तर की ओर दौड़ी और एक बोली मुस्कान के साथ बोली। नॉटिंग कॉलेज में सभी विद्यार्थियों को सामान्यतः यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है। ये बहुत अच्छा लगता है। किन फैंग ने वर्दी को छुआ, जो बनावट में नरम और गर्म में ठंडी थी। यह उच्च गुणवत्ता वाले रेशम से बना था। ऐसे बढ़िया कपड़ों से बने कपड़े आप इसे केवल तभी पहन सकते हैं जब आप स्पिरिट हॉल में हो। हाँ, तानसानजोंग ने अपना सिर हिलाया। ये सबसे अच्छे कपड़े हैं जो उन्होंने डोलू महाद्वीप आने के बाद से पहने हैं। बाहर सूर्यास्त का नजारा तिरछा था और किन फैंग के बिस्तर पर गर्म नारंगी सूर्यास्त की किरण चमक रही थी। यह एक पेंटिंग की तरह सुंदर था। यद्यपि यह स्थान सुदूर और ऊंचा है, लेकिन ये कहना होगा कि यदि आप खिड़की से बाहर देखें तो नॉटिंग कॉलेज का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। गोलुम, इस समय वांग शिंग ने अपने पेट को छुआ। ये पहले से ही रात के खाने का समय था। छोटे तीसरे भाई शियाओबू बहन फैंग भाई, क्यों ना हम साथ में डिनर पर चलें? वांग शिंग ने मुस्कुराते हुए किन फैंग और तीनों से कहा। खाना खा रहे हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। तानसान ने निराशा में अपना सिर झुका लिया। दादाजी जैकी उन्हें यहाँ लाए थे। जहां तक परिवार की बात है, उनके पास एक पैसा भी नहीं था, क्योंकि पिताजी ने शराब खरीदने के लिए पैसे ले लिए थे। ठीक है, मैं आपको आमंत्रित कर सकता हूँ। वांग शिंग ने अपनी छाती थपथपाई और कहा। हालांकि वे सभी कामकाजी छात्र हैं, वांग शिंग कई वर्षों से नॉटिंग कॉलेज में हैं और कुछ लोगों को रात के खाने पर आमंत्रित करना कोई समस्या नहीं है। भाई फैंग, आप क्या सोचते हैं? तानसान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किन फैंग की दिशा में देखा। जब कोई तुमसे पहले जाने को कहे तो तुम खाना क्यों नहीं खा लेते? मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा। किन फैंग उस समय कपड़े पहन रहा था, लेकिन उसने पाया कि कपड़े पहनना काफी जटिल था और वह कुछ समय बाद उन्हें पहन नहीं पाया। भाई फैंग, चलो तुम्हारा इंतजार करते हैं। तानसान और वांग शिंग दोनों ने किन फैंग से कहा और जियोबू ने भी सिर हिलाया। ये सुनकर कि रात के खाने का समय हो गया है, जियोबू की किन फैंग के प्रति नाराजगी एक पल में गायब हो गई। आप पहले जाइए, मैं कैफेटेरिया का रास्ता जानता हूँ। किन फैंग ने आंख मारते हुए तानसान और वांग शिंग से कहा। जियोबू ने अजीब किन फैंग को देखा, उसका चेहरा भ्रम से भरा था। वांग शिंग मूलतः इस समय शियाओबू जैसा ही है और वह ये नहीं समझ पाता कि किन फैंग का क्या मतलब है। केवल तानसान अजीब तरह से मुस्कुराया, फिर से हिलाया। तो चलो पहले चलें, भाई फैंग बाद में आना याद रखना। ऐसा कहकर तानसान ने सबसे पहले जियाओबू को बाहर निकाला।
निश्चित रूप से यह एक यात्री है और इसका मस्तिष्क औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक आसानी से उपयोग किया जा सकता है। किन फैंग ने राहत की सांस ली। जियोबू यहाँ नहीं है, वह अंततः उदारता से कपड़े उतार सकता है। हालांकि हर कोई अभी भी युवा है, खासकर जियोबू केवल 6 साल का है, लेकिन एक वयस्क दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में किन फैंग अभी भी एक छोटी लड़की के सामने स्कूल की वर्दी नहीं उतार सकता और बदल नहीं सकता। जहां तक बदलने के लिए बाथरूम जाने की बात है तो इसे बचा जा सकता है। शर्मनाक है, लेकिन वह आलसी है। जियोबू और बाकी लोगों के चले जाने के बाद किन फैंग को कपड़े पहनने में बस 1 मिनट लगा। अपने कपड़े पहनने के बाद उसने बेडरूम का दरवाजा बंद किया और धीरे-धीरे कैफेटेरिया की ओर चल दिया। इस समय तानसान और अन्य लोग पहले ही कैफेटेरिया के बाहर आ चुके थे। यह एक आलीशान इमारत थी जो बहुत भव्य दिखती थी। निश्चित रूप से नॉटिंग सिटी के स्पिरिट मास्टर्स के उद्गम स्थल नोर्डिंग एलिमेंट्री स्पिरिट मास्टर अकेडमी में एक ऐसा कैफेटेरिया भी था जो साधारण धनी लोगों के आवासों से कहीं बेहतर था। वाह, क्या हम यहीं खाना खाते हैं? ज़ियाओबू ने एक जिज्ञासु बच्चे की तरह उत्सुकता से चारों ओर देखा। हालांकि तानसेन के चेहरे पर कोई अशांति नहीं थी, लेकिन उसका दिल अशांत था। ये जानते हुए कि यह केवल एक प्राथमिक स्पिरिट मास्टर अकादमी है, कैफेटेरिया इतना शानदार है, क्या होगा अगर वह एक मध्यवर्ती अकादमी या उससे भी अधिक उन्नत अकादमी में चला जाए? अरे, क्या ये वांगशेंग का गरीब भूतों का गिरोह नहीं है? तानसान और अन्य लोग अभी भोजन कक्ष के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि उन्हें कुछ असंगत आवाजें सुनाई दी। ऊपर देखने पर पता चला कि कुछ छात्र जो कुलीन वर्ग के बेटे जैसे दिख रहे थे, दूसरी मंजिल पर उनका मजाक उड़ा रहे थे। कच्चा यूआरएल हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 13 WTR लैब। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद है, मुझे स्टार 1 में फेंक दिया गया था। 0.07% #15 अध्याय 15 अपने भाई और बहन को धमकाने की हिम्मत। आप क्या कह रहे हैं? ज़ियाओबू स्वाभाविक रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चीजों से डरता हो। किसी को उनके बारे में बात करते देखकर ज़ियाओबू खुद को रोक सकता है। युवा काम करने वाले छात्र के पास वास्तव में इतनी सुंदर छोटी लोली है। भाइयों, नीचे जाकर देखो, शायद कोई विकास योजना या कुछ और होगा। ज़ियाओबू की आवाज सुनकर ऊपर बैठे पुरुष छात्रों का ध्यान उसकी ओर गया और इन पुरुष छात्रों की आंखें एक पल में चमक उठी। इसके बाद सभी लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनके चेहरों पर चिढ़ाने वाली भावना थी, मानो उन्होंने कोई नया महाद्वीप खोज लिया हो। मैंने कहा था कि तुम बेचारे भूतों का झुंड हो और तुम अपने जीवन में खाने के लिए दूसरी मंजिल पर नहीं जा सकते। क्या बात है, क्या तुम परेशान हो छोटी बहन? वक्ता एक छात्र था जो 11 या 12 साल का लग रहा था। दूसरे पक्ष ने अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं और एक प्लेबॉय की तरह दिख रहा था और अपने चेहरे पर लोगों को नीची नजर से देख रहा था। नहीं, ये दूसरी मंजिल है, तुम वहां क्यों नहीं जा सकते? ज़ियाओबू ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और क्रोधित हो गई। हम सचमुच वहां जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। हालांकि वांगशेंग अपने दिल में गुस्से में था, वह अपनी मुट्ठी कसकर बंद करके केवल सोच सकता था। दूसरी मंजिल पर एक उच्च स्तरीय कैंटीन है जो आमतौर पर कुलीन वर्ग के लोगों के लिए है तथा ऊपर मिलने वाला सबसे सस्ता भोजन उनकी मासिक तनख्वाह है। कामकाजी छात्रों के रूप में उन्होंने वर्षों से कभी दूसरी मंजिल पर पैर नहीं रखा है तथा हमेशा पहली मंजिल पर ही खाना खाया है। हम इतने असामान्य नहीं है कि वहां जाएं। वांगशेंग की बातें सुनने के बाद जियोबू की बड़ी आंखें थोड़ी झपकी और ठंडी सांस ली। अरे, ये छोटी लोली जब बोलती है तो घमंडी लगती है। ऐसा नहीं है कि यह युवा मालिक तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। पहली मंजिल पर भी तुम केवल सबसे निचले स्तर का सुअर का खाना ही खा सकते हो। पुरुष छात्र लगातार उपहास करता रहा। ये ध्यान देने योग्य है कि सुअर का खाना अभी भी इन कामकाजी छात्रों को नीची नजर से देखता है। हमारे परिवार के सुअर अच्छी जड़ी बूटियां खाते हैं, क्या ये बेचारे भूत उन्हें खा सकते हैं? पुरुष छात्र के बगल में बैठे एक मोटे छात्र ने मुस्कुराते हुए कहा। एक क्षण में ही हॉल में हंसी की गूंज गूंज उठी। वांगशेंग धैर्यवान है। कामकाजी छात्रों को इन महान बच्चों के साथ संघर्ष करने में 1 या 2 दिन नहीं लगे हैं, लेकिन क्योंकि समय परिपक्व नहीं है, वांगशेंग और अन्य लोगों ने कभी अपना सिर नहीं घुमाया। आप मौत को दावत दे रहे हैं, ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि हम जो खाते हैं वो सुअर के भोजन जितना अच्छा नहीं है? आखिरकार जियोबू के पास वांगशेंग जैसा धैर्य नहीं था और वह तुरंत बाहर निकलकर उन दुष्पुरुष छात्रों को थप्पड़ मारना चाहती थी। आवेग मत करो। तानसान ने ज़ियाओबू को पकड़ लिया और उसे देखा। तानमेन में गुप्त नियम है, यदि आप जितना संभव हो सके उतना छिप सकते हैं, जितना संभव हो सके उतना छिपें। लेकिन यदि यह निश्चय हो जाए कि विरोधी ही शत्रु है तो उसे वज्र के द्वारा मार डालना चाहिए और उसे लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तुम इतने डर क्यों रहे हो? जियोबू ने तानसान को गुस्से से देखा। अरे, ये बुरा आदमी हिल गया है। ये छोटी सी लोली जब गुस्सा होती है तो बहुत अच्छी लगती है। अगर इसे कुछ और साल पाला जाए तो ये बहुत पतली और सुंदर हो जाएगी। मोटे पुरुष छात्र ने अभी अपनी जीभ चाटी और उसकी लाजी पूरे फर्श पर बह गई। जाओ जाओ, ये छोटी सी लोली मेरी है। उसके पीछे खड़े एक किशोर ने मोटे आदमी को लात मारी और आगे की ओर चला गया। वांगशेंग, क्यों ना हम कोई सौदा कर लें? युवक ने भगवान के नजरिए से वांगशेंग को चंचल नजरों से देखा। पीफैंग, तुम क्या चाल चल रहे हो? वांगशेंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और सावधानी से पूछा। मेरे जैसा दयालु और सरल व्यक्ति क्या चालें चल सकता है? जब तक आप हमें ये छोटी सी लोली देते हैं, ये दूसरी मंजिल का वीआईपी कार्ड आपको दिया जाएगा ताकि कार्ड को कम से कम 1 महीने तक दूसरी मंजिल पर खाया जा सके। आप देखें ये कैसा सौदा है। पीफैंग नामक के युवक घृणा से मुस्कुराया, उसकी दयनीयता से भरी आंखें सीधे ज़ियाओबू पर घूम रही थी। आप? वांगशेंग गुस्से से भर गया और दांत पीसते हुए पीफैंग की ओर इशारा किया। दूसरे पक्ष ने वास्तव में उन्हें और पूरे कामकाजी छात्रों के समूह को चीगोंगो द्वारा सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, जो कि कतई अक्षम्य है। कैसा है? नॉटिंग कॉलेज की दूसरी मंजिल पर स्थित यह कैंटीन नॉटिंग शहर के शीर्ष फूड हॉल के रूप में जानी जाती है। यह उस सुअर के भोजन से सैकड़ों गुना बेहतर है जिसे आप पहली मंजिल पर खाते थे। आप देहात के लोगों ने तो कभी नहीं खाया होगा, है ना? मैं गारंटी देता हूं कि इसे खाने के बाद आप जीवन भर इसका स्वाद याद रखेंगे। पाईफैंग को बहुत गर्व हुआ जब उसने वांगशेंग का गुस्सा देखा जो फूट पड़ा लेकिन फूट नहीं पाया और खुद को रोक नहीं सका। उसे इस एहसास का बहुत आनंद आ रहा था। हालांकि पीफैंग को यह नहीं पता था कि इस समय एक कलाई चुपचाप उठाई गई थी और जहर से ढके आस्तीन के तीर को उसके माथे पर निशाना बनाया गया था। ज़ियाओबू, जो एक कामकाजी छात्र भी था, को धमकाया गया और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया। तानसेन स्वाभाविक रूप से चुपचाप खड़े होकर नहीं देख सकता था। इस समय उसने इन लोगों को नश्वर लक्ष्यों के रूप में सूचीबद्ध किया था। यदि वे बहुत दूर जाने की हिम्मत करते तो तानसान संकोच नहीं करता। यह इतना जीवंत क्यों है? जब कोई हमें रात के खाने के लिए आमंत्रित करता है तो आपको मना करना पड़ता है। मैं वास्तव में आप लोगों को नहीं समझता। इसी समय कैफेटेरिया के बाहर से एक आवाज आई और एक छोटा बच्चा अंदर आया। भाई फैंग, ये रात के खाने के लिए एक साधारण निमंत्रण नहीं है, यह मानव रक्त उबले हुए बंस खाने हैं। वह जानबूझकर बहन ज़ियाओबू का अपमान कर रहा है। जब वांगशेंग ने किनफैंग को देखा तो उसने तुरंत उससे बात की। ओह, इस समय किनफैंग की गति अचानक बढ़ गई और अगले ही सेकंड किनफैंग के हाथ में एक सुनहरा कार्ड दिखाई दिया। अपने छोटे भाई बहन को परेशान करना, फिर मुझे अपने बड़े भाई से पूछना होगा कि क्या वह सहमत है। किनफैंग ने मुस्कुराते हुए पीफैंग को देखा। भाई और बहन, आपके भाई और बहन कौन हैं? तानसान और ज़ियाओबू दोनों ने एक स्वर में पूछा। किनफैंग ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और तानसान और ज़ियाओबू के आपस में जुड़े हाथों पर गिर पड़ा। एक पल में तानसान और ज़ियाओबू के हाथ बिजली के झटके की तरह फैल गए। फैंग, भाई फैंग, मुझे गलत मत समझो, मुझे बस डर था कि ज़ियाओबू की आवेग को ठेस पहुंचेगी, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तानसान का मुंह हरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। इस समय ज़ियाओबू का पीला चेहरा भी लाली से ढका हुआ था। किसी अज्ञात कारण से उस व्यक्ति द्वारा खींचे जाने पर उसे एक अजीब सी सुरक्षा की भावना महसूस हुई और यहां तक कि उसका हृदय भी चमत्कारिक रूप से शांत हो गया। छोटे बच्चे, तुमने भालू और तेंदुए की आंखें खाली हैं। अगर तुम श्रम और पूंजी का कार्ड लेने की हिम्मत रखते हो तो जल्दी से कार्ड ले लो। पीफैंगगांग को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक दूसरी मंजिल पर वीआईपी कार्ड गायब हो गया। जब उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो वीआईपी कार्ड पहले ही एक छोटे बच्चे के हाथ में पहुंच चुका था जो न तो जीना जानता था और न ही मरना। तड़क, किनफैंग तेजी से आगे बढ़ते हुए पीफैंग के पास पहुंचे, अपनी ऊंचाई का इशारा किया और फिर सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़े हो गए।
जब हर कोई आश्चर्यचकित था और यह समझ नहीं पा रहा था कि इस छोटे से लौकी में कौन सी दवाई बेची गई है, तभी एक जोरदार थप्पड़ ने शोरगुल वाले कैफेटेरिया को अचानक शांत कर दिया। ये वही बच्चा निकला जिसने पी फैंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा था। एक अमीर परिवार के युवा मालिक के रूप में पी फैंग के पास खुद अच्छी त्वचा और कोमल मांस है, इसलिए एक चमकदार लाल थप्पड़ का निशान एक पल में दिखाई दिया। सिस्कारी, वहां उपस्थित लगभग सभी लोगों ने गहरी सांस ली। वांग शिंग और बाकी कामकाजी छात्रों की रीढ़ की हड्डी सुन्न हो गई थी और उनकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया था। पी फैंग नॉटिंग सिटी की सुरक्षा करने वाले जनरल का बेटा है। उसकी एक प्रमुख पृष्ठभूमि है और वह न्यूयॉर्क जूनियर स्पिरिट मास्टर अकादमी में एक प्रसिद्ध प्लेबॉय है और उसकी खामियों की रिपोर्ट की जाएगी। अब किन फैंग ने वास्तव में दूसरों को सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारा है? क्या ये वही पुराना जन्मदिन सितारा नहीं है जो लंबे जीवन के लिए खुद को फांसी लगाता है? कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.7 डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 14 WTR लैब। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद है एक मुझे स्टार डू 1 में फेंक दिया गया था 0.07% #16 अध्याय 16 ठंडी चांदनी। बस इसे उपहार के रूप में दे दो। युवा मालिक को धमकी मत दो, युवा मालिक का स्वभाव बहुत खराब है। किन फैंग ने दूसरों के अत्यंत आश्चर्यचकित दिव्य प्रकाश पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक ठंडी और चंचल मुस्कान के साथ जारी रखा। पी फैंग के चेहरे को थपथपाया और ठंडे स्वर में कहा, तुम थके हुए और टेढ़े हो। पी फैंग पूरी तरह से गुस्से में था और उसने तुरंत अपनी भारी मुट्ठी उठाई और उसे किन फैंग के पेट की ओर पटक दिया। नॉटिंग जूनियर कॉलेज में, यहां तक कि पूरे नॉटिंग शहर में भी किसी ने उसे सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं की। वह इस बच्चे को मरना चाहता था। बूम, किन फैंग के हाथ में एक बड़ा काला हथौड़ा दिखाई दिया और एक साइड टू साइड फ्लिप ने सीधे पी फैंग को पलट दिया। 10वें स्तर का आत्मा योद्धा। किन फैंग द्वारा प्रदर्शित आत्मिक शक्ति को देखने के बाद कुछ महान शिष्यों ने अनजाने में 2 कदम पीछे हट लिए। उनके समूह में से कोई भी 10वें स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, यहां तक कि पी फैंग भी पिछले 2 दिनों में 10वें स्तर तक ही पहुंच पाया है। एक और जन्मजात आत्मिक शक्ति से भरा हुआ। वांग शिंग ने कुछ अविश्वासपूर्वक कहा। इससे पहले सिस्टर शियाओबू से लड़ते समय किन फैंग ने अपनी आत्मा शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था। यह पहली बार था जब वांग शिंग ने किन फैंग को इसे प्रदर्शित करते देखा था। इस वर्ष के कार्य अध्ययन छात्र सचमुच बहुत ही शानदार हैं। वांग शिंग अपने दिल में दहाड़ा, प्राथमिक स्पिरिट मास्टर अकादमी में जब तक आप 10वें स्तर तक पहुंच जाते हैं, आप किसी भी समय स्पिरिट रिंग प्राप्त करके और स्पिरिट मास्टर के रूप में पदोन्नत होकर स्नातक हो सकते हैं। ये 3 कार्य अध्ययन छात्र पूर्ण स्तर पर आए थे और वे बस एक स्पिरिट रिंग ले सकते थे और स्पिरिट मास्टर के पद पर पदोन्नत होने के लिए वापस जा सकते थे। ये केवल ईर्ष्या थी। आप कौन हैं? प्लेबॉय मूर्ख नहीं है। हथौड़े से कुचले जाने के बाद पी फैंग भी थोड़ा शांत लग रहा था। 6-7 साल की उम्र में मैं 10वीं कक्षा में पहुंच गया और ऐसा लगता है कि कामकाजी छात्रों में ऐसी कोई पहचान नहीं है। क्या ये कोई नया आया हुआ रईस हो सकता है? अगर यह कोई रईस है तो ये ड्रैगन किंग मंदिर परिवार में आई बाढ़ होगी जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। नॉटिंग जूनियर कॉलेज में कामकाजी छात्र एक समूह है और उनके कुलीन बच्चे दूसरा समूह है तथा दोनों पक्ष विरोधी हैं। हालांकि कुलीन वर्ग ने कभी भी कामकाजी छात्रों को अपना विरोधी नहीं माना क्योंकि ये लोग योग्य नहीं थे। वे सभी मुझे भाई फैंग कहते हैं, किन फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो फिर आप एक कामकाजी छात्र हैं? ये सुनकर भाई फैंग ने ठंडी आवाज में पूछा। यदि यह एक कुलीन है तो वह प्रतिद्वंद्वी के पीछे की शक्ति से डरता है। आखिरकार उसे इतनी कम उम्र में सोलवरिया के 10वें रैंक पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन अगर यह एक कामकाजी छात्र है तो वह चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह इसे तोड़ देगा और इसका गला घोंट देगा। ये सही है, किन फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। तो फिर आज तुम मर गए। पी फैंग ने अपने दांत पीस लिए, उसकी मुट्ठियों के बीच एक हरे रंग की रोशनी दिखाई दी और अगले ही सेकंड में उसके चारों ओर रंगीन काली बेलें दिखाई देने लगी। इन काली लताओं के हर दूसरे खंड में एक चांदी का छल्ला होता है। सिल्वर रिंग पॉइजन आइवी। तांग सान ने कहा। आज शिक्षक ने उसे कुछ किताबें दी। तांग सान की मार्शल आत्मा एक पौधा है, इसलिए उसने पौधे की आत्मा पर विशेष ध्यान दिया। ये चांदी के छल्ले वाला जहरीला आइवी पादप प्रकार की मार्शल आर्ट के बीच एक दुर्लभ उच्च स्तरीय मार्शल स्पिरिट है। त्वचा पर इसका संक्रमण होने से 3 सेकंड के भीतर पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो सकता है। अगर यह मांस और रक्त में प्रवेश कर जाए तो यह जहरीला हो जाएगा और कुछ ही समय में मर जाएगा। ये खरपतवार कितने शक्तिशाली हैं? किन फैंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि तांग सान उसे उत्तेजित करने जा रहा है। भाई फैंग, पीछे हटो और इस चांदी की अंगूठी वाले जहरीले आइवी को मुझसे निपटने के लिए छोड़ दो। तांग सान ने बहुत गंभीर स्वर में किन फैंग से कहा। हालांकि किन फैंग एक 11वें स्तर के आत्मा गुरु को भी दबा सकता है। तांग सान, जिसके पास एक पौधे की बेल जैसी आत्मा है, वह अच्छी तरह से जानता है कि चाहे उसकी लड़ाकू शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह केंकड़े खाने वाले भैंस की तरह होगा और उसकी ताकत का उपयोग करने के लिए कहीं नहीं होगा। और उसके रहस्यमयी ज़ेड हाथ ने इस विष को रोक दिया। साथ ही उसके वर्षों के मार्शल आर्ट अभ्यास के कारण वह अभी भी इस त्वचा शैली से निपटने में बहुत आश्वस्त है। ठीक है, अगर ऐसा है तो इससे पहले कि किन फैंग बोलना समाप्त करता, एक काली बेल जो लंबे समय से छिपी हुई थी, बिना किसी चेतावनी के किन फैंग के शरीर में घुस गई। शीतल चांदनी। किन फैंग की मुस्कान जम गई और उसे केवल घाव का चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर सूख गया था और उसका पूरा शरीर कमजोर हो गया था। भाई फैंग, तांग सान चिंतित था और उसने खुद को उजागर करने की भी जहमत नहीं उठाई, इसलिए वह किन फैंग के एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर टैप करने में मदद करने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा और सबसे पहले विषाक्त पदार्थों के प्रसार को रोकना चाहता था। हालांकि जब तांग सान ने किन फैंग के पैर उठाए तो मूल रूप से सफेद पैर काले हो गए और उनमें सड़ान की गंध थी जो बहुत अप्रिय थी। इस बार तो सब ठीक है। किन फैंग ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ तांग सान का समर्थन किया। वास्तव में उसके खिलाफ एक 12 वर्षीय बच्चे द्वारा साजिश रची गई थी। उसका बुरा चेहरा। मुझे मेरी चांदी की अंगूठी के जहर से गोली मार दी गई है और यह 1 मिनट से भी कम समय में बहुत शांतिपूर्ण हो जाएगा। आप लोगों को उसके परिवार को अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए सूचित करना चाहिए। इस युवा मास्टर की आत्मा अब नहीं रही, जैसे ही यह बाहर आएगी लोग मर जाएंगे। पी फैंग के मुंह के कोने हल्के से उठे हुए थे और उसकी आंखें भयावह रंगों से भरी हुई थी। छोटी चमड़ी वाले मवेशियों का समूह। पीशाओ शक्तिशाली है। ... बहुत से लोगों ने कभी पाई फैंग की आत्मा को नहीं देखा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पाई शाओ की आत्मा इतनी शक्तिशाली होगी। एक ही चाल से उसने उस जंगली लड़के को पश्चिम की ओर भेज दिया। निश्चित रूप से वह जनरल का पुत्र है जो हुमेंग का एक जनरल है। उस समय आसपास लोगों की भीड़ थी और कुछ शिक्षक भी वहां आ गए थे। लेकिन संकटग्रस्त कोनों को देखने के बाद वे सब ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे उन्होंने उसे देखा ही न हो और उससे बचते रहे। इन महान बच्चों के पीछे परिवार बहुत बड़े हैं और हर साल अकादमी को खेती दुर्घटना के कारण मृत्यु की अधिसूचना जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वास्तव में ये इन महान बच्चों की आत्माएं हैं। वे अकादमी को पैसे देते हैं और अकादमी को अप्रत्यक्ष रूप से मृतक छात्रों के माता-पिता को इसे सौंपने देते हैं। स्वाभाविक रूप से अकादमी के नाम पर अंतिम संस्कार का काम करने वाले छात्रों के माता-पिता विस्तार में नहीं जाएंगे और अगर पैसा पर्याप्त है तो बुनियादी भावनाओं को स्थिर किया जा सकता है। मैंने तुमसे अंतिम संस्कार की तैयारी करने को भी कहा था। तांग सान ने भूत और छाया का प्रदर्शन किया तथा क्रेन को नियंत्रित करने और ड्रैगन को पकड़ने की चाल पी फैंग पर प्रदर्शित की गई। जब उसके पिता बाहर आए तो उन्होंने समझाया था कि जब वे बाहर होंगे तो वे दोनों एक दूसरे का समर्थन और मदद करेंगे। भाई फैंग ने उन्हें घेराबंदी से बाहर निकलने में मदद की और उस पर जहर से हमला किया गया। अगर वह अपना बदला नहीं लेता तो वह तांग सैन नहीं होता। चेहरे पर थप्पड़ मारना कैसा रहेगा और चेहरे पर हथौड़े से प्रहार करना कैसा रहेगा, ये सब तो पाई की मौत है। क्या आप ठीक हैं? तांग सान आगे बढ़ा। इस समय वांग शिंग अकेले तांग सान का समर्थन कर रहा था। जियोबू किन फैंग के पास आए और किन फैंग का दाहिना हाथ अपने कंधे पर रख लिया। एक पल में किन फैंग को अपने दाहिने हाथ में हलचल महसूस हुई। इस क्षण हृदय अचानक सिकुड़ गया और फिर असाधारण जंगली धड़कन। क्या ये हो सकता है कि जियोबू मुझे ठीक कर रहा है? किन फैंग ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि सभी विषाक्त पदार्थ उसके दाहिने हाथ की हथेली की ओर बढ़ रहे थे, जैसे कि किसी चीज द्वारा चूसा जा रहा हो। किन फैंग ने जियोबू पर अटूट दृष्टि से देखा, लेकिन इस समय जियोबू की सारी निगाहें तांग सान की लड़ाई पर केंद्रित थीं और उसके उपचार में कोई उतार चढ़ाव नहीं था।
और अगर उसे सही से याद है, हालांकि जियाओ वो 1 लाख साल पुरानी आत्मा जानवर थी जो मानव रूप में परिवर्तित हो गई थी, वह मूल रूप से इस समय 6 साल के मानव बच्चे के बराबर थी। उनके पास स्वयं को ठीक करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां नहीं है तथा उनका रिश्ता भी उतना अच्छा नहीं है। ये है, किन फैंग ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर ली और एक काला और बदसूरत कीड़ा एक पल में उसके दिमाग में प्रकट हो गया। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.7 डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 15 WTR LAB WTR लैब। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद है मुझे स्टार 1 में फेंक दिया गया था 0.07% #17 अध्याय 17 जब कीड़े ने इन विषाक्त पदार्थों को देखा तो वह एक भिखारी की तरह था जो रसोई घर में घुस गया और बेतहाशा खाने लगा। किन फैंग का दिमाग कीड़े की जीभ चाटने की आवाज से भरा हुआ था। इस अजीब आवाज ने किन फैंग के सिर की त्वचा को सुन्न कर दिया। हालांकि यह आदमी बदसूरत दिखता है लेकिन उसकी कार्यक्षमता बहुत तेज है। 2 सांसों से पहले किन फैंग के शरीर के सभी विषाक्त पदार्थ साफ हो गए थे और वह छटपटाया और हिचकी ली। इस अद्भुत बग का वास्तव में ये प्रभाव है। सामान्य स्थिति में लौटे किन फैंग आश्चर्यचकित दिखे। अभी तो उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसका काम तमाम हो जाएगा। 1 मिनट हो गया, मैं अभी तक क्यों नहीं मरा। किन फैंग किंग ने वांग शिंग और जियोबू के हाथों को दूर धकेल दिया, अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और लड़ रहे पी फैंग पर चिल्लाया। भाई फैंग, पी फैंग के पास काली लताएं घूम रही थीं और तांग सेन कई बार उनकी सुरक्षा को भेदने में विफल रहा। लंबे समय से तैयार किया गया छिपा हुआ तीर इन लताओं के कारण नहीं चलाया जा सका। तथाकथित छिपा हुआ हथियार एक ऐसा हथियार है जो गुप्त रूप से लोगों को मारता है। पूर्ण निश्चितता के बिना ये केवल प्रतिद्वंद्वी को और अधिक सतर्क बना देगा। यही कारण है कि तांग सान ने अभी तक छिपे हुए तीरों का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि बैलें बहुत विघटनकारी हैं। यदि प्रतिद्वंद्वी ने पहले आत्मा को नहीं बुलाया होता तो तांग सान उसे एक ही चाल में मार डालने की उम्मीद करता। भाई फैंग, क्या आप ठीक हैं? किन फैंग की बातें सुनकर तांग सान पीछे कूद गया और किन फैंग के पास आ गया और अविश्वास से किन फैंग को देखने लगा। जियोबू और वांग शिंग भी बहुत हैरान दिखे। किन फैंग को ऐसा क्यों लग रहा था कि वह अभी प्लेग चिकन की तरह मर रहा था और उसे लगा कि निर्वाण कुछ ही सांसों में पुनर्जन्म ले रहा है। बेशक सबसे चौंकाने वाली बात विपरीत दिशा में चमड़ी की हवा है। वह गंभीर दिख रहा था और भौहें सिकोड़ रहा था। एक विष निवारक के रूप में उसने स्वाभाविक रूप से देखा कि किन फैंग ने जहर से पूरी तरह छुटकारा पा लिया था। लेकिन एक विषदाता के रूप में वह ये भी गहराई से समझता है कि उसका जहर कितना भयानक है। जब तक कि उसे उसके रक्त के सार के साथ मारक के रूप में परिष्कृत नहीं किया जाता तब तक इसे विषमुक्त करना संभव है। क्या क्या तुम्हें अभी लगता है कि मुझे कुछ करना है, छोटे सैन? किन फैंग ने मजाक करते हुए कहा। नहीं नहीं, तांग सान ने अपना सिर हिलाया जैसे लटकता हुआ पत्थर डूब रहा हो। अगर भाई फैंग का वाकई एक्सीडेंट हुआ था तो वह अपने पिता को कैसे समझाएगा। सौभाग्य से भाई फैंग कमाल के थे। इस समय जियोबू ने अपने होठों को दबाया और किन फैंग की ओर घूम गई। मिंग मैंग की बड़ी आंखें जिज्ञासा से भरी हैं। अभी जहर इतना गहरा था, फिर अचानक थोड़ी देर बाद ये ठीक कैसे हो गया। जियाओबू ने शरारत से अपना छोटा सा माथा पीते हुए कहा। किन फैंग ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उसने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाओबू के 100,000 साल पुराने आत्मा जानवर की शक्ति ने उस बदसूरत कीड़े को प्रभावित किया था जो अभी भी अंधेरे में था, इसलिए वह कीड़ा उसके शरीर में उन विषाक्त पदार्थों को भगोड़े की तरह खा जाएगा। बेशक अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अब किन फैंग इस पर चर्चा नहीं करना चाहता है। अब वह उस आदमी को कीमत चुकाने जा रहा है जिसने उसे लगभग बेवकूफ बना दिया था। किन फैंग ने बड़ा हथौड़ा निकाला और उदास नजरों से पी फैंग की ओर बढ़ा। पी फैंग के किसी भी हमले को उसके हथौड़े ने नाकाम कर दिया। किन फैंग को देखकर जो नरक के राक्षस की तरह आया था, पी फैंग की गर्दन अदृश्य हाथों की एक जोड़ी द्वारा पकड़ी गई लग रही थी और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। कुछ कुलीन बच्चे जो अभी भी पीछे खड़े थे एक के बाद एक दूसरी मंजिल पर भाग गए, केवल पी फैंग ही सीढ़ियों पर रह गया। तुम यहाँ मत आओ, पी फैंग ने किन फैंग की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया। अभी तक तो वह दबंग था, लेकिन अब वह लड़ने की थोड़ी भी भावना नहीं जगा सकता। उसका सबसे शक्तिशाली जहर इस बच्चे द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है और उसके पास कोई अन्य उपाय नहीं है। जहां तक इस बच्चे को फंसाने के लिए बैलें डालने की बात है, उसने अभी इसका प्रयास किया है और वह सुरक्षित है। मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति हूं, मैं तुम्हें उतना ही चुकाने दूंगा जितना तुम मुझ पर बकाया हो। किन फैंग पर एक गहरी राक्षसी कॉलर का कब्जा है जो एक मुक्केबाज राजा की तरह अपने हथौड़े को लगातार 5 महत्वपूर्ण प्रहारों के साथ उठाता है। हालांकि किन फैंग ने इसे बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित किया। उन्होंने पाई फैंग के महत्वपूर्ण अंगों को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन केवल दूसरे पक्ष को अधिक दर्दनाक बना दिया। हर चीज की एक सीमा होती है। आखिरकार वे कामकाजी छात्र हैं और वे गरीब बच्चे हैं जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। लोगों को मारना वाकई तकलीफदेह है। बेशक अगर दूसरा पक्ष जानबूझकर परेशानी चाहता है तो वह किन फैंग झूठ नहीं है। एक है ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स का युवा मुखिया और दूसरा है बिग बॉस तांग हाउ जो वुन हॉल को भी तहस नहस करने की हिम्मत रखता है। उन्हें छूने की हिम्मत कौन करता है? जियाओफेंग, रुको! अचानक दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। मैंने केवल काले लबादे में एक थोड़ा दुबला आदमी को अंदर आते देखा। ग्रैंड मास्टर आगंतुक को देखकर किन फैंग रुक गया। तांग सान ने उनका सौहार्दपूर्वक स्वागत किया। तांग परिवार के एक व्यक्ति के रूप में गुरु और शिष्य का शिष्टाचार अस्थि मज्जा में गहराई तक समाया हुआ है। आप क्या कर रहे हो? स्वामी ने क्रोध में आकर दोनों को डांटा। गुरुजी, अभी उन्होंने शियाओबू को परेशान करने और हमारे कामकाजी छात्रों को बदनाम करने के लिए पागल शब्द कहे। भाई फैंग और मैं खुद को रोक नहीं पाए। इससे पहले कि किन फैंग जवाब दे पाता, तांग सान तुरंत घेराबंदी हटाने में मदद करने के लिए बाहर आ गया। नॉटिंग कॉलेज में परेशानी मत करो, रात के खाने के बाद मेरे कार्यालय में आओ। मालिक ने ठंडी सांस ली। उन्होंने सप्ताह के दिनों में इन कुछ लोगों के बारे में सुना था और यह जानने के बाद कि मामला ऐसा ही है, स्वामी ने हस्तक्षेप करने की जहमत नहीं उठाई। अच्छा है, किन फैंग और तांग सान ने अंततः अपने लटकते दिलों को छोड़ दिया। उन्होंने लगभग सोचा कि मालिक उन दोनों को परेशान करने वाला है, इसलिए ये थोड़ा से दर्द वाला था। मैं भोजन करने जा रहा हूं, क्या तुम दोनों मेरे साथ खाना चाहोगे? मास्टर, जो अभी सीढ़ियां चढ़े थे, किन फैंग और तांग सान की ओर देखने लगे। हम सबके साथ खाना खा सकते हैं। किन फैंग और तांग सान दोनों ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ खास मत करो। स्वामी ने राहत भरी नजरों से उन दोनों की ओर देखा। वह वास्तव में इन दोनों बच्चों को प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से जियो फैंग को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूं, 3 सेकंड में मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। ठंडा लोहे का हथौड़ा पी फैंग के चेहरे की ओर था और इस छोटे से सफेद चेहरे को किन फैंग ने पीट कर स्वर्ग का सिर बना दिया था। ये वाक्य सुनकर कुछ कुलीन शिष्य तेजी से उनके पीछे दौड़े। खतरे में पड़े धन और सम्मान की तलाश करने वाले तथाकथित लोगों के लिए चापलूसी करने का अच्छा मौका था। यदि आप इस समय का लाभ उठाकर पी फैंग को हटा देते हैं, जिसके पास मूल रूप से केवल चलने के लिए दिमाग है, तो ये दूसरे पक्ष के उद्धारकर्ता के बराबर है। निश्चित रूप से किसी को उसकी मदद के लिए दौड़ता हुआ देखकर पी फैंग को राहत मिली और उसने लगभग रोना बंद कर दिया। अब उसे मूल तक केवल लोग ही ले जा सकते हैं और 3 सेकंड के भीतर गायब होना संभव है। लेकिन अगर वह नहीं गया तो इस पागल को फिर से मार पड़ेगी। डॉट 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 डॉट। भाई फैंग, बहुत सुंदर। पी फैंग और अन्य लोगों को शर्मिंदगी से भागते देख वांग शिंग और उनकी पार्टी ने अब किन फैंग को अलग नजर से देखा। नॉटिंग कॉलेज में हमेशा से ही कामकाजी छात्रों और रईसों के बच्चों के बीच टकराव होता रहा है। शुरू से लेकर आखिर तक कामकाजी छात्रों को परेशान किया जाता रहा। आज कामकाजी छात्रों की सांसों में बदबू आ रही है और यह सब किन फैंग की वजह से है। कुछ समय के लिए किन फैंग को कामकाजी छात्र भीड़ ने उत्साहपूर्वक गले लगा लिया। क्या आप रात के खाने के लिए दूसरी मंजिल पर जाना चाहेंगे? किन फैंग ने कार्ड उठाया और ऊंची आवाज में पूछा। सोचना। वहां उपस्थित 1 दर्जन से अधिक लोगों ने एक स्वर में प्रतिक्रिया व्यक्त की। विशेष रूप से जियोबू, वह इसके लिए उत्सुक थी। वह बड़ी आंखों से सीधे उसे देख रही थी। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें।
कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 दो लो सबसे मजबूत दामाद अध्याय 16 WTR LAB WTR लैब दो लो सबसे मजबूत दामाद है मुझे स्टार 2 1 में फेंक दिया गया था 0.07% 18 अध्याय 18 किन कबीला कुछ लोगों ने कहा कि दूसरी मंजिल पर मिलने वाला खाना नॉटिंग सिटी में खाने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है और जियाओ वास्तव में इसे आजमाना चाहता है लेकिन क्योंकि पैसा नहीं है जियो केवल इसके बारे में सोच सकता है यहां आने के बाद जियाओ को अंततः पैसे का महत्व समझ में आया आज नॉटिंग कॉलेज के पास बड़ी खबर है कामकाजी छात्र जो इतने गरीब थे कि उन्होंने कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल पर बड़ी संख्या में खाना खाया और ये अब तक के सबसे महंगे पैकेज भी हैं उस रात नोर्डिंग स्पिरिट मास्टर जूनियर अकादमी की दूसरी मंजिल पर आपूर्ति कम थी इस समय अकादमी के एक उच्च स्तरीय कार्यालय में 50 वर्ष से अधिक उम्र का एक श्वेत व्यक्ति पुस्तक पढ़ रहा था अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई अंदर आए मास्टर ने हल्के से कहा यहां आने वाले 2 बच्चे ही होने चाहिए आखिरकार सप्ताह के दिनों में तो यहां कोई नहीं आता लेकिन ये दोनों बच्चे आश्चर्यजनक रूप से शांत हैं क्या वे मुझे परेशान करने से डरते हैं वाकई समझदार हैं बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा दरवाजा खुलने के बाद यह मालिक द्वारा कल्पना की गई 2 अपरिपक्व बच्चों की आवाज नहीं थी बल्कि उतार चढ़ाव की आवाज थी गुरु ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और जैसे ही उन्होंने इस व्यक्ति को अपने सामने देखा उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं हाँ त्यान अतीत का जिक्र मत करो जब गुरु ने अपने मुंह से शब्द कहे तो आवाज अचानक उनके गले में अटक गई तो फिर इस बार तुम यहाँ क्यों आए गुरु ने तानघाव से पूछा जो भूरे रंग का लबादा और मूंछें पहने हुए था मेरे पास यहाँ केवल एक ही चीज है वह ये कि मैं चाहता हूँ कि आप जियाओसान और जियाओफें का अच्छे से ख्याल रखें तानघाव की आवाज भारी हो गई थी क्या तुम्हें इन दोनों बच्चों की परवाह नहीं है तानघाव के अलविदा कहने जैसे शब्द सुनकर गुरु ने आश्चर्य से पूछा आप मुझसे कहीं बेहतर प्रबंधन करते हैं और मैं निश्चिंत हो सकता हूँ कि मैं उन्हें आपको सौंप दूंगा मैं बस एक अक्षम पिता हूँ तानघाव की आवाज थोड़ी धीमी थी ये टोकन आपको सौंपा जा रहा है मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों बच्चों की देखभाल कर सकेंगे तानघाव ने एक टोकन निकाला जो स्पिरिट हॉल में सबसे उन्नत पोप टोकन था लेकिन अब ये टोकन उसके लिए बेकार है पिछले पोप कियान जुंजी को उसके द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और वह एक हताश व्यक्ति बन गया था भले ही उसके पास ये टोकन हो लेकिन इसका उपयोग करना लगभग असंभव था हालांकि यह उसके लिए बेकार है लेकिन ये टोकन मास्टर्स के लिए बहुत काम का है तानघाव द्वारा दूसरे पक्ष को ये टोकन सौंपना दूसरे पक्ष को एक ऐसा उपहार देने के बराबर है जो डोलुओ महाद्वीप में शायद ही कभी देखा जाता है दूसरे पक्ष ने वास्तव में इन दोनों बच्चों को सिखाया ये चिन्ह देखकर स्वामी और भी आश्चर्यचकित हो गए धन्यवाद तांगमाओ तांगहाव ने टोकन मेज पर रख दिया मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया रुको मेरा एक आखिरी सवाल है गुरु ने तांगहाव को रोका जो जाने वाला था और उसकी आंखें थोड़ी गर्म हो गईं समस्या क्या है तांगहाव रुक गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा श्रीमती किन मालिक की काली आंखों में आभा चमक उठी शुरुआत में जो कुछ हुआ वह तांगहाव की पत्नी की वजह से था और दूसरे पक्ष की पहचान ने बहुत ध्यान आकर्षित किया यह अफसोस की बात है कि इतने सालों के बाद भी किसी को दूसरे पक्ष की असली पहचान नहीं पता है और अब तांगहाव के 2 बच्चे हैं एक का उपनाम तांग और दूसरे का उपनाम किन है अगर तानसान ने अपने पिता का उपनाम लिया और किनफैंग ने अपनी मां का उपनाम लिया तो उसकी पत्नी किन कबीले से होगी अगर यह किन कबीला था तो यह समझा जा सकता है कि उस समय स्पिरिट हॉल में इतनी लड़ाई क्यों हुई थी किन कबीला वह धूल की मोहर है जिसे डोलुओ महाद्वीप के सभी आत्मा मास्टर कभी भी उठाने को तैयार नहीं है जियाओफेंग यह मेरा अपना नहीं है तांगहाव की आवाज धीमी हो गई एक काली छाया में बदल गई और अपनी जगह पर गायब हो गई केवल वह स्वामी ही बचा रह गया जिसने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी काफी देर के बाद मालिक ने राहत की सांस ली वह निश्चिंत हो सकता है कि किनफैंग किन परिवार का नहीं है डोलुओ महाद्वीप में भी कई किन उपनाम है और इन लोगों का किन परिवार से कोई लेना देना नहीं है उसने पहले भी सोचा था कि ये किन लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं और उनके पास हथौड़े जैसे हथियार और आत्माएं कैसे हो सकती हैं हिचकी तानसान ने अपने उभरे हुए पेट को थपथपाया वे सूर्यास्त से लेकर तब तक खाते रहे जब तक कि अब तक चमकीला चांद ऊंचा लटक रहा है मैं ये कहना चाहूंगा कि दूसरी मंजिल पर स्थित कैफेटेरिया का खाना सचमुच बहुत स्वादिष्ट है तानसेन 6 साल से यहाँ है ये पहली बार है जब उसने इतना स्वादिष्ट भोजन खाया है हाँ मुझे कहना होगा कि पीफैंग वास्तव में एक उत्कृष्ट कुरियर है किनफैंग ने डकार लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा कुरियर वह क्या है तानसान ने फिर संदेहपूर्ण भाव से पूछा उसने अचानक पाया कि भाई फैंग ने बहुत सारे शब्द कहे थे जो न तो उसकी समझ में आए और न ही उन्होंने सुने ओह आप बस इतना समझ सकते हैं कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें वह सब देगा जिसकी हमें आवश्यकता है किनफैंग ने उसके सिर के पीछे हाथ छुआ और गलती से 5 जहरीले युवाओं के शब्द फिर से निकल आए मैं इतने सालों से यहाँ हूँ लेकिन मैंने अभी भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया है ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में अपने शब्दों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ओह तानसान ने अपना सिर पकड़ लिया और थोड़ा सा सिर हिलाया जैसे ही वे मालिक की अटारी की ओर मुड़े अचानक एक काली छाया उनके सामने चमक उठी कौन दोनों व्यक्ति अपना पेट पकड़कर आगे की ओर भागे हालांकि छाया बहुत तेज थी और उन्होंने एक दूसरे की पूरी छाया भी देखी और अंतहीन रात में गायब हो गए वहां केवल शराब की हल्की गंध रह गई थी कौन इतनी तेज दौड़ रहा है तानसान पीछा करना जारी रखने वाला था लेकिन किनफैंग ने उसे रोक दिया छोटे सैन चलो देखते हैं कि मालिक ठीक है या नहीं किनफैंग ने तानसान से कहा वास्तव में जब उसने ये गंध सूंघी तो किनफैंग को पहले से ही पता था और उसने अनुमान लगाया कि तांगहाव आ गया है जहां तक तांगहाव की बात है भले ही तानसेन भूत की परछाई दिखाए लेकिन उसे पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है आखिरकार आपके पिता भी एक पिता हैं हाँ पहले देखते हैं कि अध्यापक ठीक है या नहीं तानसान को लगा जैसे वह अचंभित है टीचर इस अटारी में अकेले थे अगर वह काली छाया टीचर पर हमला करने आई तो मुसीबत हो जाएगी इसलिए दोनों जल्दी जल्दी कार्यालय में पहुंचे इस समय गुरु अपनी सीट पर बैठकर पुस्तक पढ़ रहे हैं एक धमाके के साथ स्वामी चौंक गए तुम इतने आक्रामक तरीके से क्यों आए यद्यपि स्वामी भयभीत थे उनके चेहरे पर कोई दोष नहीं था फिर भी उन्होंने आश्चर्य से पूछा शिक्षक भाई फैंग और मैंने अभी यहाँ से एक काली छाया चमकती हुई देखी हमें लगा कि वह शिक्षक की ओर आ रही है इसलिए हम जल्दी करें ये देखकर कि शिक्षक उन दोनों से भयभीत लग रहा था तानसान ने क्षमा मानते हुए कहा ओह गुरु ने अर्थपूर्ण ढंग से सिर हिलाया ऐसा लगता है कि तांगहाव इन दोनों बच्चों को अपनी पहचान नहीं बताना चाहता है इस बार तुम्हें यहाँ आने के लिए कहना कोई बड़ी बात नहीं है मैंने अभी देखा कि तुम दोनों 10वें स्तर पर हो मुझे पता है कि तीसरा स्तर जनजात आत्मिक शक्ति से भरा है मैं जियाओफेंग से पूछना चाहता हूँ क्या तुम भी जनजात आत्मिक शक्ति से भरे हो गुरु ने किनफैंग से पूछा जब वह पहले स्कूल के गेट पर था तो उसने देखा कि किनफैंग 9वें स्तर का आत्मा योद्धा लग रहा था आज शाम को उसे देखकर वह 10वें स्तर का आत्मा योद्धा क्यों बन गया क्या ये बच्चा आज भी अपनी ताकत छिपा सकता है कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 दो लो सबसे मजबूत दामाद अध्याय 17 WTR LAB WTR लैब दो लो सबसे मजबूत दामाद है मुझे स्टार 2 1 में फेंक दिया गया था 0.07% #19 अध्याय 19 हैरान मास्टर मैं 2 आत्माओं के साथ पैदा हुआ हूं किनफैंग ने उत्तर दिया वास्तव में वह शून्य आत्मिक शक्ति के साथ पैदा हुआ था लेकिन ये कहना अविश्वसनीय था इसलिए जब उसे तांगहाव ने उठाया तो उसने आत्मिक शक्ति के बारे में बात की आखिरकार यदि आप शून्य आत्मिक शक्ति के साथ पैदा हुए हैं तो संभवतः 10वें स्तर के आत्मिक योद्धा तक पहुंचने में आपको 10 साल से अधिक समय लगेगा अन्यथा कियान दाओलियू ने खुद पर हार नहीं मानी होती भले ही किनफैंग के पास प्रथम स्तर की आत्मिक शक्ति थी वोंडियन के संसाधनों और पृष्ठभूमि के साथ उसके पास अभी भी लगभग 50वें स्तर तक आगे बढ़ने की उम्मीद थी कम से कम यह वोंडियन के लिए कुछ हद तक उपयोगी था आज के मास्टर्स की तरह जब प्रतिद्वंद भी जाग गया तो वह केवल आधे स्तर की आत्मा शक्ति थी और उसे ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स परिवार की पृष्ठभूमि पर भरोसा करते हुए 29वें स्तर पर पदोन्नत किया गया था बोहन हॉल की तुलना में ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स परिवार थोड़ा भी खराब नहीं था
जन्मजात द्वितीय स्तर का आत्मा योद्धा। ये वाक्य सुनते ही मालिक की आंखों में एक उलझन भरी झलक उभरी। यदि आप दूसरे स्तर के आत्मिक योद्धा के रूप में पैदा हुए थे तो आप इतनी जल्दी 10वें स्तर के आत्मिक योद्धा कैसे बन गए? सामान्यतः दूसरे स्तर के आत्मिक योद्धा को 10वें स्तर के आत्मिक योद्धा के रूप में पदोन्नत होने में कम से कम 3 वर्ष का समय लगता है तथा बच्चे के जागृत होने का सबसे अच्छा समय 6 वर्ष की आयु है। क्या ज़ियाओफेंग 3 या 4 साल की उम्र में जाग गया था? जाहिर है, ये और भी अधिक संभव है। हाँ, किन फैंग ने हल्का सा सिर हिलाया। तो फिर दूसरे स्तर से 10वें स्तर तक आगे बढ़ने में आपको कितना समय लगा? गुरु ने संदेह भरी नजरों से किन फैंग की ओर देखा। किन फैंग ने कुछ देर तक सोचा, फिर 2 उंगलियां उठाईं। ऐसा लगता है जैसे तांग हाओ को जंगल में निकले हुए 2 दिन हो गए हैं। 2 साल, गुरुजी चलते हुए सोचते हुए उठ खड़े हुए। ये निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली स्तर है। कुछ लोगों को केवल 1 वर्ष में पहले स्तर पर पदोन्नत किया जा सकता है। जब उसके पास पूरे ब्लू लाइटनिंग टायरानोसॉरस रेक्स के संसाधन थे तो उसे 1 साल में पहले स्तर पर पदोन्नत किया गया था। ज़ियाओफेंग को 8वें स्तर पर पदोन्नत होने में 2 साल लग गए। निश्चित रूप से तांग हाओ उसे अपना बेटा मानता था। लेकिन किन फैंग को देखकर लगता है कि वह अभी केवल 7 साल का है। क्या 5 साल की उम्र में जागना थोड़ा जल्दी है? 2 दिन है। किन फैंग ने अपना सिर हिलाया और फिर बड़ी आंखों से मास्टर को देखा। बेटे, तुमने इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलना कैसे सीख लिया? ये वाक्य सुनकर गुरु ने किन फैंग को कुछ गर्मजोशी और गुस्से से देखा। दूसरे स्तर के आत्मा योद्धा से लेकर 10वें स्तर के आत्मा योद्धा तक 2 दिनों में पूरे डोलो महाद्वीप को डर है कि कोई पहले नहीं होगा और कोई नहीं आएगा। ऐसा होना लगभग असंभव है। गुरुजी, भाई फैंग वास्तव में 2 दिनों में 10वें स्तर के आत्मा योद्धा तक आगे बढ़ गए। तान सांग ने इस समय काफी गंभीरता से कहा। सच कहें तो तान सांग को पहले स्तर की कोई अवधारणा नहीं थी, इसलिए वह किन फैंग की अचानक पदोन्नति से बहुत ज्यादा हैरान नहीं हुआ। और जब उन्हें पता चला कि न्यूरिंग एलिमेंट्री स्पिरिट मास्टर अकादमी में कुछ लोगों ने पहले स्तर तक साधना करने के लिए वर्षों बिता दिए थे और यहां तक कि पहले स्तर तक आगे बढ़ने में उन्हें 10 साल से भी अधिक समय लगा था, तो वे दंग रह गए। किन फैंग निश्चित रूप से एक संकी सुपर संकी है। ये कैसे संभव है? 2 दिनों में स्तर 8 तक पदोन्नति तो दूर की बात है, स्तर 1 तक पदोन्नति भी संभव है। मास्टर गुस्से से चिल्लाया, उसकी आंखों में मूर्खता भरी हुई थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन अकेले ही मार्शल आर्ट का अध्ययन करने में लगा दिया और उन्होंने आत्मिक गुरुओं के प्रचार प्रसार पर भी गहन शोध किया। उन्होंने एक बार 39 सुपर जीनियस, 120 साधारण जीनियस और 3200 साधारण आत्मा मास्टर्स की जांच की और एक प्रसिद्ध पदोन्नति सिद्धांत, सबसे तेज और सबसे धीमी पदोन्नति सिद्धांत के साथ आए। सबसे तेज पदोन्नति की गति आधा साल है और सबसे धीमी गति लगभग 5 से 10 साल है। 2 दिनों और मेरे सैद्धांतिक शोध परिणामों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। पिताजी भी उस समय बहुत हैरान थे। जब वे कल भाई फैंग को वापस लाए थे तब वे केवल लेवल 2 पर थे और फिर एक लड़ाई के बाद उन्हें लेवल 8 पर पदोन्नत कर दिया गया। तान सांग को पता था कि यह अविश्वसनीय हो सकता है, लेकिन ये सच था। क्या किन फैंग को कल आपके पिता वापस ले आए थे? ग्रैंड मास्टर ने आश्चर्य से तान सांग को देखा। हाँ, तान सांग ने भारी स्वर में सिर हिलाया। गुरुजी चिंतन में डूब गए। अगर ये तांग हाओ होता तो शायद बहुत अजीब बात होती। कोई आश्चर्य नहीं कि तांग हाओ अपने जैविक बेटे के साथ इस बच्चे को भी उसे दे देता। ज़ियाओफेंग, मुझे अपनी मार्शल भावना दिखाओ और मुझे देखने दो। गुरु ने किन फैंग से कहा। हाँ, किन फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जब उसने अपनी कलाई हिलाई तो उसकी हथेली में एक बड़ा काला हथौड़ा दिखाई दिया। नहीं, आपके हथौड़े में जरूर कोई रहस्य होगा। गुरु ने किन फैंग के हथौड़े को देखा, उनकी आंखें गहरी हो गईं। यह हथौड़ा एक साधारण हथौड़ा है और किन फैंग का शरीर विशेष है। जाहिर है, यह हथौड़ा ऐसी शारीरिक संरचना नहीं बना सकता। मुख्य भूमि में सभी आत्मा स्वामी मार्शल आत्मा से संबंधित हैं। आत्मा स्वामी स्वयं मजबूत है, इसलिए प्रतिद्वंद्वी की मार्शल भावना मजबूत होनी चाहिए। यह उनके वर्षों के शोध का परिणाम है। किन फैंग ने जो दिखाया वह सिर्फ एक साधारण हथियार आत्मा थी। जाहिर है कि इस विशेष काया का होना असंभव था। ये वाक्य सुनकर तान सांग की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। शिक्षक वास्तव में एक शिक्षक है और यहाँ तक कि भाई फैंग की विशेष मार्शल भावना भी देखी जा सकती है। खैर, यह उत्परिवर्तित भी हो सकता है। किन फैंग ने एक विशेष आत्मा शक्ति का इंजेक्शन लगाया और फिर एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। किन फैंग के हाथ में प्राचीन उतार चढ़ाव की सांस के साथ एक अतिरिक्त हथौड़ा है। हथौड़े का ऊपरी भाग हल्के बैंगनी प्रकाश के साथ काले सोने का है और हथौड़े की सतह पर एक सामान्य रूप से पुराना और अजीब शिलालेख उत्कीर्ण है, जबकि नीचे का भाग हल्के लाल प्रकाश की एक परत से घिरा हुआ है और सफेद सोने के हथौड़े के तल पर एक रक्त के रंग का फूल एक रहस्यमय शक्ति को प्रकट करता है। त्यानई त्यांगांग हथौड़ा। मास्टर लगभग चिल्ला उठे। तान सांग ने कभी ऐसा अध्यापक नहीं देखा था जो हमेशा शांत रहता हो और इतना असभ्य हो, ठीक उसके पिता की तरह। भाई फैंग के लियांगई त्यांगांग हैमर में किस तरह की मार्शल भावना है और पिता और शिक्षक इतने उत्साहित क्यों हैं? तान सांग की तरह किन फैंग भी हैरान था। उसे अभी भी नहीं पता था कि यह लियांगई त्यांगांग हथौड़ा किस आत्मा का था। गुरुजी, क्या मेरी मार्शल आत्मा बहुत शक्तिशाली है? किन फैंग ने मासूम चेहरे से पूछा। ये वास्तव में प्रसिद्ध लियांगई त्यांगांग हथौड़ा है। मानो उसने किन फैंग के शब्दों को नहीं सुना हो। मास्टर किन फैंग के हाथ में छोटे हथौड़े के चारों ओर घूमता रहा, मानो उसने एक दुर्लभ खजाना देख लिया हो। कुछ सांस लेने के बाद स्वामी सदमे से बाहर आ गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तांग हाओ इस बच्चे को इतना महत्व देता है तथा इसे गोद लेने के केवल 2 दिन बाद ही इसे अपने बच्चे की तरह मानता है। आपकी मार्शल स्पिरिट दुनिया में दुर्लभ है, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप इसे जितना संभव हो उतना कम इस्तेमाल करें, इससे पहले कि आप खुद को बचाने की क्षमता रखें। अगर आप किसी दिल वाले व्यक्ति से टकरा गए तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। गुरु ने गंभीर चेहरे से किन फैंग से कहा। किन फैंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। अब आप दोनों को 10वें स्तर पर पदोन्नत कर दिया गया है। कल सुबह मेरे साथ स्पिरिट रिंग खोजने के लिए आइए। जहां तक उद्घाटन समारोह की बात है, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको स्कूल से बता दूं, आप वापस जा सकते हैं और आज रात अच्छी तरह आराम कर सकते हैं। गुरु ने दोनों के कंधे थपथपाए और फिर थोड़ी कर्कश आवाज में कहा, ठीक है, तो गुरुजी आप अच्छे से आराम करें। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया और फिर अटारी से बाहर चले गए। जैसे ही उन दोनों ने दरवाजा बंद किया, कार्यालय में जोरदार शोर मच गया। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह लैब.com 1.5.7 डोलो सबसे मजबूत दामाद अध्याय 18 WTR LAB WTR लैब। डोलो सबसे मजबूत दामाद # मुझे स्टार 2 1 में फेंक दिया गया था। 0.07% #20 अध्याय 20 मास्टर पागलों की तरह पीछे की ओर रखी किताबों की शेल्फ पर रखी किताबों को लगभग पागलों की तरह पलट रहा है। 2 उपकरणों के त्यांगंग हथौड़ा के बारे में बहुत कम रिकॉर्ड हैं। यहाँ तक कि वह शायद ही कभी इस तरह की आत्मा के बारे में जानता है और उसे स्पष्ट रूप से याद है कि इस आत्मा का कार्य केवल हमले की शक्ति से ऊपर है। क्या कोई अन्य प्रकार की आत्मा है? प्रभाव और इस तरह का हथौड़ा बच्चे के शरीर पर क्यों दिखाई देता है? किंवदंती के अनुसार केवल एक शीर्षक वाला डोलो स्तर का अस्तित्व ही आत्मा को उसके पूर्ण रूप में बदल सकता है जब उसे मौका मिलता है। ये सब बातें स्वामी को भ्रमित कर देती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से उनके द्वारा किया जा रहा शोध कार्य अचानक खाली हो गया हो। तो उसे इसका उत्तर अवश्य खोजना होगा। मार्शल आर्ट में इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि स्तर की सीमा कहाँ है। लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। उसे उन चीजों पर गहन शोध करना चाहिए जिनका उसने पहले अध्ययन नहीं किया है तथा उन्हें पूरा बनाना चाहिए तथा उन्हें सुधार करना चाहिए। उस रात स्वामी सुबह तक जागते रहे और फिर बत्ती बुझाकर सो गए। और अकादमी के शिक्षण भवन के नीचे एक छोटी सी आकृति कमर झुकाए धीरे धीरे चलती हुई अन्य 2 छोटी आकृतियों को देख रही थी। आ रहा जियोबू ने किन फैंग और तान सांग को देखा, फिर अपनी अभिव्यक्ति बढ़ा दी। क्या मैंने कहा कि तुम दोनों ने गलती की है? तुम लोग डेट पर क्यों जा रहे हो और रात में मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? किन फैंग उसके पास जम्हाई ले रहा था। वह बिस्तर पर गहरी नींद में सो गया, लेकिन अचानक उसने सुना कि कोई उसे बुला रहा है। जब वह उठा तो उसने सोचा कि यह ज़ियाओ सान है और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह उसके पीछे नीचे चला गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियोबू नीचे उन दोनों का इंतजार कर रहा होगा। भाई फैंग, यह ज़ियाओबू है जो तुम्हें बाहर बुलाना चाहता है। मैं तान सांग भी इस समय दुखी था। वे अगले दिन आत्मा की अंगूठी की तलाश करने वाले थे, इसलिए वे रात को जल्दी सोना चाहते थे।
किसने सोचा होगा कि जियोबू रात में करवटें बदलता रहता है और सो नहीं पाता है, इसलिए उसे खुद को सीखने के लिए बाहर जाना पड़ता है और उसने किन फैंग को बाहर बुलाने के लिए भी कहा। वह अभी भी जियोबू के गुस्से को नहीं जानता है, वे अब एक ही बिस्तर पर हैं। अगर वे एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो क्या वे भविष्य में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं? जियोबू, तुमने मुझसे क्या करने को कहा? किन फैंग ने एक नींद भरी नजर से एक पांडा आंख को पकड़ते हुए पूछा। किन फैंग, ठीक है, आज मुझे पता है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो चलो आज रात असली द्वंद्व युद्ध करते हैं। जियोबू की पोनीटेल धीरे से हिली, फिर किन फैंग की ओर इशारा करते हुए कहा। द्वंद्व युद्ध? बड़ी बहन, कौन सुबह 1 बजे भी द्वंद्व युद्ध कर रहा है? आज का दिन बहुत थका देने वाला रहा, उसे कौन बिस्तर दे सकता है? वह तब तक सो सकता है जब तक आसमान अंधेरा न हो जाए। क्या आप उम्मीद में हैं? ज़ियाओ वो आया, मैं बहुत बुरा हो गया हूं और मैं आप जैसे युवा लोगों के साथ व्यवहार नहीं कर सकता। किन फैंग ने अपना सिर हिलाया, ऐसा लग रहा था जैसे वह वापस सो जाना चाहता हो। ठीक है, चूंकि तुम्हें नींद आ रही है, इसलिए तुम्हें थोड़ी देर आराम करने दो। ज़ियाओ सान, चलो पहले आओ, मैं आज नेतृत्व करूंगा और तुम निश्चित रूप से अप्रिय रूप से हार जाओगे। जियोबू ने तांग सान से बड़ी बहन की तरह कहा। मैं, ठीक है। तांग सान ने असहायता से कंधे उचका दिए, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जियोबू तांग सान के पास गया और फिर एक नरम आवाज तांग सान के कानों के पास तय गई। तांग सान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। जियोबू की चोटियों से सावधान रहो। किन फैंग ने ज़ियाओबू को आते देखा और तांग सान को चिल्लाकर कहा। निश्चित रूप से इस समय चोटी ने अचानक तांग सैन को पकड़ लिया और फिर अचानक तांग सैन को बाहर फेंक दिया। बूम, रक्षाहीन तांग सान को सीधे खंभे पर फेंक दिया गया। किन फैंग ने उसके सिर पर थपथपाया। क्या ये बच्चा मूर्ख है? वह इतनी सरल सौंदर्य चाल नहीं देख सकता है और वह अभी भी एक ट्रांसमिग्रेंट है। लेकिन यह उचित प्रतीत होता है। जियोबू पहले से ही 100,000 साल पुराना है और ऐसा लगता है कि अपने 30वें दशक में एक व्यक्ति का 100,000 साल पुराने आत्मा जानवर द्वारा इस्तेमाल किया जाना कुछ भी गलत नहीं है। चोटी भी हमला कर सकती है, मैं वास्तव में आपको मांगता हूं। तांग सान के मुंह के कोने हल्के से हिल गए। इसके बाद उन्होंने भूत छाया का जवाबी हमला किया। विशिष्ट गति। जियोबू ने ठंडी सांस ली, पूरे व्यक्ति की गति बेवजह कई बार बढ़ गई। किन फैंग ने हल्की सी आह भरी, युवक वाकई ऊर्जा से भरा हुआ है और वह अभी भी रात में एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे एक अकेले कुत्ते को उस पर हमला करने के लिए घसीटना है। उसने क्या बकवास की? किन फैंग की पलकें भारी होती जा रही हैं। अब उसे एक रजाई दे दो और वह सीधे यहाँ लेकर सो सकता है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? किन फैंग बस स्लेट पर अपनी तरफ लेटना चाहता था, लेकिन इस समय पीछे से एक उदास आवाज आई जिसने उसे सदमे में उछल दिया। पीछे मुड़ने पर पता चला कि वह एक मोटी आंटी थी, मानो वह कोई राजनीतिक और शैक्षिक निदेशक हो। बूढ़े गुरुजी, किन फैंग खड़े हो गए, जबकि तांग सान और जियोबू भी रुक गए। तुम तीनों छोटी गुड़ियां सचमुच बहुत बड़ी हो और रात में वास्तव में 2 पुरुष और 1 महिला डेटिंग कर रहे हैं। अध्यापक ने डांटते हुए कहा। गुरुजी, नहीं, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। तांग सान और शियाओबू ने जल्दी से समझाया। चलो चर्चा करते हैं। तुम सच में सोचते हो कि मैं अंधा हूं? अभी मैंने साफ देखा कि वह छोटी लड़की तुम्हारे सिर को अपने पैरों से पकड़े हुए है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे ये बच्चे इतने होशियार कैसे हैं। वे केवल 6 साल के हैं। चलो पीछे आओ, मैं पंजीकरण के लिए कार्यालय जाता हूं। महिला अध्यापिका तेजी से आगे बढ़ी। गुरुजी, हम वास्तव में वह नहीं है जो आप सोचते हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। इस समय ज़ियाओबू की आंखों में एक अलग तरह की चमक थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि राजनीति और शिक्षा के निदेशक उसे गलत समझेंगे। ओह, तो फिर मैं तुम्हें 3 छोटी गुड़ियां देखना चाहता हूं। अध्यापक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वह देखना चाहती थी कि तीनों बच्चे क्या-क्या करतब दिखा सकते हैं। चलो तुम दोनों, वह मुझे दे देगी ताकि मैं शांत रहूं। किन फैंग ने जम्हाई ली। देर से उठने से अच्छा है जल्दी उठना। चूंकि उसे बाहर लाया गया था, इसलिए इस लड़ाई से बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बेहतर है कि इस शिक्षक का इस्तेमाल पहले हाथ पैर चलाने के लिए किया जाए। ठीक है, धन्यवाद भाई फैंग, ऐसा हुआ कि हमारा पक्ष लगभग खत्म हो गया है। तांग सान ने किन फैंग को धन्यवाद दिया। क्या ये खत्म हो गया? क्या तुम्हें लगता है कि वे पत्थर मुझे दबा सकते हैं? अभी भी समय है। इस तरह दोनों फिर उलझ जाते हैं। ये देखकर महिला टीचर आग बबूला हो गई। इससे पता चलता है कि जब वह अस्तित्व में नहीं होती तो कुलीन बच्चे भी उसे राजनीतिक और धार्मिक निदेशक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्रोधित राजनीतिक और शैक्षिक निदेशक वहां पहुंचने ही वाले थे कि अचानक एक काली गधा ने दूसरे पक्ष का रास्ता रोक दिया। गुरुजी, जिस व्यक्ति से आप सीखना चाहते हैं वह यहाँ है। किन फैंग ने जम्हाई लेते हुए राजनीतिक और शैक्षिक निदेशक से कहा। तुम 6 साल के बच्चे के साथ क्या कर सकते हो? राजनीति और शिक्षा के निदेशक किन फैंग के हथौड़े को दूर धकेलना चाहते थे, लेकिन इस समय एक बवंडर जैसी ऊर्जा ने मोटे निदेशक को 1 या 2 मीटर दूर उड़ा दिया। गुरुजी, यदि आप अभी अपनी वीरता नहीं दिखाएंगे तो मुझ पर असभ्य होने का आरोप लगेगा। किन फैंग का हथौड़ा उसके बगल में रखा हुआ था और उसने अपने मुंह के कोने से चंचल स्वर में कहा। तुम छोटे बच्चे हो, लेकिन क्या तुम सचमुच सोचते हो कि कॉलेज के प्रबंधन पद पर सभी शिक्षक चावल की रोटी हैं? निदेशक के बगल में एक सफेद रोशनी की किरण चमकी। ये वास्तव में एक 12वें स्तर का आत्मा मास्टर था और उसकी मार्शल आत्मा अभी भी एक हथियार आत्मा थी, एक डरान थी। ठीक है, तो मैं यहाँ आऊंगा। किन फैंग ने बड़ा हथौड़ा खींचा और एक पल में ऊपर कूद गया। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7। दो लोग सबसे मजबूत दामाद अध्याय 19 WTR LAB WTR लैब। दो लोग सबसे मजबूत दामाद हैश 1 मुझे स्टार 1 में फेंक दिया गया था। 0.07% हैश 21 अध्याय 21 ये रात बहुत शांतिपूर्ण नहीं है। ये बहुत छोटा सा हथौड़ा है, बस इसे हल्के से रोक दो। राजनीति और शिक्षा निदेशक ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। वही 12वीं स्तर की आत्मा मास्टर थी और इतने छोटे हथौड़े से निपटने के लिए उसके शरीर से जुड़ी एक आत्मा की अंगूठी के साथ उसने सोचा कि उसके पास आत्मविश्वास के 12 अंक हैं। हालांकि जब हथौड़ा आया तो राजनीति और शिक्षा निदेशक को ऐसा महसूस हुआ कि एक राक्षसी शक्ति उनके ऊपर हावी हो रही है। यह ऐसा है जैसे कि उसी नाव को एक विशाल लहर का सामना करना पड़ रहा हो और प्रतिरोध करने का कोई मौका ही न हो। एक क्षण में ही राजनीतिक और धार्मिक निदेशक दूर स्थित एक फव्वारे की ओर उड़ गए। ठीक है, तुम बहुत साहसी हो। जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था तब तुमने मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। महिला राजनीतिक निदेशक ने दर्द से कराहते हुए अपने दुखते चेहरे को छुआ और गुस्से से कहा। उसे सबसे ज्यादा उस चेहरे से लगाव है। अभी बच्चे ने मौका पाकर उसके चेहरे पर हथौड़े से वार किया, जिससे उसके चेहरे पर बड़ा निशान पड़ गया। अब वह पूरी तरह से गुस्से में है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तीनों बच्चों के पास सजा से बचने का कोई कारण है। यदि यह एक आम आदमी का बच्चा है जो सीधे स्कूल के नियमों का उल्लंघन करता है और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, तो किसी के लिए भी हस्तक्षेप करना बेकार है। गुरुजी, क्या आप मानते हैं कि हम एक दूसरे से सीख रहे हैं? किन फैंग ने महिला राजनीतिक और शैक्षिक निदेशक की ओर देखा और फिर अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाकर पूछा। पढ़ाना, मुझे नहीं पता कि तुम इस बारे में बात नहीं करोगे। तुम पर शिक्षक पर हमला करने का संदेह है और उनके पीछे जो 2 लोग हैं वे सभी साथी हैं। यदि तुम एक दूसरे को जानते हो तो शिक्षक के पास अपना नाम दर्ज कराने के लिए कार्यालय वापस जाओ। यदि तुम जुनूनी हो तो शिक्षक को निर्दयी होने का दोष मत दो। महिला निदेशक ने अपना गर्म चेहरा छुआ और ठंडे स्वर में कहा। ओह, तो गुरुजी, आप अभी भी निर्दयी हैं। किन फैंग, मानो उसे उम्मीद थी कि महिला शिक्षक ऐसा कहेगी। उसने तुरंत अपना हथौड़ा उठाया और मोटे राजनीतिक और शैक्षिक निदेशक पर हमला कर दिया। उसने वांग शिंग और अन्य लोगों को इस बूढ़ी चुड़ैल के बारे में पहले भी कहानी सुनाते सुना था। किन फैंग को राजनीति और शिक्षा के निदेशक की जरा सी भी छाप नहीं थी, खासकर जब वह उन्हें अभी अंधाधुंध तरीके से वापस ले आया, जिससे वह और भी परेशान हो गया। ठीक है, फिर मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से वापस ले जाऊंगा। पहला आत्मा कौशल पवन पीछा ब्लेड। महिला अध्यापिका प्रकाश की किरणों से घिर गई और फिर वो एकदम से किन फैंग की ओर उड़ गया। किन फैंग ठीक हो जाएगा। ज़ियाओबू, जो तांग सान के साथ लड़ रहा था, घबराहट से दूर तक देखने लगा। वह शिक्षक एक 12वीं स्तर का आत्मा गुरु है जिसके पास आत्मा बल है और किन फैंग के पास कोई आत्मा बल नहीं है। भाई फैंग, 2 और राजनीतिक और शैक्षिक निदेशक पर्याप्त नहीं है।
तानसान ने आत्मविश्वास से अपने मुंह का कोना ऊपर उठाया। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले किनफैंग से संपर्क किया था, वह किनफैंग के बारे में किसी और से अधिक जानता था। उस समय स्कूल के गेट पर गेट हाउस में 11वें स्तर के स्पिरिट मास्टर के पास काफी आक्रामक आत्माएं थीं। अंतिम परिणाम क्या था? 9वें स्तर के आत्मा योद्धा की शक्ति के साथ भाई फैंग ने तियांगन हथौड़ा का उपयोग किए बिना ही दूसरे पक्ष को इस हद तक पटक दिया कि वह अपनी मां को भी नहीं जानता था। अब भाई फैंग 10वें स्तर पर है और इस प्रबंधन पद में शिक्षक के पद से अलग है। प्रतिद्वंदी के पास वास्तविक युद्ध का बहुत कम अनुभव है। अगर भाई फैंग 2 मीटर तियांगन हथौड़ा का उपयोग करता है तो ये लगभग तुरंत मार है। किनफैंग वास्तव में इतना शक्तिशाली है। जियाओ बू ने आश्चर्य से दूर तक देखा। किनफैंग ने कॉन्टो को काट दिया। बड़े हथौड़े ने प्रहार झेला, उसके हाथ मुट्ठियों में कस गए और उसके दांत उछल पड़े। अगले ही पल रात में चीखें गूंजने लगी और यह आवाज सुअर को मारने से भी ज्यादा भयानक थी। उनके बगल के शयन कक्षों की रोशनी अचानक चालू हो गई और सुअर के वध जैसी रोने की आवाज ऐसी थी जैसे राक्षसों ने उन्हें घेर लिया हो और बिना किसी चेतावनी के उन्हें सपने से बाहर खींच लिया हो। हालांकि इससे पहले कि वे मूल कारण का पता लगा पाते, सब कुछ फिर से शांत हो गया। कुछ लोगों ने खिड़की से बाहर देखा और जब उन्हें कोई हलचल नहीं दिखी तो उन्होंने लाइटें बंद कर दी। आखिरकार सुबह का समय हो चुका था और चूंकि कोई आवाज नहीं थी, इसलिए किसी में इतनी ऊर्जा नहीं थी कि जांच कर सके। सुबह जल्दी सोना सबसे अच्छा है। भाई फैंग, क्या अब आप थोड़ा भारी हो गए हैं? तानसान और शियाओ वो एक साथ फव्वारे के पास पहुंचे और मोटे राजनीतिक और शैक्षिक निदेशक को अपने मुंह के कोनों को हिलाते हुए देखने लगे। अगर आज दरबान को किनफैंग ने पीटा था तो वह अपनी मां को भी नहीं जानता था। तो फिर इस राजनीतिक और शैक्षिक निदेशक ने अपना चेहरा और मानवीय आकार को दिया है। जहां तक निर्देशक द्वारा आमतौर पर किए जाने वाले काम का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि यह बहुत भारी है। बस उसे आधे साल तक आराम करने दीजिए। किनफैंग ने कंधे उठाकर कहा। दूसरा पक्ष देखता है कि उनके कामकाजी छात्र क्या करते हैं और सभी कामकाजी छात्र उन्हें अपने दिल में ले लेते हैं। ठेठ घमंडी आंखें और एक कुतिया। और दूसरा पक्ष कार्य अध्ययन छात्र को रईसों द्वारा मारे जाने के बाद सबसे प्रत्यक्ष प्रभावी व्यक्ति है। नागरिक माता पिता को मुआवजा देने के लिए रईसों को भ्रष्ट करते हुए उसने कार्य अध्ययन छात्र को भी धमकाया और कार्य अध्ययन छात्र को एक स्वतंत्र श्रम शक्ति बना दिया। ऐसे व्यक्ति के लिए दूसरे पक्ष को थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेटने देना बेहतर है और उन्हें बाहर जाने देना भी एक संकट है। इसके अलावा यदि वे इस बुरी चुड़ैल द्वारा पहचान लिए गए तो भले ही स्वामी उनकी रक्षा करे, फिर भी उन्हें डर है कि उन्हें छिपाना आसान होगा और उनसे बचना मुश्किल होगा। माथा, ये वाक्य सुनकर तानसान खंडन करने में असमर्थ था। स्कूल में घुसते ही इस व्यक्ति का भयंकर नाम हर जगह फैल गया। अगर दूसरा पक्ष जाग गया तो वह निस्संदेह मुसीबत को आमंत्रित करेगा। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि दूसरे पक्ष को 1 महीने के लिए आराम करने दिया जाए। आज रात चांद अंधेरा था और वे सभी अपनी वर्दी पहने हुए थे और उन्हें अलग पहचानना मुश्किल था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने उन्हें महीने में एक बार ही देखा हो, निश्चित रूप से उनकी याददाश्त में विचलन होगा। उस समय भले ही यह पहचान हो, उनके पास पूर्ण सबूत के बिना भी दोषमुक्त करने का रास्ता होगा। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई फैंग सीधे तोप से वार करेंगे और दूसरे पक्ष को आधे साल के लिए बिस्तर से बाहर निकलने में असमर्थ बना देंगे। ये वास्तव में क्रूर है। आधे साल बाद भी भूत उन्हें याद करता है। क्या आपकी चर्चा समाप्त हो गई है? किनफैंग ने तानसान और शियाओ बू को देखा और पूछा। हमने बहुत पहले ही काम पूरा कर लिया है, बस बात यह है कि जियाओ बू ने कभी हार नहीं मानी। तानसान असहायता से मुस्कुराया और कंधे उछाल दिए। आज वह वास्तव में थोड़ा कम तैयार था और वह जियोबू द्वारा अचंभित था, इसलिए वह प्रतिद्वंदी द्वारा दबा दिया गया था। शाम को उसने पहले से ही अपनी स्थिति को समायोजित कर लिया था और बैंगनी जादुई आंख का उपयोग करके वही पल में जियोबू की खामियों को देख सकता था और फिर भूत छाया ने जियोबू को दबा दिया। हंफ, इसीलिए आज रात मैं अच्छी स्थिति में नहीं हूं और इसीलिए तुम भाग्यशाली हो। जियाओ स्पष्टतः अभी भी थोड़ा असंतुष्ट था। चलो चलो, अब मैं हूं, किनफैंग ने कहा और फिर लड़ने की मुद्रा बना ली। जल्दी खेलने के बाद जल्दी आराम करने चले जाते हैं। वह इस ठंडी हवा में एक पल के लिए भी अतिरिक्त सेकंड नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो भाई फैंग तुम लड़ो। तानसान सचेत होकर पीछे हट गया। वह वास्तव में भाई फैंग की पृष्ठभूमि जानना चाहता था। इस तथ्य पर ध्यान न दें कि वह भी जियोबू को दबा रहा है। वास्तव में क्लियर स्काई हैमर को छोड़कर उसने मूल रूप से अपने सभी कार्ड प्रदर्शित कर दिए हैं। मुझे कहना होगा, जियोबू वास्तव में मजबूत है। उसी उम्र के लोगों के लिए अब तक का सबसे मजबूत व्यक्ति भाई फैंग है, उसके बाद आज जियोबू है। यदि आप मुझसे इस तरह चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे पता है कि आज आप निश्चित रूप से आश्वस्त नहीं होंगे। जियोबू ने किनफैंग पर बहुत तेजी से हमला किया। मैं कहना चाहता हूं कि आज मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं, लेकिन मुझे थोड़ी नींद आ रही है और मैं वापस सोना चाहता हूं। क्या तुम्हें इस पर विश्वास है, जियाओ? किनफैंग ने असहाय होकर जियोबू से कहा। मां ने मुझसे कहा था कि लड़कों के मुंह धोखा देने वाले भूत होते हैं। मैं तुम लड़कों की बकवास पर विश्वास नहीं करती। जियोबू ने अपने पैरों को एक झटके से घुमाया और फिर नर्म हड्डी घुमा मिश्रित चाल ने किनफैंग को मारा। इस समय किनफैंग अचानक हवा में गायब हो गया। ये फिर आज की चाल है। कच्चा यूआरएल। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 20 WTR LAB WTR लैब। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद है। मुझे स्टार 2 1 में फेंक दिया गया था। 0.07% #22 आज रात मत सो। जियोबू ने व्यंग्य किया। किनफैंग ने आज ये चाल चली। इस बार दूसरी पार्टी वास्तव में उसके खिलाफ इस चाल का उपयोग करना चाहती थी। चाहे वह कितनी भी मूर्ख क्यों न हो, वह कभी भी एक ही स्थान पर दोबारा नहीं गिरेगी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह मूर्ख नहीं थी। जियोबू के पूरे व्यक्ति की गति तुरंत कुछ बढ़ गई। सड़क के किनारे, दीवारों पर तथा फूलों की क्यारियों में हर जगह जियाओ को चकमा देते हुए आकृतियां दिखाई देती हैं। हालांकि किनफैंग गायब हो गया, लगता है पूरी तरह से गायब हो गया। तानसान ने भौहें सिकोड़ ली। वह अभी भी यह नहीं समझ पाया कि भाई फैंग के पास टेलीपोर्टेशन जैसी भयानक विस्फोटक शक्ति क्यों है। भाई और बहन, क्या आपने पर्याप्त नृत्य कर लिया है? लगभग आधे मिनट बाद दूर एक अंधेरे कोने से एक शांत और धीमी आवाज आई। ये पता चला कि किनफैंग आधे मिनट से अधिक समय तक उस कोने में बैठा था और जियोबू को उसके द्वारा धोखा दिया गया था। घृणास्पद। जियोबू ने तेजी से छलांग लगाई और एक राउंड हाउस के किनफैंग को लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतने लंबे समय तक किनफैंग द्वारा धोखा खा चुकी थी। ये लड़ाई इतने लंबे समय तक उसके लिए सबसे बड़ी शर्म थी। चलो मेरा हथौड़ा खाओ। अंधेरे में एक अप्रत्याशित आतंक ने जियाओबू को मारा। क्या जियोबू को उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में एक जाल था? यहां तक कि अगर वह वापस लेना चाहती तो अब बहुत देर हो चुकी होती। उफ, भाई फैंग उसे इस तरह मारने वाले हैं और जियोबू घायल हो जाएगा। दूर से तानसेन की आंखों में चिंता भरी नजर थी। भाई फैंग की शक्ति कितनी भयानक है, यह अनुमान है कि कुछ लोग उसे अधिक समझ सकते हैं। बूम, एक पागल झटके ने एक पल में पहाड़ को हिला दिया। हालांकि हथौड़ा जियाओबू को नहीं लगा, बल्कि जियाओबू के बगल में लगा। लेकिन फिर भी जियाओबू अभी भी प्रभावित थी और वह अचानक उड़ गई। तुम्हारे, किनफैंग ने जियाओबू को देखा और उसके मुंह के कोने पर एक विशिष्ट मुस्कान उभर आई। जियाओबू का पूरा शरीर एक पिचकी हुई गेंद की तरह था। अगर किनफैंग ने उस पर सिर्फ हमला किया होता तो वह अपनी लड़ाकू क्षमता खो देती। दरअसल जैसा कि किनफैंग ने कहा, वह हार गई और बुरी तरह हार गए। लेकिन दूसरा पक्ष तो लगभग उन्हीं की उम्र का लगता है, फिर वे इतने विकृत क्यों हैं? न केवल शक्ति भयानक है, बल्कि गति भी अत्यंत तीव्र है। सामान्यतः शक्ति प्रकार के आत्मा स्वामियों में आमतौर पर गति की कमजोरी होती है, जबकि गति प्रकार के आत्मा स्वामियों में आमतौर पर कमजोर आक्रमण शक्ति होती है। इस दुनिया में ऐसे लोगों का मिलना कठिन है जो मजबूत भी हों। ठीक है, इस बार मैं मानता हूं कि मैं हार गया। अगली बार हम प्रतिस्पर्धा करने का मौका ढूंढ लेंगे। पहले तो जियोबू के चेहरे पर थोड़ी निराशा थी, लेकिन फिर वह अचानक बोली। तानसान से हारने के बाद वह मूल रूप से किनफैंग के साथ एक राउंड जीतना चाहता था, लेकिन उसने यहाँ कुछ सेकंड में हारने की उम्मीद नहीं की थी। जम्हाई, इस बार मैं अंततः वापस जा सकता हूं और अच्छी नींद ले सकता हूं। ये सुनकर कि जियोबू ने आखिरकार उसे आज जाने दिया, किनफैंग ने जम्हाई ली और वह शांत और सहज दिख रहा था। भाई फैंग, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ठीक इसी समय तानसान आया। उसके प्रतिद्वंदी की आंखों में एक दुर्लभ युद्ध की मंशा थी।
क्या छोटे सैन, क्या तुम्हें बुखार नहीं है? किन फैंग ने आश्चर्य में तानसांग के सिर पर थपथपाया। ये बहुत ज्यादा नींद है, अब 3 बज चुके हैं और सोने का लगभग कोई समय नहीं है। भाई फैंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तानसांग ने किन फैंग को देखा और उसकी बड़ी गोल आंखों में चमक थी। ओह, क्या तुम आज रात सोने नहीं जाओगे? किन फैंग ने उसके सिर पर थपथपाया। अभी अभी वह काफी दयालु था और उसने ज़ियाओबू को बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई। ऐसे पत्नी रक्षक पागल के लिए। ठीक है, तुम दोनों एक खेल खेलो। ज़ियाओबू ने अपने बगल में एक उत्साहित बच्चे की तरह ताली बजाई, मानो वह इस लड़ाई का इंतजार कर रही हो। दोनों ने उसे बहुत रहस्यमय एहसास दिया। जियोबू ये भी जानना चाहता था कि दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली या कमजोर है। भाई फैंग, चलो पूरी ताकत से लड़ें। तानसांग ने किन फैंग को देखा, लड़ने का इरादा बढ़ गया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। किन फैंग ने अपनी कलाई हिलाई और वह हथौड़ा जिसे उसने अभी अभी वापस निकाला था किन फैंग के हाथ में आ गया। और तानसांग ने अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास सिर्फ एक साधारण पौधा था। इसका इस्तेमाल किन फैंग की तरह नहीं किया जा सकता था। हालांकि वह मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं करता है। वह किन फैंग से निपटने के लिए अपने स्वयं के भूतों और छायाओं, जुआन्यू के हाथ और तानमेन के अद्वितीय कौशल जैसे कि क्रेन को नियंत्रित करना और ड्रैगन को पकड़ना पर भरोसा कर सकता है। जो है सामने रखो। तानसांग की आवाज गिर गई और पूरा व्यक्ति किन फैंग के चारों ओर एक भूत की तरह दिखाई दिया। ओह, भूत गायब हो गए। उसने पहले ही उम्मीद कर ली थी कि तानसांग ये चाल चलेगा और उसके दिल में पहले से ही इसका जवाबी उपाय था। सिस्टम म्यूटेशन कार्ड के म्यूटेशन के बाद किन फैंग की शारीरिक संवेदना और गति में कई बार सुधार हुआ है। तानसेन की गति भूतों की वजह से है, लेकिन किन फैंग की गति एक सहज प्रतिक्रिया है। क्रेन को नियंत्रित करो और ड्रैगन को पकड़ो। किन फैंग के पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। जब तानसांग को लगा कि सब कुछ नियंत्रण में है, तो काले और ठंडे लोहे का एक टुकड़ा उसकी ओर टूट पड़ा। ये कैसे संभव है? तानसेन बेहद हैरान था। ये कौन किन फैंग का दोष होना चाहिए? सिद्धांत रूप में इतनी जल्दी प्रतिक्रिया करना असंभव है। तानसांग ने तुरंत अपना जुआन्यू हाथ खोल दिया और ताइजी की शक्ति 1000 जिन को तोड़ गई। कुछ समय के लिए रुकने के बाद तानसांग ने राहत की गहरी सांस ली। अगर जुआन्यू का हाथ न होता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता और जमीन पर गिर जाता। भाई फैंग की शक्ति बहुत भयानक है। मैं वास्तव में भाग गया था, फिर वापस आ गया। इससे पहले कि दूसरा अंतराल होता, उसने किन फैंग को तानसांग की ओर तेजी से बढ़ते देखा। उसके हाथ में काला हथौड़ा था और उसमें हल्का सा दबाव था। बूम, तेज आवाज के साथ बजरी ऊपर उड़ गई। तानसांग एक पराजित गोफर की तरह भाग गया। लेकिन ये केवल कुछ समय के लिए ही था कि वह नुकसान में पड़ गया और जल्द ही तानसांग किन फैंग के बराबर आ गया। किन फैंग जितना अधिक लड़ता है, उसकी लड़ने की भावना उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। दोनों पक्ष आए और चले गए तथा उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सैकड़ों दौर की लड़ाई लड़ी। जिस छोटे से बगीचे में ये स्थित था, वह अस्त व्यस्त था, जिसमें हथौड़ों के निशान और गड्ढे थे। हालांकि लड़ाई खत्म नहीं हुई और दोनों पक्षों के बीच सुबह तक लड़ाई जारी रही। अंत में किन फैंग ने एक विनाशकारी हमले के साथ तानसांग को हरा दिया। यह कहना होगा कि किन फैंग द्वारा सिस्टम प्राप्त करने के बाद ये सबसे गहन और सबसे सुखद लड़ाई है। यद्यपि तानसांग पराजित हो गया था, फिर भी वह आश्वस्त था, क्योंकि उसने क्लियर स्काई हैमर को छोड़कर बाकी सब कुछ इस्तेमाल कर लिया है, जो बेकार है, यहां तक कि छिपे हुए हथियार भी। किन फैंग, ज़ियाओसन, जल्दी करो। जियोबू ने उन दो लोगों को आवाज दी जो वहां आए थे। पता चला कि वे दोनों इतने भुलक्कड़ थे कि उन्होंने लड़ाई नहीं की और तीसरी मंजिल पर स्थित छात्रावास के शीशे का एक हिस्सा तोड़ दिया। अधिकांश शयन कक्षों में अब रोशनी कर दी गई है और अनुमान है कि उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। स्वाभाविक रूप से वे तीनों पकड़े नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वे तुरंत भाग गए। छात्रावास भवन की छत पर खुरदरे कपड़े पहने 3 छोटी आकृतियां खड़ी थीं। ओह, आज रात को बहुत हो गया। किन फैंग बाढ़ को पकड़े हुए था और आधा थका हुआ लग रहा था। जोड़ 1000। यह अनुभव हजारों की कीमत का है। यदि आप सामान्य हो जाएं, तो ऐसा गहन व्यायाम अगले स्तर तक आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएगा। ये दुख की बात है कि 10वें स्तर पर पदोन्नत होने के बाद अब उसे पहले स्तर तक आगे बढ़ने के लिए 10 लाख अनुभव की आवश्यकता है और उसने आज रात अपने अनुभव का केवल 5वां हिस्सा ही पूरा किया। क्या हम भोर होने तक शयन कक्ष में वापस चले जाएंगे? जियोबू ने किन फैंग और तानसांग को देखा और फिर पूछा। नीचे बहुत से लोग घनीभूत होकर दिखाई दिए हैं। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 21 WTR लैब। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद है मुझे स्टार 1 में फेंक दिया गया था। 0.07% #23 अध्याय 23 बुरी चुड़ैल जिसे पीटा गया। हम भोर होते ही पुनः नीचे जाएंगे। किन फैंग ने कहा। इस समय नीचे की 3 मंजिलों के गलियारे प्रभावित हो गए हैं और एक के बाद एक चीखें आने लगी हैं और उनका किसी एक सुदूर स्थान पर स्थित है और सबसे ऊंची मंजिल से संबंधित है। हालांकि इसने फिलहाल उन्हें प्रभावित नहीं किया है, लेकिन वे जल्द या बाद में पहुंचेंगे। ठीक है, वास्तव में जियोबू बस बेडरूम में वापस घुसना चाहता था, जबकि सभी अभी भी जाग रहे थे और प्रभाव का विस्तार नहीं हुआ था। लेकिन इसे किन फैंग और तानसांग ने रोक दिया। हालांकि उस समय ज्यादा हलचल नहीं थी, लेकिन अगर हुईदाओ के छात्रावास में कोई जाग गया तो कौन जानता था कि क्या दूसरा पक्ष पहले दिन ही इसका खुलासा कर देगा। इसलिए वे इमारत की चोटी पर भाग गए और सुबह होने या तूफान के थोड़ा कम होने तक इंतजार किया। यदि कोई उस समय जाग जाए तो बस इतना कह दे कि जब वे कुछ सुनेंगे तो वे नीचे जाएंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है, ताकि सब सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने रूममेट्स पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं 10,000 वर्षों तक नाव चलाने के प्रति सावधान हूं। लेकिन यह वास्तव में नींद वाली बात है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद ज़ियाओबू ने अपनी आंखें रगड़ी। वह एक सामान्य छोटी बच्ची की तरह है और रात भर करवटें बदलने के बाद उसे बहुत नींद आ रही है। वैसे ज़ियाओबू, शिक्षक ने कल रात हमें बताया था कि वह हमें बाहर ले जाएगा। तानसांग ने जियोबू से कहा। वास्तव में वह उसे कल रात इस बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। बाहर जा रहे हो तो फिर तुम तो उद्घाटन समारोह में भी नहीं आए। ज़ियाओबू ने अपनी बड़ी आंखों से पूछा, जो नींद के कारण लाल हो गई थी। हम शायद भाग नहीं ले रहे हैं, किन फैंग ने उत्तर दिया। मैं पीछे वाले खेल के मैदान में अकेली बची हूं। इतनी बड़ी जगह में क्या तुम्हारा दिल है कि तुम मुझे लड़की ही रहने दोगे? ज़ियाओबू, जो अभी नींद में डूबी हुई थी, उसने अपने होंठ फुलाए। वह बहुत असंतुष्ट दिख रही थी। यह तानसांग ने शर्मिंदगी से अपने सिर के पीछे खुजलाया। दरअसल उनके जाने के बाद केवल ज़ियाओबू को ही सफाई का काम करना पड़ा, जो थोड़ा निर्दयी लग रहा था। आखिरकार वह एक लड़की थी। खैर, इसकी भरपाई तो करनी ही होगी। जब तानसांग सोच ही रहा था कि कैसे जवाब दिया जाए, किन फैंग की आवाज गूंजी और दूसरे के हाथ में एक अतिरिक्त सुनहरा कार्ड था। ये कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल पर VIP कार्ड है। अगर इसमें बचा हुआ पैसा एक व्यक्ति खा ले तो कम से कम 1 महीने तक खाया जा सकता है, या एक कार्ड तुम्हें दे दिया जाएगा। किन फैंग मुस्कुराया और जियोबू के सामने VIP कार्ड ले लिया। पहले तो जियोबू अभी भी फूली हुई दिख रही थी, लेकिन जब उसने ये कार्ड देखा तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठी। ठीक है, तो मैं तुमसे वादा करता हूं। जियोबू ने मूल रूप से संयमित रहने की योजना बनाई थी, इतना सस्ता नहीं। इन दो लोगों ने न केवल उसे लड़ाई में धमकाया, बल्कि उस पर सफाई का सारा काम भी डाल दिया। लेकिन दूसरी मंजिल पर स्वादिष्ट कैफेटेरिया के बारे में सोचते हुए जियोबू को डर था कि किन फैंग उस पर वापस जाएगा, इसलिए तुरंत सहमति में सिर हिलाया। माथा। तानसांग को आश्चर्य हुआ जब जियोबू ने इतनी आसानी से सहमति दे दी। मुझे कहना पड़ेगा, भाई फैंग का कदम बहुत मजबूत है। यद्यपि ज़ियाओबू 6 साल की लड़की थी, फिर भी आज कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल पर आयोजित डिनर पार्टी में ज़ियाओबू के भोजन को ही प्रथम स्थान दिया गया। बेशक इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक भी है, वह ये कि दूसरी मंजिल पर स्थित कैफेटेरिया वास्तव में अच्छा काम कर रहा है। समय 1 सेकंड बीत गया। पलक झपकते ही सुबह के लगभग 6 बज गए। सुबह का सूरज धीरे-धीरे उग रहा था। उन तीनों पर गर्म नारंगी लाल रंग छिड़का हुआ था और जमीन पर 3 छोटी परछाइयां धीरे-धीरे दूर हो गईं और धीरे-धीरे लंबी हो गईं। छत से नीचे देखने पर काले कपड़े पहने एक आदमी धीरे-धीरे चल रहा था। काले वस्त्र पहने उस आदमी को देखकर आसपास खड़े कई शिष्य इस बारे में बात करने लगे, लेकिन उस आदमी ने शायद कुछ सुना ही नहीं।
शिक्षक आ गए हैं, हमें जल्दी चलना होगा। तानसान ने उस आकृति को देखने के बाद उस आकृति से कहा। इस तरह तीनों छत से किशे की ओर चल पड़े। क्यूशे में अधिकांश लोग जाग गए और किसी को भी किन फैंग द्वारा उन तीनों के गायब होने पर संदेह नहीं हुआ। ये सुनकर कि बूढ़ी डायन को पीटा गया है, उनके कई छात्र उसकी झलक पाने के लिए दौड़ पड़े। मैं कहना चाहता हूं कि यह सचमुच राहत की बात थी। भाई फैंग, भाई थर्ड, बहन शियाओ, आप वास्तव में पर्याप्त वफादार नहीं हैं। आप हमें जगाए बिना नाटक देखने के लिए कैसे बाहर जा सकते हैं? मैंने केवल ये देखा कि वांगशिंग और अन्य लोग इस समय वापस आए और किन फैंग और उन तीनों को कुछ शिकायतों के साथ देखा। हाँ भाई फैंग, हमने कुछ नहीं देखा, हमने सिर्फ बूढ़ी चुड़ैल को मम्मी में लपेट कर बाहर ले जाते हुए देखा। एक अन्य कार्यरत छात्र भी खेद व्यक्त करता हुआ दिखाई दिया। अरे, हम भी हलचल सुनकर नीचे चले गए और हमें नहीं पता कि क्या हुआ। किन फैंग ने अजीब तरह से मुस्कुराया, कंधे उचकाए और कहा, ओह भाई फैंग, क्या तुमने देखा कि बूढ़ी चुड़ैल को कैसे पीटा गया? ये सुनकर वांगशिंग ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। एक बार जब वह स्कूल में था तो उसका एक करीबी दोस्त था और बाद में उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण उसे कुलीन बच्चों ने मौत के घाट उतार दिया था। उस समय ये बूढ़ी चुड़ैल थी जिसने इस मामले को संभाला था। रईसों ने 100 सोने के आत्मा सिक्के का भुगतान किया और पुरानी चुड़ैल से अकादमी के नाम पर एक प्रशिक्षण दुर्घटना के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए कहा। अंत में पुरानी चुड़ैल ने ऑपरेशन के बाद माता-पिता को 10 सोने के आत्मा सिक्के दिए। हर कोई 10 या 20 सोने के सिक्कों के सामान्य गबन को समझ सकता है। आखिरकार उसने खुद ही ऐसा किया और उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन यह 90% धन था जो बेहद काला था। मुख्य बात यह थी कि माता-पिता को उस समय पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उन्हें सचमुच लगा कि बच्चे के साथ उनके अभ्यास में कोई दुर्घटना हुई है और उनके पास दुख में इन 10 सोने के आत्मा सिक्कों के लिए पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक साधारण परिवार के लिए 10 स्वर्ण सिक्के बहुत बड़ी रकम है। आखिरकार डोलुओ महाद्वीप पर आपके पास आत्मा मास्टर बनने के लिए हर महीने केवल एक स्वर्ण आत्मा सिक्का है और जब आप एक महान आत्मा मास्टर के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आप प्रति माह 10 प्राप्त कर सकते हैं। महान आत्मा गुरु वे जहां भी जाते हैं वहां सम्मानित अस्तित्व होते हैं। यदि वांगशिंग इस मामले के बारे में लगातार चिंतन नहीं करता और अपनी ताकत बढ़ने के बाद उसने पूरी तरह से जांच नहीं की होती तो उसे कभी पता नहीं चलता कि बूढ़ी चुड़ैल का दिल इतना काला था। खैर, ये बहुत दयनीय है, अब ये किसी इंसान जैसा नहीं दिखता। किन फैंग ने एक विचारशील नजर के साथ याद करने का नाटक किया। तानसान और जियोबू ने किन फैंग को देखा, वह वही था जिसने उसे हराया था और वह अभी भी एक हथौड़ा था, लेकिन दूसरी पार्टी इस समय एक दर्शक की तरह दिख सकती थी, एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर गंभीर तरीके से बकवास बात कर रही थी। अगर वे दोनों लोग वास्तव में एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की योजना बना सकते हैं, क्या ये वास्तव में 6 साल का बच्चा है? तानसान बिस्तर पर बैठ गया। किन फैंग की वाकपटू उपस्थिति को देखकर वह शर्मिंदा था। अगर वह किन फैंग के पक्ष में नहीं होता तो वह वांगशिंग और अन्य लोगों की तरह ही विश्वास करता, क्योंकि किन फैंग ने जो कहा उसमें कोई दोष नहीं है, ये सच से भी अधिक सत्य है। उसकी आत्मा अपने 30वें दशक में, मुझे डर है कि वह भाई फैंग जितना अच्छा नहीं है। क्या सभी बच्चे इतने विकृत हैं? लेकिन नॉटी कॉलेज के 6 या 7 साल के बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि यह सामान्य बात है, उनमें से कोई भी भाई फैंग जैसा नहीं है। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? इसी समय अचानक बाहर से एक कर्कश आवाज आई। कच्चा यूआरएल, हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। डीएमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com भी 1.5.7। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 22 WTR LAB WTR लैब। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद है, मुझे स्टार डू 1 में फेंक दिया गया था। 0.07% #24 अध्याय 24 आत्मा की अंगूठी खोजने के लिए प्रस्थान। मास्टर, आप यहाँ क्यों हैं? अभी तक जो शयन कक्ष शोर से भरा हुआ था वह इस क्षण शांत हो गया। वांगशिंग और अन्य सभी लोग आश्चर्य से गुरु की ओर देखने लगे। उनके अनुसार मालिक एक विशेष अटारी में रहता है और वह कभी भी छात्रावास में नहीं गया है। शीर्ष मंजिल पर स्थित जज सात घरों की तो बात ही छोड़िए। हम अभी राजनीतिक और शैक्षिक निदेशक की पिटाई के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसलिए सभी लोग जल्दी उठ गए। किन फैंग ने उसके सिर के पीछे से पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह, राजनीति और शिक्षा निदेशक को पीटा गया। मालिक थोड़ा आश्चर्यचकित दिखे। जब वह नीचे की ओर आया तो उसने कुछ छात्रों को इसी प्रकार की बातें करते हुए सुना, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। उसके लिए वह सिर्फ एक मेहमान है जो खाता पीता है और अकादमी के मामलों से उसका कोई लेना देना नहीं है। यदि जियाओसान और जियाओफेंग न होते तो वह कभी भी छात्रावास भवन में नहीं आता। खैर, मैंने सुना है कि राजनीति और शिक्षा निदेशक को बुरी तरह पीटा गया और मुझे नहीं पता कि यह किसने किया। जैसे ही मास्टर आश्चर्यचकित हुए, वांगशिंग और कुछ अन्य कार्यरत छात्र लंबी बातचीत करने लगे, लेकिन मास्टर को स्पष्ट रूप से इस मामले में बहुत दिलचस्पी नहीं थी और थोड़ी देर बाद उन्होंने विषय बदल दिया। किन फैंग और तानसान को बाहर ले गए। स्कूल के गेट के बाहर छाया में एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। यह एक ऐसा उपकरण था जिसे मास्टर ने सुबह जल्दी बाहर जाने के लिए तैयार किया था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं तुम्हें आत्मा जानवरों की अच्छी समझ दूंगा। कार में बैठे हुए मास्टर ने किन फैंग और तानसान का सामना किया। हाँ, दोनों ने भारी स्वर में सिर हिलाया। इस बार हम आत्मा शिकार वन में जा रहे हैं। आत्मा शिकार वन नॉर्डिन कॉलेज और आसपास के शहरों में आत्मा जानवरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिकारगाह है जब आत्मा मास्टर्स को पदोन्नत किया जाता है। विभिन्न स्तरों के आत्मा जानवर हैं। इन आत्मिक जानवरों को आमतौर पर उनकी आत्मिक शक्ति के रंग से पहचाना जा सकता है जब वे हमला करते हैं, और उनकी आत्मिक शक्ति का रंग भी उनके आत्मिक छल्लों के समान ही होता है। उदाहरण के लिए 100 वर्ष से कम पुराने आत्मिक छल्ले सफेद होते हैं, जो बीच में होते हैं वे पीले होते हैं, जो 1000 वर्ष से अधिक पुराने और 10,000 वर्ष से कम पुराने होते हैं वे बैंगनी होते हैं, और जो 10,000 वर्ष से अधिक पुराने होते हैं वे काले होते हैं। इस बार हमारा मुख्य लक्ष्य सफेद आत्मिक छल्ले और पीले आत्मिक छल्ले हैं। डॉट 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 पुकारना, फुफ, डॉट 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 टकराना। गाड़ी ने एक बाधा पार कर ली। किन फैंग और तानसान जो गहरी नींद में सो रहे थे गिरने से बच गए। जैसे ही दोनों ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि एक जोड़ी काली आंखें सीधे उनकी ओर देख रही थी। तुम दोनों इतने नींद में क्यों लग रहे हो? क्या तुम कल रात सोए नहीं? स्वामी ने उन दोनों से पूछा। आधे घंटे से ज्यादा समय तक अकेले में बात करने के बाद मुझे सोते समय खर्राटों की आवाज सुनाई दी। अगर ये किसी और के शब्द होते तो शायद मैं नाराज हो जाता। यह उनके प्रति स्पष्ट अवमानना है, उन्हें मजाक के रूप में लेना और जब वह इसके बारे में बात करते हैं तो सो जाना। लेकिन जाहिर है कि उनके सामने बैठे दो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों का दिमाग वयस्कों से अलग होता है और जब वे इतनी जोर से सोते हैं तो उन्हें बहुत नींद आ सकती है। नहीं गुरुजी, बोलते रहिए। तानसान ने अपना सिर हिलाया। किन फैंग भी इस समय जाग गया। उसका पूरा शरीर लगभग तानसान के शरीर पर दबा हुआ था। बस अब तुम्हारे बारे में बात करना बेकार है, ये तो तुम्हारे कानों में हवा भर रही है। तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए, फिर मैं तुम्हें वास्तविक स्थिति के अनुसार बताऊंगा। मास्टर ने अपना सिर हल्का सा हिलाया और आह भरी। कार में बैठकर इन आत्मा जानवरों के बारे में बात करना सिर्फ एक अस्थायी विचार है। चूंकि दोनों बच्चे नींद में हैं, इसलिए एक दूसरे को अच्छी नींद लेने दें। चूंकि तथाकथित मुड़ा हुआ तरबूज मीठा नहीं होता, इसलिए इसे इस तरह से जबरदस्ती खिलाना बेकार है। अब याद रखें, अपनी आंखें बंद करना और उन्हें पुनः खोलना रिक्तता है। ओह, तो फिर गुरुजी, चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं। तानसान के शब्द कहने के कुछ ही मिनट बाद वह सो गया। जिस क्षण वह जागा, क्योंकि विपरीत दिशा में शिक्षक गंभीरता से व्याख्यान दे रहा था, तानसान ने अपनी पलकें खोलने के लिए मजबूर किया, लेकिन वे दो पलकें 1000 जिन के समान भारी थीं, जो दृढ़ता से नीचे दबा रही थीं। सच कहूं तो अगर शिक्षक सचमुच बात करना जारी रखता है तो उसे नहीं पता कि वह कितनी देर तक बात कर पाएगा, क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही है। अब शिक्षक को यह वाक्य कहते हुए सुनने के बाद वह अंततः मन की शांति के साथ लेट सकता है। गाड़ी उबड़-खाबड़ सड़क पर चल रही थी। किन फैंग और तानसान एक हेरिंगबोन की तरह थे, एक दूसरे के बगल में सो रहे थे। गुरु ने चुपचाप एक पुस्तक निकाली और उसे स्वयं देखा। मुझे नहीं मालूम कि कितना समय बीत गया। मूल रूप से उबड़-खाबड़ गाड़ी इस क्षण पर रुक गई। क्या आप अभी यहाँ हैं? मास्टर ने दोनों के कंधों पर थपथपाया। किन फैंग ने अपनी लाल आंखें खोली और नींद में पूछा। खैर, हम पहले ही हंटिंग सोल फॉरेस्ट के बाजार में पहुंच चुके हैं। स्वामी ने उन दोनों से कहा। किन फैंग और तानसान गाड़ी से उतर गए। इस बाजार में वैगनों को जाने की अनुमति नहीं है, हम कुछ समय के लिए जा रहे हैं।
गुरु ने कहा और फिर सबसे आगे चल दिए। किन फैंग और तांग सांग भी उनके ठीक पीछे थे। ये जगह नॉटिंग सिटी से ज्यादा खराब नहीं है, सड़कें लोगों से भरी हैं जो समय समय पर कुछ अजीब शब्द चिल्लाते रहते हैं। गुरुजी, वे क्या कर रहे हैं? भोजन प्रकार के आत्मा गुरु के बिना टीम बनाने का क्या मतलब है? तांग सांग ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। इन लोगों को एक साथ आत्मा जानवरों का शिकार करने के लिए आत्मा स्वामी के एक अस्थायी गठन में होना चाहिए। किन फैंग ने सहजता से उत्तर दिया। ज़ियाओफेंग सही है, वे सभी एक साथ आत्मा जानवरों का शिकार करने के लिए सही लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आमतौर पर आत्मा जानवरों का शिकार करते समय श्रम का एक विभाजन होता है। सबसे बुनियादी एक को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। खाद्य प्रकार के आत्मा स्वामी आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। पुनर्स्थापना प्रकार के आत्मा स्वामी स्थिति और आत्मा शक्ति पुनर्प्राप्ति के प्रभारी होते हैं। चपलता प्रकार के आत्मा स्वामी उपचार और जांच के प्रभारी होते हैं। शक्ति प्रकार के आत्मा स्वामी अवरोधन के प्रभारी होते हैं और हमला प्रकार के आत्मा स्वामी दुश्मनों का सफाया करने के प्रभारी होते हैं। इन टीम सदस्यों के बारे में बात करते हुए मालिक की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। तो फिर हम लोग मिलकर एक टीम क्यों नहीं बनाते जो आत्मा जानवरों का शिकार करे? क्या सफलता की दर अधिक नहीं होगी? ये सुनकर तांग सांग ने जिज्ञासु बच्चे की तरह ग्रैंडमास्टर से पूछा। वे तीनों पशु शिकार के लिए जंगल में प्रवेश कर गए और यह स्पष्ट था कि एक टीम बनाना सुरक्षित नहीं था। यह एक अच्छा सवाल है। टीम बनाने की सफलता दर वास्तव में अधिक है, लेकिन ये अस्थायी टीमें आमतौर पर बहुत विश्वसनीय नहीं होती हैं। एक बार जब उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है, एक बार जब वे ढह जाते हैं, तो धीमी गति से चलने वाले स्पिरिट मास्टर स्पिरिट बीस्ट का नाश्ता बन जाते हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में एक टीम बनाना चाहते हैं, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जिस पर आप भरोसा कर सकें और प्रतिद्वंदी को अपनी पीठ थपथपा सकें। ये ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलते समय गुरु ने गंभीरता से कहा। ओह, तांग सांग ने हल्का सा सिर हिलाया। दरअसल सभी लोगों द्वारा अस्थायी रूप से संगठित की गई टीम में विश्वास की कोई भावना नहीं होती है और अगर कुछ गलत हो जाए तो यह एक गड़बड़ की तरह होगा। चलो अपने पेट को तृप्त करने के लिए कुछ खाना खरीदते हैं। इस बार हमें लंबे समय तक अंदर जाना है। आत्मा जानवरों को ढूंढना कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात पूरी हो जाए। अगर आप भाग्यशाली भी हैं तो भी इसमें 1 या 2 दिन लगेंगे, इसलिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। अच्छा है। आवाज धीमी हो गई और वे तीनों कुछ देर तक बाजार में खोज करते रहे। आधे घंटे से ज्यादा समय पलक झपकते ही बीत गया और आधे घंटे बाद वे एक ऐसे गेट पर पहुंचे जिस पर कड़ी सुरक्षा थी और भारी सैनिकों और तराजू से भरा था। ये बीस्ट हंटिंग फॉरेस्ट का गेट था। कच्चा URL। हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 23 WTR LAB WTR लैब। डोलुओ सबसे मजबूत दामाद है। मुझे स्टार डू 1 में फेंक दिया गया था। 0.07% #25 अध्याय 25 साइकेडेलिक फूल। सेन लुओ के लोहे के गेट के अंदर एक प्राचीन और रहस्यमय वातावरण है। मास्टर ने इस समय एक टोकन निकाला। टोकन को देखने के बाद गार्ड लीडर को लगा कि उसने कुछ असाधारण देखा है और तुरंत सैनिकों को जल्दी से आत्मा शिकार वन का द्वार खोलने के लिए कहा। तीनों अंदर चले गए। इस जंगल में प्रवेश करने के बाद मूल बाजार का शोर शांत हो गया तथा केवल शांत और कुछ हद तक डरावनी आवाजें ही शेष रह गईं। लुओ सांताओ, बाहर आओ। ग्रैंड मास्टर ने अपनी कलाई हिलाई और आत्मिक जानवर जो सुअर जैसा दिख रहा था एक पल में किन फैंग और तांग सांग के सामने प्रकट हो गया। सैनपाओ का सिर बड़ा है और उसका शरीर गुब्बारे की तरह उभरा हुआ है जो बहुत अजीब लगता है। यह मेरी मार्शल स्पिरिट है, आप इसे 3 शॉट कह सकते हैं। गुरु ने तांग सांग और किन फैंग का परिचय कराया। यह गुरुजी, आपकी मार्शल आत्मा ने शरीर क्यों छोड़ा? सामान्य परिस्थितियों में क्या पशु मार्शल आत्मा शरीर छोड़ने में असमर्थ नहीं होती? इन कुछ अजीब और प्यारी 3 तोपों को देखकर तांग सांग ने आश्चर्य से पूछा। मास्टर, लुओ सांताओ एक उत्परिवर्ती आत्मा होना चाहिए। किन फैंग ने कहीं भी कुत्ते की पूंछ की घास खींच ली और फिर लुओ सांताओ को बहुत मजाकिया ढंग से चिढ़ाने के लिए नीचे बैठ गया। तीनों तोपें सुनहरे रंग की हैं और उनमें एक छिपी हुई महिमा प्रतीत होती है, लेकिन वे स्वरों की तरह मूर्ख और प्यारी भी हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह मंगा और एनीमे का मिश्रण है। किसी कारण से किन फैंग को लगा कि उसके सामने की 3 तोपें असली 3 तोपें थीं और उनमें सुनहरे पवित्र ड्रैगन की छिपी हुई महिमा थी। जैसा कि ज़ियाओफेंग ने कहा, मैं वास्तव में एक उत्परिवर्ती आत्मा हूं। गुरु ने कुछ राहत के साथ किन फैंग की ओर देखा। मूल रूप से सोचा गया था कि ज़ियाओफेंग एक ऐसे व्यक्ति थे जो मौन थे और सिद्धांत में गहराई से जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी पार्टी इसे छिपाएगी। यदि आपके पास निश्चित ज्ञान का आधार नहीं है तो आप ये बिल्कुल नहीं जानते। भाई फैंग, तुम चुपके से पार्ट बनाने कहां चले गए थे? तांग सांग ने किन फैंग को कुछ नाराजगी के साथ देखा। वह कैसे महसूस कर सकता था कि किन फैंग सब कुछ जानता था? किन फैंग मुस्कुराया और कंधे उचकाए। मार्शल स्पिरिट उत्परिवर्तन को आमतौर पर 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक ज़ियाओफेंग जैसा सफल उत्परिवर्तन होता है जो एक साधारण हथौड़े से 2 मीटर के तियांगान हथौड़े में उत्परिवर्तित होता है और दूसरा मेरे जैसा शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट एक साधारण मार्शल आर्ट में उत्परिवर्तित होता है। आत्मा। मास्टर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और फिर कहा, मुझे खेद है, मैंने गलती से शिक्षक की पीड़ा का उल्लेख कर दिया। ये सुनकर तांग सांग थोड़ा शर्मिंदा हुआ और जल्दी से माफी मांगी। वह जानता था कि यद्यपि उसका शिक्षक ऊपर से उदासीन दिखता है, परंतु दूसरा पक्ष हृदय से बहुत मजबूत व्यक्ति होगा। हालांकि ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी मार्शल आत्मा उत्परिवर्तित करने में विफल रही है और वह अपने 50 के दशक में 30 के स्तर को तोड़ने में सक्षम नहीं है। उसके लिए ये वास्तव में एक भारी निशान है जिसे खोलना बेहद मुश्किल है। इसमें कोई दाग या दाग नहीं है। मैं इतने सालों से इसका आदी हो गया हूं। गुरु हल्के से मुस्कुराए। हालांकि वे बहुत राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन तांग सांग देख सकता था कि शिक्षक की आंखों की गहराई अभी भी बहुत अनिश्चित थी। चलो इस बारे में बात नहीं करते, 3 तोप खाने रास्ता दिखाओ। मास्टर ने आंख भरी और फिर कहा। इस प्रकार तीनों तोपें सामने की ओर भाग गईं। हालांकि अभी 2 कदम की दूरी पर ही जंगल से रगड़ने की आवाज आई। दूर से एक धुन चुपचाप उभरी। यह एक साइकेडेलिक फूल है। जल्दी से मेरा विशेष मुखौटा पहन लो और अधिक जहरीली गैस से बचने के लिए मेरे पीछे पीछे चलो। अप्रत्याशित रूप से वे 2 मिनट से भी कम समय तक चले थे कि उनका सामना इस जहरीले कोहरे से हो गया। गुरु ने जल्दी से सभी को एक मुखौटा दिया और संक्षेप में श्वास विधि सिखाई। सौभाग्य से वे हाल ही में इसके लिए तैयार हो गए थे, अन्यथा उन्हें आत्मा की अंगूठी मिलने से पहले ही मरना पड़ता। साइकेडेलिक फूल एक प्रकार का फूल है जो लोगों को जल्दी से मतभ्रम पैदा कर सकता है और धुंध की परत दूसरे पक्ष द्वारा जारी जहरीली धुंध है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो कोहरा छंट जाएगा और आप जाग जाएंगे। यदि आप बदकिस्मत हैं तो बेहोश होने के बाद आपको सीधे अन्य राक्षसों द्वारा खा लिया जाएगा। सभी बचाव इस आधार पर आधारित हैं कि लोग होश में हैं। अगर वे बेहोश हो जाते हैं तो मूल रूप से उनके सबसे आदिम बचाव के अलावा कोई बचाव नहीं है। अंततः बाहर एक तेज दौड़ के बाद मास्टर हंसने लगा और साइकेडेलिक फूलों की धुंध से बाहर भाग गया। दूसरे पक्ष के रूप रंग को देखकर ऐसा लगता है कि मानो उन्हें परलोक का स्वाद मिल गया हो। मास्टर के भाग जाने के बाद किन फैंग और तांग सांग भी उनके पीछे पीछे भागे। हालांकि वे दोनों भी सांस फूलने की स्थिति में दिख रहे थे, लेकिन वे स्पष्टतः स्वामी से कई गुना बेहतर थे। क्या तुम दोनों ठीक हो? मास्टर किन फैंग और तांग सांग की जांच करने के लिए उत्सुक थे। 29वें स्तर पर वह इन जहरीली गैसों को झेलने में सक्षम हो सकता है, लेकिन ये दोनों बच्चे अभी 10वें स्तर पर पहुंचे हैं और यदि वे इन जहरीली गैसों की चपेट में आ गए तो उन्हें वास्तव में बहुत पछतावा होगा। छोटे सैन, तुम्हारा मुखौटा घुस गया है, आओ और शिक्षक को अच्छी तरह से देखने दो। ग्रैंड मास्टर ने तांग सांग का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। हालांकि कुछ निरीक्षण के बाद उसके चेहरे पर एक उलझन भरी झलक उभरी। यह अजीब है, मास्क अंदर तक घुस गया है और जहरीले पराग को नाक और मुंह को छूना चाहिए था। आखिर कुछ भी क्यों नहीं है? ग्रैंड मास्टर ने आश्चर्यचकित भाव से तांग सांग की ओर देखा। ये साइकेडेलिक पराग अत्यधिक विषैला होता है तथा ये श्वास के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है और वाष्पीकृत हो जाता है, लेकिन विशेष गैस मास्क पर उपस्थित अत्यधिक विषैले पराग को रोक सकता है। यह उनके द्वारा विकसित एक एंटीवायरस विधि है। हालांकि इस एंटीवायरस विधि में एक नुकसान है, वह यह है कि पराग हमेशा सांस के माध्यम से मास्क में जमा हो जाएगा और मास्क में प्रवेश करने के बाद निचले स्तर वाले लोग मुंह और नाक के बाहर संक्रमण का कारण बनेंगे। लेकिन अब ज़ियाओ सांग का मुखौटा उसके मुंह और नाक में घुस गया है, लेकिन यह अभी भी बरकरार है, जिससे मास्टर थोड़ा हैरान है।
लेकिन शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं बच्ची थी तो मेरे पिता मुझे नहलाने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। तानसेन के पास स्वयं एंटीवायरस साधन है, इन जहरीली धुंधों के पास स्वाभाविक रूप से उसे नुकसान पहुंचाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आखिर में गुरुजी जहरीली धुंध के दुष्प्रभाव की जांच करने आएंगे। अगर यह बात पता चल गई तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा, इसलिए उसने मन ही मन गुरुजी के सामने एक बहाना बना लिया। आपके पिताजी, ओह ये संभव है। गुरु ने विचारमग्न दृष्टि से अपनी थोड़ी को हल्के से छुआ। तानसेन के पिता एक उपाधिधारी डोलुओ थे और उनके प्रतिद्वंद्वी की पृष्ठभूमि गहरी थी। अगर उन्हें बचपन से ही विशेष जड़ी बूटियों से नहलाया जाता तो शायद इसका जादुई असर होता। ये देखकर कि ग्रैंडमास्टर ने उसकी बातों पर इतनी आसानी से विश्वास कर लिया, तानसेन थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा कि वह परेशान होने वाला है। हालांकि तानसेन का पक्ष राहत की सांस ले सकता है, लेकिन अब किन फैंग घबरा गया है क्योंकि गुरु उसकी दिशा में चले। मैं अभी जहरीले कोहरे में था क्योंकि बदसूरत कीड़ा आजादी से आया और चला गया और मेरे शरीर पर जहरीली गैस का कोई क्षरण नहीं था। जहरीली गैस के क्षरण की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि मैल का एक जरा सा भी अंश नहीं था। कीड़े ने इस जहरीले कोहरे को ऐसे देखा जैसे उसे बाहर भेजा गया हो, पागलों की तरह धूम्रपान करना ताकि वह पीछे छूट जाए। ये वास्तव में मेरे सिर को चोट पहुंचाता है। मुझे क्या कारण बनाना चाहिए ताकि तानसेन को खुद पर संदेह न कर सके और ग्रैंडमास्टर से सफलतापूर्वक छिप सके। वर्तमान मास्टर को पता नहीं है, ऐसा लगता है कि वह 2 छात्रों को लाया है, लेकिन वास्तव में यह एक कांस्य है जो 2 राजाओं को लाया है। ज़ियाओफेंग, मुझे भी करीब से देखने दो। जब किन फैंग आशंकित था तभी गुरु वहां आए। कच्चा URL हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। DMCA की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.5.7 डोलुओ सबसे मजबूत दामाद अध्याय 24 WTR लैब।